लोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 21। कृपया अपनी कुछ ऊर्जा मेरे साथ साझा करें। कुछ देर बाद यानशियाओ पोकेमोन सेंटर से निकला, थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। नज़जॉय कुछ ज्यादा ही उत्साहित थी। उसने होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। अचानक खास ट्रेनिंग फंक्शन वाले एनर्जी क्यूब्स बाजार में बहुत लोकप्रिय हो गए थे। साधारण स्टेमिना एनर्जी क्यूब सिर्फ 500 में बिक रहे थे, लेकिन अटैक और स्पीड बढ़ाने वाले 1000 में और डिफेंस और स्पेशल डिफेंस बढ़ाने वाले 800 में बिक रहे थे। इस बार यानशियाओ ने नज़जॉय से सीधे लगभग 250,000 एनर्जी क्यूब्स हासिल किए, जिससे उसकी कुल संपत्ति 300,000 हो गई। कुछ बेरीज खरीदने के बाद उसने मिनीफॉक्स को पकड़े हुए ट्रेनिंग सिस्टम खोला। डिंग ट्रेनिंग टारगेट मिनीफॉक्स विश्लेषण। ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण। असाधारण रूप से प्रतिभाशाली, अपनी प्रजाति में 1 लाख में एक। इसके ट्रेनर ने इसे इसके पर्यावरण के प्रति जागरूक व्यवहार के कारण पहचाना है। कृपया इसे बनाए रखें। इसमें कई तरह के कौशल हैं, लेकिन दक्षता कम है। विकास के बाद इसे और भी शक्तिशाली क्षमता प्राप्त होगी। सारांश, यह एक प्रतिभाशाली छोटा जीव है। इसे जल्द से जल्द इसके अंतिम रूप में विकसित करने के लिए संसाधनों का निवेश करने की सलाह दी जाती है। डिंग निदान पूरा हो गया। कृपया प्रशिक्षण योजना बनाने की पुष्टि करें। हाँ डिंग 100,000 अलायंस कॉइन खर्च हो गए। मिनी एफ के लिए एक अल्पकालिक प्रशिक्षण योजना तैयार की गई है। कृपया जांच करें। मिनी एफ प्रारंभिक प्रशिक्षण योजना। आय उन्नयन और विकास। अंतिम रूप तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षण और व्यापक युद्ध अभ्यास के माध्यम से शीघ्रता से अनुभव अर्जित करें। विकास कुंजी। तेज धूप और शुष्क जलवायु। मिनी एफ के सिर पर स्थित बीज पर्याप्त धूप मिलने पर ही उगता और विभाजित होता है, जिससे यह अपने दूसरे रूप ओरियन में विकसित हो जाता है। 2. घनिष्ठता प्रशिक्षण। विभिन्न पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने से मिनी एफ की पहचान और जिम्मेदारी की भावना प्रभावी रूप से बढ़ सकती है। 3. कौशल प्रशिक्षण। एक कौशल दक्षता में सुधार। सुगंध। विभिन्न परफ्यूम ब्रांडों के विज्ञापन देखें। आपको एक सुंदर खुशबू दे, उसे मीठी यादें दें। टमाटर ब्रांड का परफ्यूम सिर्फ टमाटर की खुशबू से कहीं ज्यादा। शक्ति अवशोषण। स्पिरिट बॉम्ब के उपयोग को दर्शाने वाले ड्रैगन बॉल मंगा या एनीमे के कई एपिसोड देखें। ब्रह्मांड में मेरे मित्रों, कृपया अपनी कुछ ऊर्जा मेरे साथ साझा करें। विकास। लीग ऑफ लेजेंड्स गेम में चैंपियन लुलू द फेरी सॉसरेज का उपयोग करें और उसकी परम क्षमता वाइल्ड ग्रोथ को 100 बार इस्तेमाल करें। जल्दी से बड़ा हो जाओ। पति ब्लेड। जिनयोंग की पारंपरिक मार्शल आर्ट उपन्यास श्रृंखला डेमी गॉड्स एंड सेमी डेविल्स देखें। अत्यधिक कुशल लोग उड़ते हुए फूलों और गिरे हुए पत्तों से भी चोट पहुंचा सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण। आवश्यक जीव विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करें, संबंधित ज्ञान बिंदुओं में पूरी तरह महारत हासिल करें और अभ्यासों को पूरा करें। 2. कौशल विकास। रक्षा। लीग ऑफ लेजेंड्स गेम में फेल्जोर के हृदय ब्राम का उपयोग करके उसकी ढाल से 500 बार हमलों को रोकें। दिल सबसे मजबूत मांसपेशी है। सीड मशीन गन। लीग ऑफ लेजेंड्स गेम में गनर ट्रिस्टाना को नियंत्रित करें और उसकी क्षमता एक्सप्लोसिव स्पार्क को 100 बार विस्फोटित करें। अगर वह एक शॉट का हकदार है तो शायद वह कई शॉट्स का हकदार है। सनी डे। पौराणिक गीत सनी डे को बिना बेसुरा हुए गुनगुनाना सीखें। जब सूरज फिर से चमकेगा, शायद मैं थोड़ा बेहतर महसूस करूंगी। प्रतिभा विकास। 3. प्रतिभा अंक। दोहरी प्रतिरोध और विशेष आक्रमण प्रतिभाओं में निपुणता प्राप्त करें। 2. नस्लीय प्रतिभा से भी आगे निकलना। ये फंक्शन चालू नहीं है। इसे एक बार में पढ़ने के बाद यानशियाओ सिस्टम की शक्ति पर मुग्ध हुए बिना नहीं रह सका। जहां दूसरों को किसी कौशल को प्रशिक्षित करने के लिए अपने पोकेमोन को यातना देनी पड़ती है, वहीं उसे केवल टीवी देखना, गाना गाना या गेम खेलना है। इससे आसान और क्या हो सकता है। बिना किसी झिझक के यानशियाओ ने तुरंत अपने दोनों पोकेमोन को पोकेबॉल में रखा और अपने कमरे में जाकर लेट गया। उसने आज के लिए अपने 2 घंटे के स्वप्न समय का उपयोग नहीं किया था। इन कुछ दिनों के अन्वेषण के बाद वह समझ गया था कि पोकेमोन यहाँ टेलीपोर्टेशन के माध्यम से पहुंचे थे, जिसका अर्थ है कि जो प्रवेश किया था वह उनका वास्तविक शरीर था, न कि उनकी चेतना। इससे नकली लड़ाइयों के दौरान प्रशिक्षण की प्रभावशीलता भी सुनिश्चित हुई। पहुंचते ही कलीयर ने कुशलतापूर्वक कंसोल चालू किया और गेमिंग कुर्सी पर बैठ गया। ये छोटा खरगोश हाल ही में एक रोमांटिक सीरियल का दीवाना हो गया है, उसे बड़े चाव से देख रहा है। यानशियाओ ने ज्यादा दखल नहीं दिया। आखिरकार यहाँ मनोरंजन भी ताकतवर बनने का एक जरिया लग रहा था। मिनिफो ने अपना सिर झुकाकर कलीयर्स की तरफ देखा, फिर उसकी नकल करते हुए गेमिंग चेयर पर कूद गया। यानशियाओ मिनिफो को गेम में ट्रेनिंग शुरू करने के तरीके बताने ही वाला था कि वह अवाक रह गया। मिनिफो, इसके हाथ तो है ही नहीं, ये गेम कैसे खेलेगा? ये छोटा सा जीव अभी अपने बीज रूप में है। जब यह अपने दूसरे रूप ओरियन में विकसित होगा, तभी इसके शाखाओं जैसे हाथ उगेंगे। मिनिफो 2-3 बार उछला, उम्मीद भरी निगाहों से स्क्रीन की तरफ देखते हुए। यानशियाओ ने आह भरी और बस इसके लिए ड्रैगन बॉल एनीमे चालू कर दिया। स्पिरिट बॉम्ब वाले हिस्से पर स्विच किया और देखना शुरू कर दिया। खेलना, खैर वो तो इसके विकास के बाद तक इंतजार कर सकता है। मिनिफो के ठीक से देखने और सीखने के बाद यानशियाओ कलीयर्स को बगल वाले सिमुलेटेड गेमिंग एरिना में ले गई। सिस्टम बैटल मैचमेकिंग शुरू करो। डिंग मैचमेकिंग पूरी हुई। प्रतिद्वंदी चिमचार लेवल 20। यह एक उच्च स्तर के प्रतिद्वंदी के खिलाफ लड़ाई मानी जाती है। जीत पर अतिरिक्त पुरस्कार मिलेंगे। पीछे से आग उगलता हुआ एक छोटा नारंगी लाल जीव अचानक प्रकट हुआ, फिर उत्सुकता से चारों ओर देखने लगा। उसके पीछे एक धुंधली काली परछाई थी। यानशियाओ चौंक गई। उसने अपने प्रतिद्वंदी के लेवल 20 होने की उम्मीद नहीं की थी। सिरस, सावधान रहो, प्रतिद्वंदी शक्तिशाली है। चिमचार फ्लेम व्हील। प्रतिद्वंदी ने शुरू से ही एक शक्तिशाली हमला किया। आग का एक गोला फेंका जिसने उसे पूरी तरह से घेर लिया। एक जलता हुआ टायर बन गया जो लुढ़कता हुआ आगे बढ़ा। यानशियाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्विक अटैक से बचो, फिर चाम का इस्तेमाल करो। सिरस ने आंख मारी और गुलाबी दिल के आकार की ऊर्जा निकली। चिमचार के शरीर से एक रोशनी निकली जिससे उसका शारीरिक हमला कम हो गया। चाम प्यारे से चेहरे के साथ प्रतिद्वंदी को घूरता है, जिससे प्रतिद्वंदी का हमला 2 स्तर कम हो जाता है। ये तरकीब कलीयर ने धारावाहिक देखते हुए और नायिका की नकल करते हुए सीखी थी। वह अक्सर इसका इस्तेमाल यानशियाओ से खाने की चीजें मांगने के लिए करता है। ताना मारो। प्रतिद्वंदी ने नाराजगी से नाक सिकुड़ी और चिमचार ने उंगली से कलीयर को इशारा करते हुए मुंह बनाया। ताना मारो प्रतिद्वंदी को कुछ समय के लिए कोई भी हमला करने से रोकता है। ये एक और मौका पाओ जैसी एक नर्म नियंत्रण कला है। यानशियाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो चलो खेलते हैं। आगे बढ़ो, पावर अप पंच। म्याऊं। कलीयर ने एक प्यारा सा भाव दिखाया, मानो आने वाले आमने सामने के मुकाबले के लिए बेताब हो, और कुछ ही छलांगों में अपने प्रतिद्वंदी की ओर बढ़ गया।
अग्निचक्र प्रतिद्वंद्वी को अपनी कमजोर आक्रमण शक्ति की कोई चिंता नहीं थी और उसने सीधे मुकाबले का फैसला किया। वूश छोटा अग्निबंदर फिर से अग्निचक्र में बदल गया और कलीयर की ओर लुढ़कने लगा। यान शियाओ ने सही समय पर आदेश दिया, गति बदलो। म्याऊं। कलीयर ने अपना बायां पैर मोड़ा जिससे उसकी गति तुरंत धीमी हो गई। फिर उसने अपना दायां पैर जमीन पर पटका और तुरंत अग्निचक्र के बगल में आ गया। अगले ही पल उसके दोनों खरगोश जैसे कानों ने एक जोरदार मुक्का मारा। प्रीवियस अध्याय 21 कृपया अपनी कुछ ऊर्जा मेरे साथ साझा करें। नेक्स्ट सेटिंग्स टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल 0.8 यानामी एनालोगो टोमोटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 22 बेकार की चीजें। अपने प्रतिद्वंदी की त्वरित प्रतिक्रिया देखकर उसने आदेश दिया, दिशा बदलो। फ्लेम व्हील ने जमीन पर एक घुमावदार झुलसा हुआ निशान छोड़ा, फिर मुड़कर कलियाई पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन पावर अप पंच पहले ही फेंका जा चुका था। बैंग लपटें तुरंत शांत हो गईं और चिमचार हवा में कलाबाजी करते हुए स्थिर रूप से नीचे उतरा। कलियाई भी दोनों बड़ी हुई आक्रमण शक्ति से चमक रहे थे। फुफकार प्रतिद्वंदी ने फुफकारा, मानो चिमचार के प्रदर्शन से असंतुष्ट हो। फ्लेम व्हील जिसकी शक्ति 60 है अपने स्टैब 1.5x बूस्ट के साथ पूरी 90 तक पहुंच जाता है। हालांकि पावर अप पंच की शक्ति केवल 40 है, जिसका प्रभाव आक्रमण को एक स्तर तक बढ़ाना है। इसके बावजूद अपने स्तर के लाभ के बावजूद वह अपने प्रतिद्वंदी को हरा नहीं सका। ये तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि यान शियाओ ने कुछ ही दिनों में कलियाई के साथ जबरदस्त तालमेल बिठा लिया था और प्रशिक्षण के दौरान हासिल की गई स्पीड शिफ्ट क्षमता का चतुराई से इस्तेमाल किया था। अब पासा पलट गया है, यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्विक अटैक। छोटा खरगोश तेजी से आगे बढ़ा, अपनी धूमकेतु जैसी सफेद पूंछ को घसीटते हुए चिमचार की ओर दौड़ा। फायर व्हील प्रतिद्वंद्वी के पास शायद कोई और योजना नहीं थी। वह अपने स्तर के फायदे और स्टेमिना के बल पर जीत हासिल करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इस बार फायर व्हील बनते ही क्विक अटैक से चकनाचूर हो गया। अपने अटैक बूस्ट और स्टैब के साथ अगर चिमचार के पास कोई और शक्तिशाली मूव न होता तो वह फिजल का मुकाबला नहीं कर पाता। जारी रखो क्विक अटैक उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लेकिन इस बार चिमचार ने अपने ट्रेनर का आदेश नहीं माना। इस बार चिमचार पीछे की ओर उछलकर जमीन पर गिर गया और कुछ देर तक उठने की कोशिश करता रहा। उसने कुछ खालीपन से पीछे मुड़कर देखा। यान शियाओ ने भौहें चढ़ाईं। ये जानी पहचानी सी अनुभूति, क्या ये वही है? उसने ऐश के प्रतिद्वंदी शिंजी के बारे में सोचा। तब उसे कुछ अजीब लगा। ये स्पष्ट रूप से सिस्टम का स्पेस था। शिंजी भला यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? बस ब्रिलियंट क्विक अटैक। छोटा खरगोश फिर से आगे बढ़ा। ब्रिलियंट को करीब आते देख चिमचार ने पीछे मुड़कर देखा, बुरी तरह घायल और चोटिल, और चिल्लाया। इस बार भी उसे अपने प्रशिक्षक का आदेश नहीं मिला। वह फिर से ऊंचा उड़ा और नीचे गिर पड़ा, लड़ने में असमर्थ। डिंग उच्च स्तर के प्रतिद्वंदी के खिलाफ लड़ाई में जीत 5 यूनिवर्सल टैलेंट पॉइंट्स प्राप्त हुए। 6 टैलेंट स्लॉट में से किसी में भी स्वतंत्र रूप से आवंटित किया जा सकता है। वापस आ जाओ बेकार चीज। उस रहस्यमयी आकृति ने एक पोके बॉल निकाली और चिमचार को वापस बुला लिया, फिर मुड़कर गायब हो गई। यान शियाओ दंग रह गया। यह क्या ये शिंजी का तकिया कलाम नहीं है? वह हारने पर अपने पोकेमोन को दोष देता है और जीतने पर प्रोत्साहन का एक शब्द भी नहीं कहता। तो ये था मेरा भावी बड़ा भाई, यान शियाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। मूल कहानी में चिमचार की ब्लेज क्षमता उसे अपार शक्ति प्रदान करती है, जिसे उसने अनजाने में जंगल में ज़ैंगूस का सामना करते हुए उजागर कर दिया था, जिसके कारण शिंजी ने उसे अपना पोकेमोन चुना। हालांकि अपनी अत्यधिक शक्ति के कारण ही ब्लेज, जो सामान्यतः तब सक्रिय होती है जब कोई पोकेमोन अपनी सहनशक्ति की सीमा के करीब होता है, चिमचार के लिए बेहद मुश्किल साबित हुई। अनगिनत कठिन प्रशिक्षण सत्रों और लड़ाइयों के बावजूद शिंजी ने उसे फिर कभी अपनी शक्तिशाली ब्लेज क्षमता का प्रदर्शन करते नहीं देखा। अंततः ऐश के साथ दोहरी लड़ाई में चिमचार ने एक बार फिर अपनी ब्लेज शक्ति का प्रदर्शन किया। दुर्भाग्य से इस समय तक पॉल पूरी तरह निराश हो चुका था और उसने उसे छोड़ देने का फैसला किया। प्यार और दया भाव से ऐश ने इस भावी ऐश को अपने पास रख लिया और इन्फिनिट में विकसित होने के बाद इसने आखिरकार उस भयानक ज्वाला पर महारत हासिल कर ली। सिनो लिली ऑफ द वैली सम्मेलन में इसने शानदार वापसी करते हुए लगातार 3 प्रतिद्वंदियों को हराया। इस प्रकार ऐश की प्रसिद्धि कई पोकेमोन प्रशंसकों की यादों में जीवन भर के लिए अंकित हो गई। इसका उग्र लाल फ्लेयर ब्लिट्ज इसकी अनूठी विशेषता थी। दुर्भाग्य से ऐश सेमीफाइनल में दिग्गज पोकेमोन डाकराई से हार गया और अंततः केवल सेमीफाइनल तक ही सीमित रह पाया। डायमंड एंड पर्ल एनीमे की कहानी को याद करते हुए यान शियाओ को उम्मीद जगी। वर्तमान समय रेखा के अनुसार शायद वह इस युग के ऐश को चुनौती दे सके। फिर उसके मन में एक और संभावना आई, क्या ऐसा हो सकता है कि सिस्टम किसी अजीब तरीके से दुनिया भर में प्रशिक्षकों को ढूंढकर मेरे साथ युद्ध का अभ्यास करा सके? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी मुलाकात भविष्य के मास्टर एज से हो सकती है? उसकी आंखें चमक उठीं। इस तरह वह जल्दी से युद्ध का अनुभव प्राप्त कर सकता था और असली युद्ध कौशल सीख सकता था। म्याऊं। छोटा खरगोश उछलकर आया और प्यार से अपनी आंखें झपकाईं। ठीक है म्याऊं म्याऊं फ्रेश मिल्क ठीक है। बाहर निकलने पर मैं तुम्हें इनाम दूंगा। यान शियाओ ने कली एज के सिर पर हाथ फेरा। ये छोटा सा खरगोश हर चीज में अच्छा था, सिवाय इसके कि उसे प्यारा दिखना और दूध से बेहद लगाव था। सिस्टम पैनल खोलकर यान शियाओ ने कली एज की आक्रमण क्षमता के लिए 5 टैलेंट पॉइंट आवंटित किए। चूंकि उसने इसकी स्पीड अप क्षमता को प्रशिक्षित करने का फैसला किया था, इसलिए कली एज की आक्रमण शक्ति को और बढ़ाने की आवश्यकता थी। फिर उसने क्वेस्ट पैनल खोला। उसने अभी तक मिनीफॉक्स को पकड़ने का इनाम नहीं लिया था। डिंग मुख्य मिशन सेकंड मेंबर पूरा हुआ। पावर एंकल प्राप्त हुआ। पावर एंकल ब्रेसर एक बुनियादी स्टेट ट्रेनिंग आइटम। जब कोई पोकेमोन इसे धारण करता है तो उसकी गति कम हो जाती है, लेकिन इससे उसके पैरों और पंजों की ताकत का अधिकतम प्रशिक्षण होता है। लंबे समय तक उपयोग करने से उसकी गति प्रभावी रूप से बढ़ सकती है। यान शियाओ चौंक गया। उसने इस आइटम की उम्मीद नहीं की थी। यह आइटम जनरेशन IX में पेश किया गया एक बुनियादी स्टेट आइटम है। गेम में इसे धारण करने से बेस स्टेट्स बढ़ते हैं, जिन्हें आमतौर पर एफर्ट वैल्यू के रूप में जाना जाता है। ब्रिलियंट के लिए यान शियाओ निश्चित रूप से अधिकतम अटैक और स्पीड बिल्ड बनाना चाहता था, इसलिए यह आइटम एकदम सही था और इसकी स्पीड अप क्षमता को प्रशिक्षित करने में भी मदद करेगा। एकमात्र कमी ये थी कि प्रत्येक पोकेमोन केवल एक आइटम धारण कर सकता था, इसलिए उसे एक सूदिंग बेल को धागे में पिरोकर खरगोश के गले में लटकाना पड़ा। सावधानी बरतने पर यह सामान्य रूप से नहीं गिरता, लेकिन उसे लड़ाई के दौरान इसे उतारना पड़ता था। डिंग मुख्य क्वेस्ट की एक बड़ी लहर जारी की गई है। कृपया क्वेस्ट पैनल देखें।
सिस्टम से आवाज आई और यान शियाओ चौंक गया। फिर उसने क्वेस्ट लॉग देखा। मुख्य क्वेस्ट 1, तीसरा साथी। आवश्यकता, तीसरे पोकेमोन को पकड़ें। पुरस्कार, 2 यादृच्छिक रूप से प्राप्त होने वाली वस्तुएं। मुख्य कहानी 2, पहली जिम चुनौती। आवश्यकता, किसी भी क्षेत्र में पहला जिम बैच प्राप्त करें। पुरस्कार, 1 यादृच्छिक कौशल डिस्क, 1 लॉटरी ड्रॉ। मुख्य कहानी 3, एरेना रैंक में सुधार करें। आवश्यकता, एरेना में कांस्य रैंक का प्रशिक्षक बने। पुरस्कार, 1 यादृच्छिक रूप से प्राप्त होने वाली वस्तु, 1 लॉटरी ड्रॉ। इतने सारे काम एक साथ। यान शियाओ मुस्कुराया और सोचने लगा, जितने ज्यादा काम उतना ही मजा। ज्यादा काम मतलब ज्यादा इनाम। पहले 2 काम तो समझने में आसान थे, लेकिन यान शियाओ अभी तक अखाड़े के नियमों से वाकिफ नहीं था। उन्हें सीखने के लिए उसे ट्रेनर के तौर पर रजिस्टर करना होगा। उसने कुछ और बार बेतरतीब ढंग से मैच खेले, जिसमें ज्यादातर कमजोर ट्रेनर ही मिले। यान शियाओ ने मिनिफो को भी आजमाया। उसका प्रतिद्वंदी एक टोटोडाइल था और कम लेवल पर ब्रेन पावर मूव लगभग 2 का ही था। प्रतिद्वंदी की 2 बार पावर सोखने के बाद ये पूरी तरह से बेअसर हो गया। आखिरकार 2 वेदर बॉलर्स ने उसे हरा दिया और मिनिफो को डिफेंस टैलेंट मिल गया। शिंजी और इलेक्टिवियर, ऐश और बिग ब्रदर। प्रीवियस अध्याय 22 बेकार की चीजें। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक रिव्यू सर्विस, बुक क्लब किट, पर्सनलाइज्ड बुक रिकमेंडेशंस, बुक राइटिंग सॉफ्टवेयर, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.81, यानामी एनालोगो, टोमोटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 23 एक मार्गदर्शक कुत्ता। उफ, मुझे इतना अजीब सपना क्यों आया? हारना कितना बुरा लगता है। चट्टान के किनारे एक तंबू में बैंगनी भूरे बालों वाला एक लड़का जागा। सपने में दूसरे व्यक्ति की हरकतों को याद करते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उठी और उसने एक पोकेबॉल फेंकी। चिमचार, थोड़ी और प्रैक्टिस के लिए बाहर आओ। ... मिनो। एक समय की बात है, कोई था जो तुमसे बहुत प्यार करता था। साइकिल की टोकरी में मिनीफॉक्स सनी डे की धुन गुनगुनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। साफ दिख रहा था कि वह इसे बहुत गंभीरता से सीख रहा है। उसके बगल वाली सड़क पर कलियर बेमन से साइकिल के साथ साथ दौड़ रहा था। उसकी गति पहले तो सोनिक मोड में यान शियाओ की साइकिल के बराबर थी, लेकिन पावर एंकल ब्रेस के कारण उसे काफी मुश्किल हो रही थी। इस ब्रेस ने उसके शरीर के अनुपात में भार बढ़ा दिया था, इसलिए पूरे दिन पहनने के बाद भी कलियर पूरी तरह से अभ्यस्त नहीं हो पाया था। हर बार जब उसकी ताकत और गति थोड़ी बढ़ती तो भार भी थोड़ा बढ़ जाता। म्याऊं, नन्हा खरगोश धीरे से चहका। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें अपने मालिक को दया भरी निगाहों से देख रही थीं। यान शियाओ मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन अफसोस भरे भाव से बोला, बेशक मैं चाहता हूं कि तुम आराम करो, लेकिन आराम करने से तुम ताकतवर नहीं बन पाओगे। ताकतवर न बनने से तुम त्यानगुआन पर्वत की चोटी पर नहीं चढ़ पाओगे। चोटी पर न चढ़ने से तुम दादी माँ से नहीं मिल पाओगे। म्याऊं, ये सुनकर कलियर ने अपना सिर जोर से हिलाया। उसकी आंखों में फिर से लड़ने का जोश आ गया और उसके पहले के भारी कदम भी थोड़े तेज हो गए। ये देखकर यान शियाओ की आंखों में मुस्कान और चौड़ी हो गई। सिस्टम की मदद से कलियर्स की प्रतिभा दिन ब दिन निखरती जा रही थी। इसे जितना हो सके उतना निखारना जरूरी था। बहुत बढ़िया, कलियर्स और मिनीफू भी। यान शियाओ ने एयरबाओ को प्रोत्साहित किया और उसकी पैडल मारने की गति बढ़ गई। वह अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू करने के लिए बेताब था। हवाई जहाज की गर्जना के साथ यान शियाओ ने पाडिया महाद्वीप को छोड़ दिया। जब वह आया था उससे कहीं आगे अब उसके पास एक भरोसेमंद, प्यारा और दुलारने लायक छोटा साथी था। उदाहरण के लिए, इस समय मिनीफू यान शियाओ की बाहों में दुलार खा रही थी और उसके छोटे से चेहरे को तरह तरह के आकार में दबाया जा रहा था। मिमी, नहीं, ऐसा मत करो। नन्ही मिनीफू ने मदद के लिए बेबस होकर कलियर्स की ओर देखा। फिर कलियर्स भी उसमें शामिल हो गया, यहाँ तक कि उसने मिनीफू के सिर को काटा और थोड़ा सा मीठा नारियल तेल चूसा। मिनीफॉक्स के सिर के ऊपर लगे बीजों से एक विशेष प्रकार का तेल निकलता है, जो एक बेहद पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन है और पर्याप्त धूप मिलने पर उसे 1 सप्ताह से अधिक समय तक जीवित रख सकता है। मिनीफॉक्स ने मुंह बनाया, लेकिन असल में उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। यान शियाओ उन दोनों को बातचीत करते हुए देखकर मुस्कुराई। फिर उसने अपने फोन के ऐप स्टोर से एक शक्तिशाली फ्लोरोसेंट लैंप और एक मोटा लैंप शेड ऑर्डर किया। ये चीजें महंगी नहीं थी, लेकिन इनसे मिनीफॉक्स का विकास चक्र छोटा हो सकता था। ये करने के बाद यान शियाओ ने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। विमान आसमान में उड़ने लगा। अगला पड़ाव सिनोह था। ... ज्योतो क्षेत्र, गोल्डन रोड जिम। अरे, तुम कुछ समय के लिए जिम बंद कर रही हो? हुताओ ने शियाओ कियान को हैरानी से देखा। हाँ, छुट्टी लेना जिम लीडर का अधिकार है, शियाओ कियान ने कमर पर हाथ रखकर कहा। वह पूरी तरह से सहज दिख रही थी। नहीं तो फिर मुझे भी छुट्टी क्यों लेनी पड़ रही है? अरे बस छुट्टी लेनी है तो बस बता दो कि तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। रुको, साफ साफ बताओ, तुम्हें मुझसे किस काम में मदद चाहिए? सीधी बात है, बस मुझे सिनोह ले चलो, मुझे डर है कि मैं रास्ता भटक जाऊंगी, और फिर मुझे वापस ले आओ, शियाओ कियान ने धीमी आवाज में कहा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। हुताओ अविश्वास से बोला, तुम इसे बस थोड़ी सी मदद कहती हो? मैं बस थोड़ी देर के लिए छुट्टी ले लूं, फिर तुम्हें वहां ले जाऊंगी और वापस ले आऊंगी। अहम, प्लीज ताओ, तुम सबसे अच्छी हो। शियाओ कियान ने उसका हाथ पकड़कर हिलाया। बस करो, तुम मुझे हीन महसूस करा रही हो। हुताओ ने अपनी छाती पर नजर डाली, फिर अपने पैरों की तरफ देखा और धीरे से आह भरी। शियाओ कियान ने भौहें उठाई। तो तुम मान गई? अगर मैं न मानूं तो क्या करूं? पिछले जन्म में मैंने तुम्हारा कुछ एहसान जरूर चुकाया होगा, हुताओ ने बेबसी से कहा। हालांकि उसे अभी तक स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ था। ये सुनकर शियाओ कियान खुशी से उछल पड़ी। वाह, बहुत बढ़िया। यान शियाओ मुझसे कभी उम्मीद नहीं करेगा कि मैं उसका हौसला बढ़ाने जाऊं। लड़की की गुलाबी आंखों में उत्साह, चाहत और एक अजीब सा स्नेह झलक रहा था। हुताओ दंग रह गया। रुको, तुम इतनी दूर सिर्फ यान शियाओ को ढूंढने तो नहीं आए हो? हाँ, और क्या, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानती, शियाओ कियान ने बड़ी सहजता से कहा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी जिसे वह मुश्किल से दबा पा रही थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हुताओ एक पल रुका, फिर बोला, जानती हो, मुझे अभी एक जानवर जैसा महसूस हो रहा है। क्या? एक गाइड डॉग? क्या मुझे न सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाना है, बल्कि मुझे कुत्तों का खाना भी खाना है। ... सिनोह क्षेत्र, झूचेंग शहर। ये सिनोह क्षेत्र का सबसे तकनीकी रूप से उन्नत शहर है, जो पूरी तरह से एक तराशी हुई पहाड़ी की चोटी पर बना है, जिसे खुशियों का शहर जहां सब इकट्ठा होते हैं के नाम से जाना जाता है।
झूचेंग शहर के बाहरी इलाके में हवाई अड्डे के बाहर यान शियाओ एक बैग लिए हुए बाहर निकला। आसपास के लोग मुड़कर देखने लगे। उसके दाहिने कंधे पर एक प्यारा सा छोटा खरगोश बैठा था और उसने अपनी बाहों में एक पोकेमोन पकड़ा हुआ था जो एक कोमल हरे बीज जैसा दिखता था। लोग हमेशा मिनीफॉक्स जैसी अनोखी प्रजातियों के बारे में बहुत उत्सुक रहते हैं। और सच में एक रिपोर्टर ने बिजनेस सूट पहने एक रिपोर्टर उसके पास आए। हेलो हैंडसम, क्या आप मुझे एक इंटरव्यू देंगे? मैं जूकिंग टीवी से हूँ। यान शियाओ हिचकिचाई और तुरंत मना करते हुए बोली, ओम मुझे जल्दी है। कोई बात नहीं, बस एक छोटा सा इंटरव्यू, मैं अभी आती हूँ। रिपोर्टर ने माइक्रोफोन यान शियाओ के चेहरे के सामने कर दिया और उसके पीछे खड़े कैमरामैन ने कैमरा टीवी स्टेशन की तरफ घुमा दिया। ये देखकर यान शियाओ के पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं था और उसने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय दर्शकों, आज हमारी मुलाकात लेकी सिटी की सड़कों पर एक हैंडसम युवक से हुई। उसके पास जो पोकेमोन है वह एक ऐसी प्रजाति का है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। क्या आप उसका परिचय दे सकती हैं? उसकी गंभीर शक्ल देखकर यान शियाओ बस इतना ही कह पाए, ठीक है। मुझे लगता है कि आप सिनो लीग कॉन्फ्रेंस में उसका प्रदर्शन देखेंगे। लगता है ये हैंडसम युवक बहुत आत्मविश्वासी है। क्या आप हमें अपना लक्ष्य बता सकते हैं? डॉट 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 डॉट। इसी बीच सैंडस्टोन टाउन में पोकेमोन सेंटर में टीम रॉकेट के हमले से बचकर निकले ऐश, रॉयर और डॉन, पिकाचू और बाकी पोकेमोन के इलाज खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। तभी टीवी स्क्रीन पर यान शियाओ की तस्वीर दिखाई दी। डॉन ने स्क्रीन पर यान शियाओ की बाहों में मिनीफॉक्स को देखते हुए हमेशा की तरह अपना पोकेडेक्स निकाला। पोकेडेक्स की मशीनी आवाज ने कहा, अज्ञात, कोई डेटा नहीं। अरे ये तो एक अनजाना पोकेमोन है। ब्रॉयर ने भी टीवी की तरफ देखा और यान शियाओ को देखकर रुक गया। ये व्यक्ति कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ऐश ने कहा, हाँ ब्रॉयर, अब जब तुमने कहा है तो मुझे भी कहीं देखा हुआ सा लग रहा है। तभी इंटरव्यू का सबसे अहम हिस्सा शुरू हुआ। क्या आप सबको अपना लक्ष्य बताएंगे? स्क्रीन पर यान शियाओ के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जब से मैंने इस रास्ते पर कदम रखा है मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था, चैंपियनशिप जीतना। डीपी ट्रायो प्रीवियस अध्याय 23 एक मार्गदर्शक कुत्ता। नेक्स्ट सेटिंग्स टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कवर मोर बुक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म ई-बुक रीडर डिवाइस बुक थीम मर्चेंडाइज बुक रैंडम नॉवल जनरेटर हिस्ट्री डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 24 नेमेसिस का आमना सामना। एक चैंपियन, ये तो बहुत आत्मविश्वास है, ब्रॉयर ने कहा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं उसे चुनौती दूंगा। ऐश अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और उत्साह से टीवी की ओर इशारा किया। डॉन का चेहरा उदास हो गया। प्लीज, पिकाचू और बाकी सब अभी भी अंदर इलाज करवा रहे हैं। ओह हाँ, ऐश ने अजीब तरह से अपना सिर खुजाया लेकिन फिर भी यान शियाओ की शक्ल ध्यान से याद कर ली। तभी दरवाजे के बाहर से थोड़ी अधीरता भरी आवाज आई, हे क्या तुमने 3 पोकेमोन इकट्ठा कर लिए हैं? ऐश मुड़ा तो देखा कि छोटे बैंगनी भूरे बालों वाला एक लड़का वहां जेब में हाथ डाले खड़ा था। ये उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी शिंजी था जिसके आदर्श उससे बिल्कुल विपरीत थे। तभी नसजॉय पोकेबॉलर से भरी ट्रे और एक स्वस्थ पिकाचू लेकर बाहर आए। तुम्हारा पोकेमोन पूरी तरह से ठीक हो गया है, अगली बार ज्यादा सावधान रहना। ऐश ने पॉल की तरफ देखा, मैं तुम्हें गलत साबित कर दूंगा। पोकेमोन का मकसद विकास है। पॉल ने आंखें घुमाई, छी, टीवी पर उस आदमी की तरह कोई भी अच्छी बातें कह सकता है। जाहिर है उसने भी यान शियाओ का इंटरव्यू सुना था, लेकिन उसके लिए ईयर को देखकर उसे कुछ जाना पहचाना सा एहसास हुआ। डॉट 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 कोष्टक नीचे दी गई तस्वीर के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक की कल्पना करें। इसी बीच पसीने से तरबतर यान शियाओ रिपोर्टर के चंगुल से बच निकला और अपनी साइकिल पर तेजी से निकल गया। उन्होंने शादी और रिश्तों के बारे में भी पूछा था। एक कांपते हुए गोलमटोल गुलाबी मिल्टन के बारे में सोचते हुए यान शियाओ शर्मा गया और भाग गया। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए यान शियाओ रूट 202 पर पहुंचा। उसकी योजना सीधी सादी थी। सबसे पहले उसे इस दुनिया की समयरेखा का पता लगाना था ताकि वह अपने पिछले जीवन के कथानक का उपयोग करके अपनी शक्ति को अधिकतम कर सके। तो उसे बस इतना करना था कि सैंडलवुड टाउन में प्रोफेसर यामानाशी की प्रयोगशाला में जाकर नए प्रशिक्षक हिकारी से पूछना था कि वह कब रवाना हुए थे। वह एक पूर्ण प्रशिक्षक के रूप में पंजीकरण भी करा सकता था। सड़क किनारे खड़े शॉर्ट्स पहने लड़कों की चीखों को अनसुना करते हुए वह तेजी से सैंडलवुड टाउन की ओर चल पड़ा। कई दिनों के प्रशिक्षण के बाद उसका बम्बल भी 17वें स्तर पर पहुंच गया था और उसका मिनी वॉइस तो 14वें स्तर पर पहुंच गया था। शुरुआती चरणों में स्तर बढ़ाना अपेक्षाकृत आसान था और मूव मिल्क और एनर्जी क्यूब्स की निरंतर आपूर्ति के साथ सुधार की यह गति आश्चर्यजनक नहीं थी। जल्द ही एक रेतीला शहर नजर आने लगा। समुद्र के किनारे बसा सैंडलवुड टाउन समुद्री हवा की ताजगी भरी खुशबू से भरा हुआ था। दूर से ही उसने विशिष्ट गुंबदनुमा इमारत देखी। वह यामानाशी प्रयोगशाला का पारिस्थितिक पार्क था। इसके बगल में लगी पवनचक्कियां बिजली पैदा कर रही थी और चारों ओर बनी संगमरमर की नीची दीवारें इसे यूरोपीय शैली का एहसास दे रही थीं। लगता है यही सही जगह है। यान शियाओ ने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। दरवाजा खटखटाने से पहले ही उसे अंदर से भयंकर लड़ाई और आदेश सुनाई दिए। एपोम और अपंच का इस्तेमाल करो, चिमचार, फ्लेम व्हील। यान शियाओ जम गई, जल्दी से अपनी साइकिल को समेटा और बिना सोचे समझे शोध संस्थान के अंदर युद्ध के मैदान में नीची दीवार फांद कर कूद गई। और सच में निर्णायक द्वंद्व शुरू हो चुका था। स्टार ट्रैक की पहली आंतरिक लड़ाई में हार के बाद ऐश की ये दूसरी लड़ाई थी। इस बार उसका सामना आइपोम और चिमचार से था। लड़ाई अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। ऐश की निगाहें घूमते हुए ज्वाला चक्र पर टिकी थी और जैसे ही वह दौड़ते हुए आइपोम से टकराने वाला था उसने चिल्लाकर कहा, अब कूदो और बचो। आइपोम एक हाथ पर उतरा और ज्वाला चक्र से बचने के लिए पलट गया। साथ ही उसने अपनी पूंछ से एक जोरदार मुक्का मारा जो चिमचार की पीठ पर लगा और दूसरी लड़ाई तुरंत समाप्त हो गई। स्कोर अब 1-1 से बराबर हो गया था। सचमुच सबसे अच्छी तकनीकें हैं तेजी से बचना, डटे रहना, फिर उठना और मौके का फायदा उठाना। यान शियाओ किनारे से देख रहा था और प्रशंसा में अपनी जीभ चक्कर रहा था। सच कहें तो ऐश का समय वाकई में उनके दर्जे के अनुरूप था, क्योंकि वह इंडिगो लीग के शीर्ष 16 प्रशिक्षकों में से एक, ऑरेंज लीग के मानद प्रशिक्षक, जोतो लीग के शीर्ष 8 प्रशिक्षकों में से एक और होएन लीग के शीर्ष 8 प्रशिक्षकों में से एक थे। दुर्भाग्यवश उनकी रणनीति पूरी तरह व्यवस्थित थी। बेशक ऐश नहीं होता अगर वह पूरी ताकत न लगाता। शायद ऐश का अनोखा जुनून, लड़ने का जज्बा और दृढ़ता ही उसे इतना यादगार बनाते हैं।
यान शियाओ लड़ाई देखती रही। आगे की घटनाएं लगभग मूल कहानी जैसी ही थीं। अंतिम मुकाबला दो जबरदस्त हमलों का टकराव था। पिकाचू ने कई तरह के दांव पेच अपनाए, लेकिन शिंजी का इलेक्ट्राब्स आधे सेकंड बाद ही देर हो गया, जिससे शिंजी को मामूली अंतर से जीत मिल गई। रेफरी ब्रॉ ने नतीजा सुनाया, दोनों एक साथ लड़ने में असमर्थ हैं, यह मैच ड्रॉ है। डॉन ने चमकती आंखों से कहा, वाह, भले ही यह ड्रॉ है, लेकिन दोनों पक्ष अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। ऐश ने गिरे हुए पिकाचू को उठाया और शिंजी की ओर देखते हुए कहा, मैं हार गया। शिंजी ने लापरवाही से अपने पकड़े हुए स्टारक्राफ्ट को छोड़ दिया। हम इस नतीजे को जीत कहना सही नहीं होगा। तुमने इसे फिर जाने दिया। ऐश ने दांत पीसते हुए दूसरे व्यक्ति को घूर कर देखा। उस स्तर के स्टारप्टर को रखना बेकार है। जब कोई और ताकतवर स्टारप्टर मिले तो उसे पकड़ लेना। क्या कहा तुमने? ऐश अपनी बात पर अड़ा रहा, लेकिन शिंजी ने उसे पूरी तरह से अनसुना कर दिया और प्रोफेसर यामानाशी को धन्यवाद कहकर जाने के लिए मुड़ गया। पीछे मुड़कर उसने यान शियाओ को एक मिनी फॉक्स पकड़े देखा। उसने भौहें चढ़ाईं, यान शियाओ को गहरी नजर से देखा और चुपचाप उसके पास से गुजर गया। अरे, तुम शिंजी हो, है ना? यान शियाओ की आवाज़ पीछे से आई। शिंजी रुका और पीछे मुड़ा। कभी कभी पोकेमोन की भावनाओं को समझने की कोशिश करना कितना अच्छा होता है ना? आखिर वे सभी तुम्हें पसंद करते हैं। यान शियाओ ने अपनी जानी पहचानी मुस्कान बिखेरते हुए कहा। छी, मुझे उपदेश देने का तुम्हारा कोई काम नहीं, शिंजी ने बेपरवाही से कहा और फिर आगे चलने लगा। यान शियाओ ने जाते हुए शिंजी को देखा और कहा, अगली बार मिलते हैं, एक मुकाबला कैसा रहेगा? वह भी शिंजी का मुकाबला नहीं कर सकता था, जिसने 2 क्षेत्रों की यात्रा की थी। यहाँ तक कि इलेक्ट्राब्स भी लगभग 40वें स्तर पर था। अंतर बहुत बड़ा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शिंजी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चलते हुए हाथ हिलाकर सहमति जताई। यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान दी। सच कहें तो नायक की आभा को छोड़ दे तो शिंजी वाकई काफी कुशल था और वह उनके द्वंद्वयुद्ध का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी मिनीस्कर्ट पहने हिकारी यान शियाओ के करीब झुकी और बोली, एह, क्या आप वही हैं जिन्होंने चैंपियन बनने की कसम खाई थी? यान शियाओ चौंक गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह टीवी पर है। तो इसका मतलब है बाइबल पढ़ते हुए उसका वीडियो कई लोगों ने देख लिया है। यान शियाओ के होंठ फड़फड़ाए। उस लहराते बालों वाली महिला रिपोर्टर ने उसे बताया तो नहीं था कि यह प्रसारित होगा, है ना? जब वह थोड़ा असमंजस में था तभी डॉक्टर यामानाशी ने पूछा, नमस्कार, क्या मैं अपने शोध संस्थान के लिए कुछ कर सकता हूँ? ओह नमस्कार, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं मांजिन शहर से यान शियाओ हूँ। क्षमा करें डॉक्टर, दरअसल मैंने यहाँ लड़ाई की आवाज़ें सुनी, इसलिए मैं अंदर आ गया। हा हा हा। यान शियाओ ने अजीब तरह से अपना सिर खुजाया। मिकी, घुंघराले कानों वाले जीवों ने भी ऐसा ही किया। माफी मांगते हुए सिर झुकाया। उनकी गर्दन पर लगी घंटी मधुर ध्वनि के साथ बजी। प्रीवियस अध्याय 24, नेमेसिस का आमना सामना। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक थीम मर्चेंडाइज, बुक क्लब किट, रैंडम नॉवल जनरेटर, बुक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, पर्सनलाइज्ड बुक रिकमेंडेशंस, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81, यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 25 यात्रा अभी शुरू ही हुई है। नन्हे खरगोश की मनमोहक सूरत देखकर हिकारी की आंखें चमक उठी। कर लिए कितने प्यारे होते हैं। जब भी मैं इन्हें देखती हूँ मेरा मन करता है कि एक को पकड़ लूँ। ब्रॉ ने कहा, इसके फर का रंग और इसके अंगों का तालमेल, इस करलिए की नस्ल तो वाकई लाजवाब है। लेकिन ऐश की नजरें यान शियाओ पर टिकी रहीं। अगर उसकी बाहों में घायल पिकाचू न होता तो शायद वो उसे तुरंत लड़ाई के लिए चुनौती दे देता। हिकारी और ब्रॉ की तारीफ सुनकर यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान दी और ऐश की तरफ देखकर कहा, आखिरकार तुमसे मिल ही लिया ऐश। क्या तुम मुझे जानती हो? ऐश चौंक गया। हाँ बिल्कुल, मैं गोल्डन रोड सिटी के मूमो रैंच में काम करता था। उस समय तुम और ब्रॉ मिस्टी के साथ यात्रा कर रहे थे। यान शियाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कुछ साल पहले उसकी मुलाकात असली ऐश और मिस्टी से हुई थी, लेकिन उस समय उसका सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। अब उन्हें दोबारा देखकर उसकी भावनाएं बिल्कुल अलग थीं। ये तो तुम हो। मैं सोच रहा था कि तुम मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही हो। ब्रॉ को आखिरकार यान शियाओ याद आ गई। ऐश अब भी पूरी तरह से हैरान था, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। शुभकामनाएं, मैं सिनो लीग में तुम्हारे प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अगली बार मिलते हैं, उम्मीद है कि हमारी लड़ाई रोमांचक होगी। यान शियाओ की चुनौती सुनकर ऐश तुरंत उत्साहित हो गया। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं हारूंगा। यान शियाओ मुस्कुराया और सबको अलविदा कहा। ऐश से मिलने और कहानी के घटनाक्रम के बारे में जानने के बाद उसे अपनी दिशा का भी स्पष्ट अंदाजा हो गया था। सैंडस्टोन टाउन, पोकेमोन सेंटर। नमस्ते नज़जॉय, कृपया सिनो लीग प्रतियोगिता के लिए मेरा पंजीकरण करवा दीजिए। यान शियाओ ने अपना पहचान पत्र सौंप दिया। ठीक है, कृपया एक पल रुकिए। नज़जॉय कंप्यूटर पर काम करती रही, फिर आश्चर्य से यान शियाओ की ओर देखा। यान शियाओ मुस्कुराया, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। आखिरकार उसके जैसे पुराने खिलाड़ी का बिना किसी चुनौती रिकॉर्ड के होना दुर्लभ था। नज़जॉय ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, कोई कर भुगतान या टूर्नामेंट चुनौती रिकॉर्ड नहीं मिला है। यदि आपको अपना पोकेडेक्स पूरा करना है तो आपको 3 जिम लीडर्स को सफलतापूर्वक चुनौती देनी होगी और 100,000 लीग कॉइन्स का भुगतान करना होगा। उन्होंने बैच बॉक्स यान शियाओ को देते हुए कहा, अच्छा प्रदर्शन जारी रखिए। यान शियाओ चौंक गया, फिर जोर से सिर हिलाकर बोला, हाँ। शायद यही कारण था कि उसे पोकेमोन की दुनिया से प्यार था। अपने सपने को पूरा करने के अंतिम वर्ष में भी एक गैर पंजीकृत खिलाड़ी होने के बावजूद कोई उस पर हंसता नहीं था, बल्कि सब उसका हौसला बढ़ाते थे। वैसे नज़जॉय महोदया, मैं एरेना ट्रेनर रैंकिंग के बारे में पूछना चाहता था। अच्छा, तो बात कुछ इस तरह है। नज़जॉय के स्पष्टीकरण से यान शियाओ को एरेना की प्रतिस्पर्धा प्रणाली समझ में आ गई। एरेना एक क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित होने वाला एक व्यापक प्रतिस्पर्धी युद्ध मंच है और यह विश्व चैंपियनशिप से पहले एक वार्म अप इवेंट के रूप में भी काम करता है। ये पिछले विश्व स्तर पर होने वाली प्रमुख स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं के नियमित सीजन के समान है। वार्षिक विश्व चैंपियनशिप से पहले भाग लेने के इच्छुक सभी प्रशिक्षकों को अपनी एरेना रैंक बढ़ानी होती है। एरेना रैंक निम्नतम से उच्चतम तक इस प्रकार हैं: आयरन, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड। कुल मिलाकर 6 रैंक हैं। प्रत्येक स्तर में केवल उसी स्तर के खिलाड़ी होते हैं। 10 लगातार जीत हासिल करने पर आप अगले स्तर पर पहुंच जाते हैं। डायमंड स्तर पर पहुंचने पर आप स्वतः ही विश्व चैंपियनशिप के लिए योग्य हो जाते हैं।
वार्षिक टूर्नामेंट सीजन के दौरान आपको अपने मैच खुद आयोजित करने होंगे और अपने अंकों के आधार पर नॉकआउट चरण में आगे बढ़ना होगा। तो अगर मैं भाग लेता हूं तो मैं आयरन स्तर से शुरू करूंगा और ब्रॉन्ज स्तर तक पहुंचने के लिए मुझे लगातार 10 जीत हासिल करनी होंगी। यान शियाओ ने पूछा। हाँ, नेट जीत का मतलब आपकी जीत और हार के बीच का अंतर है। तो सैद्धांतिक रूप से आपको कम से कम 10 लगातार जीत की आवश्यकता है। मैं समझ गया, ये तो मजेदार लगता है। यान शियाओ मुस्कुराया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपने पिछले जीवन में रैंक वाले मैच खेले थे। आपको हर दिन 2 चैलेंज के अवसर मिलते हैं। मेरा सुझाव है कि आप और अधिक प्रयास करें। इससे न केवल आपका कौशल बढ़ेगा बल्कि मैच ऑनलाइन प्रसारित भी होंगे और राजस्व का 50% जीतने वाले खिलाड़ियों को दिया जाएगा। क्या आप पैसे भी कमा सकते हैं? यान शियाओ मुस्कुराया। तो कृपया मिस जॉय, मुझे अखाड़े की लड़ाई के लिए आवेदन करने में मदद कीजिए। ठीक है, सबसे नजदीकी अखाड़ा उत्तर में जूकिंग शहर में है। मैंने आपके लिए लॉस स्तर की लड़ाई पहले ही बुक कर दी है। धन्यवाद। यान शियाओ ने डिलीवरी लॉकर से मिनीफू के लिए विशेष रूप से बनाया गया फ्लोरोसेंट लैंप उठाया। इससे मिनीफू रात में धूप में तेजी से बढ़ सकेगी। फिर उसने पास की एक बेरी की दुकान से कुछ बढ़िया बेरी खरीदी। इसके बाद यान शियाओ अपनी साइकिल पर सवार होकर उत्तर की ओर चल पड़ा। उसने अखाड़े में अपनी किस्मत आजमाने के लिए जूकिंग शहर वापस जाने की योजना बनाई थी ताकि वह सिस्टम के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कर सके और नई शक्तिशाली वस्तुएं प्राप्त कर सके। मीचियो कलियर उसकी साइकिल के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, लगातार गति बदल रही थी। सिर्फ एक हफ्ते में उसका अनाड़ीपन काफी हद तक दूर हो गया था। जब तक वह अपनी गति सीमा को बढ़ाती रहेगी, वरन क्षमता प्राप्त करना बस कुछ ही पलों में संभव होगा। इस बीच मिनीफू अपना गायन अभ्यास जारी रखे हुए थी। वह पहले से ही एक पूरा श्लोक गा सकती थी। रास्ते में सूरज की तेज रोशनी पड़ रही थी और उसके सिर पर लगे बीजों से लगातार सुगंधित खुशबू आ रही थी। प्रकाश और छाया के मेल और गायन की आवाज़ों के बीच यान शियाओ दूर तक फैली घुमावदार सड़क को निहार रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। साइकिल चलाते हुए यान शियाओ ने अपने फोन पर अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया। यह इस दुनिया का एक अनूठा सोशल नेटवर्क था। मूल कहानी में गैलार क्षेत्र की ड्रैगन टाइप जिम लीडर और सबसे शक्तिशाली चैंपियन लियोन की प्रतिद्वंदी रेहाना सोशल मीडिया की शौकीन थी, जो अक्सर सेल्फी पोस्ट करती थी और काफी लोकप्रिय थी। यान शियाओ ने भी इसी राह पर चलने की योजना बनाई। शोहरत मायने नहीं रखती थी, ज्यादा पैसा कमाना हमेशा अच्छी बात होती है। अपनी पहचान सत्यापित करने के बाद यान शियाओ ने अपना पहला अपडेट पोस्ट किया। लक्ष्य नॉर्मल टाइप पोकेमोन मास्टर। आधिकारिक यात्रा का पहला दिन। लकी सिटी स्टेडियम को चुनौती। लक्ष्य लगातार 2 जीत। चूंकि यह नया अकाउंट था इसलिए यान शियाओ की पोस्ट पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। अपनी यात्रा को इस तरह से रिकॉर्ड करने से उसे अधिक सार्थकता का एहसास हुआ। जल्द ही उसकी साइकिल एक आलीशान गुंबददार इमारत के सामने रुक गई। विशाल गुंबद ने युद्ध क्षेत्र को पूरी तरह से घेर रखा था और आसपास के ऊंचे स्टैंड जयकारे से गूंज रहे थे। प्रवेश द्वार से भी यान शियाओ अंदर से आ रही तालियों की आवाज सुन सकता था। हालांकि इस दुनिया में पिछले जन्म के एनीमे और गेम्स के तत्व भी मौजूद हैं, लेकिन पोकेमोन ही मुख्य आकर्षण बना हुआ है और अधिकांश लोगों का मनोरंजन पोकेमोन की लड़ाइयों को देखने के इर्द गिर्द घूमता है। यह एरेना के उदय का एक प्रमुख कारण है। यान शियाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो आज तुम्हारी पहली आधिकारिक लड़ाई है, शुभकामनाएं। मिनो दोनों पोकेमोन ने एक साथ प्यारी सी आवाजें निकाली। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। एरेना में प्रवेश करते ही कई प्रशिक्षक अपने पोकेमोन के साथ लॉबी में इंतजार कर रहे थे और कई बड़ी स्क्रीनों पर चल रही लड़ाइयां प्रदर्शित हो रही थीं। प्रीवियस अध्याय 25 यात्रा अभी शुरू ही हुई है। नेक्स्ट सेटिंग्स टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कवर मोर ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन बुक रिव्यू सर्विस बुक्स बुक राइटिंग सॉफ्टवेयर बुक रैंडम नॉवल जनरेटर डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.1 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 26 एरेना डेब्यू। यान शियाओ आराम से रिसेप्शन डेस्क पर गया। नमस्ते, कृपया मेरी आयरन लेवल चुनौती की प्रक्रिया पूरी कर दीजिए। मैंने 2 मैच बुक कर लिए हैं। रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिलाया। ठीक है, मैंने आपके लिए 2 1v1 मुकाबले तय कर दिए हैं। आपके नंबर 77 और 119 हैं। कृपया प्रतीक्षा क्षेत्र में अपने नंबर के बुलाए जाने का इंतजार करें। यान शियाओ ने नंबर लिया और प्रतीक्षा क्षेत्र में चला गया। वहां मौजूद ज्यादातर लोग लड़ने के लिए उत्सुक थे, कुछ तो पोकेमोन ट्रेनिंग के बारे में आखिरी समय में टिप्स भी दे रहे थे। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस अपने फोन में लगा रहा। अखाड़े में लड़ाई 2 मोड में होती है। सिल्वर लेवल से पहले यह एक वीक ब्लाइंड सिलेक्शन मोड होता है। दोनों पक्षों को एक दूसरे के पोकेमोन के बारे में पहले से पता नहीं होता, वे सिर्फ एक को लड़ाई के लिए भेजते हैं। अगर कोई भी पक्ष हार जाता है तो वह हार जाता है। इस मोड में अनिश्चितता काफी ज्यादा होती है। लेवल टाइप आदि को नजरअंदाज किया जा सकता है, जिससे जल्दी हार हो सकती है। सिल्वर लेवल से आगे एरेना में 3 बनाम 3 ओपन कार्ड बैटल होता है। पिछले गेम्स के सिंगल्स रैंक बैटल की तरह एरेना दोनों पक्षों के 6 पोकेमोन की बुनियादी जानकारी प्रदान करता है। प्रत्येक पक्ष अपनी युद्ध संरचना में तैनात करने के लिए 3 पोकेमोन का चयन करता है। एक टीम तब हार जाती है जब उसके तीनों पोकेमोन युद्ध करने में असमर्थ हो जाते हैं। यह मोड प्रतिकार के जोखिम को कम करता है और काफी हद तक भाग्य पर निर्भर करता है, लेकिन ये प्रशिक्षकों से उच्च अपेक्षाएं रखता है। उनके पास कम से कम 6 पोकेमोन होने चाहिए और उनमें से किसी की भी कमजोरी एक जैसी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये प्रशिक्षकों की रणनीतिक तैनाती क्षमताओं, सामरिक योजना और उनके पोकेमोन मूव पूल की गहराई पर अधिक मान रखता है। इसलिए यह अपेक्षाकृत अधिक संतुलित है और वास्तविक कौशल को बेहतर ढंग से दर्शाता है। अफसोस, अभी तक सूची पूरी नहीं हुई है। यान शियाओ ने छोटे खरगोश के मुलायम सिर को सहलाया और मन ही मन अपने अगले साथी के बारे में सोचने लगी। प्रतियोगी संख्या 77 और 69, कृपया अखाड़ा 3 में प्रवेश करें। घोषणा गूंजी और यान शियाओ और एक अन्य हटे कट्टे आदमी एक विशाल पत्थर के साथ खड़े हो गए। उस हटे कट्टे आदमी ने यान शियाओ को तिरस्कार भरी नजर से देखा, ताना मारा और प्रतियोगियों के प्रवेश द्वार में चला गया। क्या ये जॉन नहीं है? लगता है कि वह आज ब्लैक गोल्ड कोलपिट में व्यस्त नहीं है, बस यहाँ बच्चों को फिर से कुचलने आया है। हाँ, उसका कौशल स्तर पहले से ही कांस्य है, लेकिन लगता है कि वह जानबूझकर हर बार आगे बढ़ने पर कुछ बार हार जाता है ताकि वह लॉ श्रेणी में दबदबा बना सके। ऐसे लोग भी होते हैं, बिल्कुल मेरे जैसे, जो चैलेंजर रैंक तक पहुंचने के बाद भी रैंक वाले मैच खेलने से डरते हैं। बेचारा बच्चा पहले ही मैच में ऐसे प्रतिद्वंदी से भिड़ गया जिससे वह जीत नहीं सकता, कहीं गंभीर रूप से घायल भी हो जाए और फिर उसे इलाज के लिए भारी भरकम रकम चुकानी पड़े।
यान शियाओ, जो पहले से ही प्लेयर टनल के अंदर था, इन सब बातों से अनजान था। लेकिन अगर उसे पता भी होता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वूश, जैसे ही वह प्लेयर टनल से बाहर निकला, एक जोरदार शोर गूंज उठा जिससे यान शियाओ थोड़ा घबरा गया। इतनी कड़ी सार्वजनिक निगरानी में कोई भी छोटी सी गलती या चूक बहुत बड़ी लगने लगती है। यही एक कारण है कि ज्यादातर ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी लाइव मैचों के दौरान भावनाओं में बच जाते हैं और मानसिक रूप से टूट जाते हैं। मेजबान की आवाज़ गूंजी, देवियों और सज्जनों, अगला मुकाबला आयरन लेवल की ताकत का टकराव है। इनमें से एक है आपके पुराने दोस्त जॉन। वह एक पल के लिए रुके और दर्शक जॉन का नाम जपने लगे। जैसे ही नारे शांत हुए, मेजबान ने आगे कहा, दूसरी तरफ है एक नए पंजीकृत प्रशिक्षक, यान शियाओ। ये कौन है? जॉन को हराना इनके लिए मुश्किल होगा। नया खिलाड़ी है, लेकिन काफी शांत लग रहा है। मुझे आश्चर्य है कि ये कैसा प्रदर्शन करेगा। मुझे यकीन है कि ये 3 मिनट से भी कम समय में हार जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि 2.5 मिनट से ज्यादा नहीं। यह अखाड़े का मैचमेकिंग सिस्टम किंग ऑफ ग्लोरी खेलने जैसा है। एक नया खिलाड़ी जॉन जैसे दिग्गज के खिलाफ अपने पहले ही मैच में जीत नहीं सकता। बकवास बंद करो। ओह नो, मेरा PTSD भड़कने वाला है। अच्छी बात यह है कि अगर यह जल्दी खत्म हो जाए तो हमें कुछ और मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दर्शक आपस में चर्चा कर रहे थे, तभी रेफरी ने अपना झंडा लहराया। ये मुकाबला ब्लैक गोल्ड सिटी के जॉन के ग्रेवेलर और जोतो गोल्ड मैक्स सिटी के यान शियाओ के मिनीफॉक्स के बीच होगा। कृपया अपने अपने पोकेमोन को अखाड़े में ले आइए। मिनीफॉक्स, मैं तुम्हें चुनता हूँ। जाओ ग्रेवेलर, इसे कुचल दो। 1 मीटर से अधिक ऊंचे ग्रेवेलर और आधे मीटर से भी कम ऊंचे मिनीफॉक्स के आकार में अंतर सभी को स्पष्ट था। ये वाकई ताकत का बेमेल मुकाबला है। हालांकि यान शियाओ का पोकेमोन एक अनजान प्राणी लगता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह इस जानकारी की कमी का फायदा उठाकर ग्रेवेलर के लिए कुछ मुसीबत खड़ी कर सकता है। देखते हैं। ग्रेवलर लेवल 29 मध्यम क्षमता, मजबूत पूर्ण स्वास्थ्य होने पर घातक हमले से भी एक ही बार में नॉकआउट नहीं होगा। चालें, स्फेरिकल, रोलआउट, सैंडस्टॉर्म, रॉक स्मैश, रॉक थ्रो, स्टॉर्म। यान शियाओ ने अपने प्रतिद्वंदी की जानकारी पर एक नजर डाली। उसका चेहरा गंभीर हो गया। स्तर का अंतर काफी अधिक है, लेकिन सौभाग्य से ग्रास टाइप की चालें रॉक ग्राउंड ग्रेवलर के खिलाफ 4 गुना अधिक प्रभावी होती हैं, इसलिए इसकी रक्षा को तोड़ना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसे बस प्रतिद्वंदी के हमलों का सामना करने का तरीका ढूंढना होगा। काफी देर रुकने के बाद यान शियाओ ने आदेश दिया, मिनीफॉक्स, सनी डे का इस्तेमाल करो। जॉन हंसा, रोनचोक, रॉकफॉल का इस्तेमाल करके इसे खत्म करो। वाह, गोरॉन ने तुरंत एक विशाल चट्टान बनाई जो मिनीफॉक्स पर गिरी, लेकिन लगता है कि इस छोटे से जीव ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वह अभी भी सनी डे का इस्तेमाल कर रहा है। अगर यह मिनीफॉक्स के छोटे से शरीर पर लगा तो शायद वह इसे सहन नहीं कर पाएगा। यान शियाओ अपने सामने हरे रंग से चमकती हुई छोटी सी आकृति को घूर रहा था और मिट्टी भींच रहा था। दरअसल मिनीफॉक्स ने सनी डे का इस्तेमाल करना अभी तक सीखा ही नहीं था। उसने अभी तक इस पर पूरी तरह महारत हासिल नहीं की थी, लेकिन प्रतियोगिता में इस्तेमाल के लिए ये काफी था। हालांकि यह उसकी पहली आधिकारिक प्रतियोगिता थी, इसलिए उसे अभी भी अपने प्रतिद्वंदी के दबाव को सहन करना था। चट्टान करीब आती गई और मिनीफॉक्स ने भौहें चढ़ाईं। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें दिखाई दी। मिनीफॉक्स, छोटा सा जीव यान शियाओ की ओर मुड़ा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसने उसकी आंखों में विश्वास और प्रोत्साहन देखा और बदले में उसने उसकी मेहनत और तनाव को महसूस किया। मिनीफू, डरो मत, तुम कर सकते हो। सिर हिलाते हुए मिनीफू की आंखें और भी गंभीर हो गईं। ये पहली बार था जब वह अपने स्वामी का प्रतिनिधित्व करते हुए किसी औपचारिक युद्ध में भाग ले रहा था और वह हारना नहीं चाहता था। एक तरह से मदहोश होकर सनी डे की मधुर धुन मिनीफू के कानों में गूंज रही थी और अखाड़े के आकाश में छनकर आती धूप धीरे धीरे घनी होती जा रही थी। म्याऊं, नहीं, मिनीफू की प्यारी सी पुकार के साथ ही धूप अचानक तेज हो गई और सनी डे सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया। म्याऊं नहीं, मिनीफू के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, लेकिन इससे पहले कि वह खुशी मना पाता, एक विशाल चट्टान उस पर आकर गिर पड़ी। मिनीफू, प्रीवियस, अध्याय 26 एरेना डेब्यू, नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, अदरवर्ल्डली कॉन्टिनेंट बुक्स, एजेंट इन्फिनिट सीरीज, ई-स्पोर्ट्स नॉवल मर्च, बुक, डिजिटल बुक लाइब्रेरी, बुक मार्केटिंग सर्विसेज, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.8, यानामी एनालोगो, टोमोटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 27 है, मुझे एक घूंट पीने दो। बैंग, धमाके से मिनीफॉक्स का छोटा शरीर पीछे की ओर उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। सफलता, गिरते हुए पत्थर के टकराने से ठीक पहले सनी डे का इस्तेमाल हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से मिनीफॉक्स को भी जोरदार चोट लगी। क्या यह उठ पाएगा? यान शियाओ की मुट्ठी इस पर ढीली पड़ गई और उसके होठों पर जानी पहचानी मुस्कान आ गई। शायद कोई और मिनीफॉक्स इतने बड़े अंतर को सहन नहीं कर पाता, लेकिन उसके मिनीफॉक्स की रक्षा क्षमता दोनों क्षेत्रों में सबसे ज्यादा थी और उसे इस बात का पूरा भरोसा था। सचमुच, सबकी निगाहों के सामने मिनीफॉक्स संघर्ष करते हुए खड़ा हो गया। धूप में उसका छोटा चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। छी, एक ही बार में तो नहीं गिरा। सामने खड़े जॉन ने तिरस्कार से सिर हिलाया। रोनचोक, गोइंग ग्राउंड के बाद लगातार रोल आउट का इस्तेमाल करो। गोइंग ग्राउंड रक्षा क्षमता को एक स्तर बढ़ाता है और शरीर को अधिक लचीला बनाता है, जिससे रोल आउट की शक्ति प्रभावी रूप से बढ़ जाती है। रोल आउट, रॉक टाइप फिजिकल अटैक, पावर 30। प्रतिद्वंदी पर रोल करने और उसे टक्कर मारने के लिए गति लगातार बढ़ती है। हर हिट के साथ पावर दोगुनी हो जाती है। यह आ गया, ये जॉन का रोल आउट अटैक है। कहते हैं कि उसका ग्रेवस्टोन पूरे 2.5 मिनट तक लगातार रोल कर सकता है। सचमुच एक जबरदस्त तकनीक। यान शियाओ इसे कैसे निपटे? मिनीफू, ग्रोइंग के बाद ड्रेन का इस्तेमाल करो। ड्रेन, ग्रास टाइप स्पेशल अटैक, पावर 20। प्रतिद्वंदी के पोषक तत्वों को सोख लेता है और हुए नुकसान का आधा हिस्सा HP के रूप में वापस देता है। ग्रो, प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग करके अटैक और स्पेशल अटैक दोनों को एक स्टेज बढ़ाता है। सनी डे पर यह उन्हें एक अतिरिक्त स्टेज बढ़ाता है। यही एक कारण है कि यान शियाओ ने सनी डे पर दांव लगाने का फैसला किया। क्योंकि मिनीफू के अटैक मूव्स अभी पूरी तरह से विकसित नहीं है, इसलिए उसके केवल रेजर लीफ और ड्रेन ही ग्रास टाइप मूव्स है जिनका वह इस्तेमाल कर सकती है। रेजर लीफ का शारीरिक हमला शायद ग्रेवस्टोन को, जिसकी शारीरिक रक्षा बहुत मजबूत है, 2 ही बार में हराने के लिए काफी नहीं होगा। वहीं ड्रेन की शक्ति भी बहुत कम है। 4 गुना सुपर इफेक्टिवनेस के साथ भी जीतना मुश्किल है। लेकिन 2 चरणों वाले स्पेशल अटैक बूस्ट के साथ कहानी बिल्कुल अलग है। चाहे ड्रेन का सीधा इस्तेमाल किया जाए या उसके रिकवरी इफेक्ट का, वह ग्रेवस्टोन के दबाव को बेहतर ढंग से झेल सकती है। मिनो, अखाड़े में मौजूद छोटे हरे जीव ने बड़े जोश से चिल्लाया। उसके दिमाग में रैबिट सिस्टर को खेलते देखने की यादें ताज़ा हो गईं।
दूसरी तरफ वो पिशाच जैसा हीरो, क्या उसका नाम व्लादिमीर था? उसकी प्यारी सी छोटी आंखें दूसरी तरफ खड़े उस बड़े आदमी को देख रही थीं। उसके होठों पर एक लालची मुस्कान आ गई। हे मुझे एक घूंट पीने दो। अचानक एक जबरदस्त खिंचाव बल निकला और ग्रेवेलर के शरीर से घनी हरी रोशनी बिखरकर मिनी फॉक्स के शरीर में समा गई, यहाँ तक कि गिरते पत्थरों से लगे घाव भी तुरंत गायब हो गए। गड़गड़ाहट। ग्रेवेलर दर्द से चिल्लाया, तुरंत एक घुटने पर बैठ गया, यहाँ तक कि उसका रोल आउट हमला भी रुक गया। ग्रेवेलर के चारों ओर एक दूसरा सफेद रोशनी चमक उठी। यह उसकी दृढ़ क्षमता के कारण था, जो उसे पूर्ण एचपी होने पर एक घातक हमले को सहन करने की शक्ति देती है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जॉन स्तब्ध रह गया, दर्शक भी स्तब्ध थे, यहाँ तक कि मेजबान भी काफी देर तक चुप रहा। एक ही बार, सिर्फ एक बार, ग्रेवस्टोन लगभग पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया। यह मेगा ड्रेन है। यान शियाओ को लगा जैसे वह सपने में है। मिनी फू ने मौके पर ही मेगा ड्रेन का उपयोग सीख लिया। ध्यान रहे, वह पिछले कुछ दिनों से ड्रैगन बॉल एनीमे देख रही थी और गाने का अभ्यास कर रही थी। उसने अपने कौशल को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया था, फिर भी इसने किसी तरह मेगा ड्रेन पर महारत हासिल कर ली थी। ये कैसा चीट कोड है? तो अच्छी प्रतिभा होने का मतलब है कि आप जो चाहें कर सकते हैं। यान शियाओ मन ही मन चिल्लाया, लेकिन उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने एक और मेगा ड्रेन का इस्तेमाल किया और ग्रेवलर ने संदेह गिर गया। अविश्वसनीय, मिनीफॉक्स ने मौके पर ही मेगा ड्रेन पर महारत हासिल कर ली। शानदार वापसी की। यान शियाओ को बधाई। जॉन के अविश्वास भरे चेहरे को देखकर यान शियाओ ने अपना सिर हिलाया। मेगा ड्रेन 40 की शक्ति, 1.5 गुना स्टैब बूस्ट, 2 चरण स्पेशल अटैक बूस्ट और 4 गुना सुपर इफेक्टिवनेस के साथ इस हमले की शक्ति 12 गुना, कुल 480 थी। ग्रेवलर के पिता गोलेम भी इसका सामना नहीं कर पाए। मैच समाप्त। विजेता है यान शियाओ और गोल्डन रोड सिटी से उनका मिनीफॉक्स। रेफरी की आवाज आई, हालांकि देर से। मिनीफू खुशी से उछल पड़ा और यान शियाओ की बाहों में कूद गया, इस विशालकाय को हराने की खुशी से झूम उठा। यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, हैरान जॉन को नजरअंदाज करते हुए, और जाने के लिए मुड़ गया। डिंग, एक अविश्वसनीय क्रॉस लेवल चुनौती पूरी हुई, 10 यूनिवर्सल टैलेंट पॉइंट्स मिले। सिस्टम नोटिफिकेशन उसके कान में गूंजा और यान शियाओ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सौभाग्य से इस बार 4 गुना बढ़त थी, वरना वह सच में नहीं जीत पाता। बेशक मिनीफू की 2 कौशलों पर तत्काल महारत सचमुच बेजोड़ थी। सिस्टम पैनल को गर्व से खोलते हुए यान शियाओ ने तुरंत मिनीफू की सुरक्षा को अधिकतम कर दिया और उसकी प्रतिभा को उसकी जाति के लिए अधिकतम मान तक बढ़ा दिया। मिनीफू लेवल 15 शुरुआती क्षमता अर्ली बर्ड, नींद का समय गुना 50%। टैलेंट 260, रेस का अधिकतम 260, एचपी 40, अटैक 30, डिफेंस 55, स्पेशल अटैक 50, स्पेशल डिफेंस 55, स्पीड 30। अपने प्रतिद्वंदी को हराने के बाद मिनीफू का लेवल तुरंत बढ़ गया और यान शियाओ के नियंत्रण में उसका टैलेंट एकदम परफेक्ट लेवल पर पहुंच गया। समय देखते हुए अगले मैच में अभी काफी समय था। यान शियाओ ने एक पल के लिए सोचा और फिर मिनीफू के डिफेंस टैलेंट में 1 पॉइंट और जोड़ दिया। डिंग, मिनीफू का टैलेंट रेस के अधिकतम लेवल पर पहुंच गया है, लेकिन अभी तक अपने अंतिम विकास रूप तक नहीं पहुंचा है। आवंटित टैलेंट पॉइंट पहले से जमा किए गए विकास पॉइंट में बदल जाएंगे, जिससे विकास के दौरान लक्षित टैलेंट आवंटन मिलेगा। यान शियाओ चौंक गया और ध्यान से वाक्य पढ़ने लगा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। इसका मतलब था कि अब आवंटित प्रतिभा विकास के दौरान पूर्व निर्धारित प्रतिभाओं में परिवर्तित हो सकते हैं, न कि पहले की तरह विकास के दौरान होने वाली निश्चित वृद्धि में। इसके अलावा अपनी प्रजाति की सीमाओं को पार करने के लिए विकास प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ये जानकर यान शियाओ का दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। ऐसे में शायद वह 150 से अधिक गति प्रतिभा वाला एक लोपियर रैबिट तैयार कर सकता है, 130 से अधिक रक्षा क्षमता वाला एक ओलिवियर, और 200 से अधिक आक्रमण क्षमता वाला एक स्लेकिंग। हिस, यान शियाओ हौंकते हुए बोला, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी झलक रही थी। अगर यह सच हो जाए तो उसका सपना उसकी मुट्ठी में होगा। प्रतियोगी संख्या 119 और 120, कृपया अपने मुकाबले के लिए युद्ध मंच पर जाएं। घोषणा में यान शियाओ का नाम फिर से पुकारा गया। उसने खुद को संभाला, अपने कलीये से वजन हटाए और खिलाड़ी प्रवेश द्वार में फिर से प्रवेश किया। प्रवेश द्वार से बाहर कदम रखते ही यान शियाओ जम गया। लड़ाई के मंच पर उसके सामने लंबे गहरे नीले बालों वाली एक खूबसूरत युवती खड़ी थी, और इस लड़की को उसने पहचान लिया। सच कहें तो उसने खेल में उससे अनगिनत बार मुकाबला किया था। उसने एक आकर्षक नीली और सफेद क्रॉप ब्रा और मैचिंग हॉट पैंट पहनी हुई थी। उसकी चॉकलेट रंग की त्वचा दमक रही थी और उसकी लंबी खूबसूरत कदकाठी देखकर कई दर्शक तालियां बजा रहे थे। वह कोई और नहीं बल्कि गैलार एरेना की जल प्रकार की जिम लीडर लोरेना थी। लगता है आज मेरी किस्मत अच्छी है, यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान दी। प्रीवियस अध्याय 27 है, मुझे एक घूंट पीने दो। नेक्स्ट। सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, बुक्स और लिटरेचर, बुक, ई बुक रीडर डिवाइस, बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल 0.81, यानामी एनालोगो, टोमोटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 28, मेरा सामना एक निर्लज बदमाश से हुआ। चूंकि लोरेना अभी केवल आयरन लेवल की है, इसलिए उसे अभी जिम लीडर नहीं होना चाहिए, यान शियाओ ने सोचा। उसके पिछले जीवन के अनुसार लोरेना गैलार में बहुत लोकप्रिय थी, जिसका एक कारण उसकी अथक और आक्रामक आक्रमण शैली थी, और दूसरा कारण यह था कि वह एक प्रसिद्ध मॉडल थी। उसकी आकर्षक सूरत, लंबा और सुंदर कदकाठी और जल प्रकार की सुंदरता का अनूठा आकर्षण, ये सब बातें बताती हैं कि अनगिनत युवकों ने उसकी तस्वीरें अपने साथ बिस्तर पर ले ली होंगी। ये बताना जरूरी है कि गैलार में एलीट फोर जैसे खिताब नहीं है। कई जिम लीडर एलीट फोर सदस्यों या अन्य क्षेत्रों के चैंपियनों जितने ही शक्तिशाली हैं। उदाहरण के लिए ड्रैगन प्रकार की जिम लीडर रायहाना आर्ट मास्टर्स में से एक है, जो किसी भी क्षेत्र में आसानी से चैंपियन खिताब जीतने के लिए जानी जाती है। इसलिए खुद एक जिम लीडर होने के नाते लोरेना को कम नहीं आंकना चाहिए। हालांकि समयरेखा के अनुसार वह अभी भी शुरुआती चरण में होनी चाहिए। लड़ाई शुरू, दोनों तरफ से कृपया अपने पोकेमोन मैदान में उतारें। रेफरी ने अपनी बात पूरी होने से पहले ही झंडा लहरा दिया। मैं तुम्हें चुनता हूं, ब्रिलियंट। बाइटर, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। बाइटर लेवल 20 मध्यम। लेवल देखकर यान शियाओ को थोड़ी राहत मिली। बाइटर, जो बहुत तेज नहीं था, ब्रिलियंट के लिए कोई खास चुनौती नहीं बनता। लेलिना को ऐसा लग रहा था जैसे वह सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही हो। उसकी साफ आवाज गूंजी, बाइटर, शेल स्मैश का इस्तेमाल करो।
काटो। बाइटर के चारों छोटे पैर उसके कवच में सिमट गए और एक पल बाद उसने कवच को लात मारकर हटा दिया और चमकते हुए बाहर निकल आया। शेल स्मैश रक्षा और विशेष रक्षा दोनों को एक स्तर कम करता है। आक्रमण और विशेष आक्रमण और गति दोनों को 2 स्तर बढ़ाता है। यह एक ऐसा मूव है जो गति और शक्ति के लिए रक्षा की बलि देता है। यान शियाओ ने भौहें उठाईं। लुलिना सचमुच अपने उग्र लहरों के नाम को सार्थक कर रही थी। ये चाल बाइटर की कमजोरियों की पूरी तरह भरपाई कर देती थी और अगर लड़ाई का मौका सही ढंग से बुना लिया जाता तो वह प्रतिद्वंद्वी को शुरू से अंत तक दबा सकती थी। दुर्भाग्यवश यान शियाओ ने सिर हिलाया, जिससे लुलिना थोड़ी देर के लिए रुक गई। लड़के ने अपनी जानी पहचानी मुस्कान बिखेरी। कर्लियर मिकी। छोटा खरगोश घूम गया, उसके कुछ बाल झड़ गए और उसका शरीर चमक उठा। ये कहना ही पड़ेगा कि मिमिक कौशल वाकई कमाल का है। कवच न होने के बावजूद ये वही असर पैदा करता है। हमला करो, वाटर गन चलाओ। लुलिना ने आक्रमण करना नहीं छोड़ा। बाइटर की ने कर्लियर की ओर बढ़ते हुए एक हाथ जितनी मोटी पानी की धार छोड़ी। लड़की के चेहरे पर आत्मविश्वास देखकर यान शियाओ के होठों पर मुस्कान आ गई। कर्लियर क्विक अटैक का इस्तेमाल करके दूरी बनाओ, फिर शेकिंग डांस करो। मिकी नन्हे खरगोश ने फुर्ती से पानी की तोप को चकमा दिया और अपनी गति का फायदा उठाते हुए अखाड़े के किनारे तक पहुंचकर एक शानदार नृत्य किया। तुम बस चकमा ही दे सकते हो। यान शियाओ को लड़ाई से बचते देख लुलिना तुरंत चिढ़ गई। हे, यान शियाओ बिना कुछ कहे मुस्कुराया। बिटोरस जैसे धीमे चलने वाले, सीमित चालों वाले लेकिन उत्कृष्ट हाथापाई क्षमताओं वाले पोकेमोन के सामने कर्लियर की गति का फायदा कई गुना बढ़ जाएगा। जब तक वे लड़ाई में शामिल नहीं होते, वे अपनी भरपूर नियंत्रण क्षमताओं का उपयोग करके अजय रह सकते हैं। यही कारण था कि लुलिना शुरुआत में अपने खोल से बाहर निकली थी। हालांकि इस दिव्य कौशल की नकल ने वास्तव में कर्लियर को एक शक्तिशाली बढ़ावा दिया। इसके बाद का द्वंद्व पूरी तरह से रोमांचहीन था। यान शियाओ ने आओ और जाओ रणनीति की उत्कृष्ट परंपरा का पूरा उपयोग किया। अपनी गति के लाभ पर भरोसा करते हुए उसने चेवेपो को पास आने का मौका ही नहीं दिया। जैसे ही ब्रह्म की स्थिति प्रभावी हुई, उसने 2 शक्तिशाली मुक्कों से आसानी से जीत हासिल कर ली। चेवेपो को वापस बुलाते हुए लुलिना ने यान शियाओ को गुस्से से घूरा और जाने के लिए मुड़ गई। उसने अपना फोन निकाला और एक स्टेटस अपडेट संपादित करना शुरू किया। परिवार, क्या कोई समझता है? आज पोकेमोन कैलेंडर के अनुसार 48 जुलाई 2023 को मेरा सामना एक निर्लज बदमाश से हुआ। डिंग, उच्च स्तरीय प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सफल चुनौती, 2 सार्वभौमिक प्रतिभान प्राप्त हुए। यान शियाओ सिस्टम नोटिफिकेशन को खुशी से सुन रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि छोटी लड़की ने पहले ही उसे दुश्मनी पाल ली थी। नमस्कार श्रीमान यान शियाओ, आज दोनों मैच जीतने पर बधाई। लाइव और ऑनलाइन दर्शकों के माध्यम से एरिना ने कुल 16,530 लीग कॉइन अर्जित किए हैं। 2000 की पंजीकरण फीस काटने के बाद शेष 50% राशि 24 घंटे के भीतर आपके खाते में जमा कर दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। यान शियाओ मुस्कुराया। सिर्फ 2 मैचों से ही हजारों कमा लेना ट्रेनर वाकई में बहुत जल्दी पैसा कमाते हैं। उसने दोनों छोटे घोड़ों के सिर सहलाते हुए कहा, चलो आज रात एक्स्ट्रा ट्रीट है। मिकी। अगले कुछ दिन यान शियाओ के लिए अपेक्षाकृत नीरस रहे। ये पता चलने पर कि सिस्टम विकास प्राप्ति प्रतिभाओं के अनुकूलित आवंटन की अनुमति देता है, उसने अपने दोनों पोकेमोन को विकसित करने से पहले उन्हें परिपूर्ण बनाने के लिए अधिक प्रतिभा अर्जित करने की योजना बनाई। हालांकि कर्लियर मित्रता के आधार पर विकसित होता है और सुखदायक घंटी के कारण वह छोटा सा जीव हाल ही में अधिक चिपकने लगा था। उसे हमेशा डर रहता था कि एक दिन सुबह वह अपने नन्हे खरगोश को बिस्तर पर एक विशाल खरगोश लड़की में परिवर्तित पाएगा। इसलिए यान शियाओ ने जिम को चुनौती देने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि जॉयफुल सिटी में रहकर ऊर्जा क्यूब्स बनाने, अखाड़े को चुनौती देने और स्वप्नलोक में प्रशिक्षण लेने में समय बिताया। जीवन शांतिपूर्ण और संतुष्टिदायक था और कर्लियर आसानी से स्तर 20 पर पहुंच गया और उसने स्वचालित रूप से डबल किक चाल सीख ली। सिस्टम के माध्यम से रिले दौड़ देखकर उसने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बैटन पास चाल सीखी। बैटन पास कर्लियर को एक बैकअप साथी के साथ स्थान बदलने की अनुमति देता है, जिससे उसे उसकी क्षमता का स्तर विरासत में मिलता है। ये चाल यान शियाओ द्वारा कर्लियर के लिए बनाई गई प्रमुख सामरिक क्षमताओं में से एक थी। इस विशिष्ट सामरिक संयोजन में इसकी गति बढ़ाने की क्षमता के माध्यम से इसकी गति को लगातार बढ़ाना और फिर कमान अपने पीछे की पंक्ति के साथियों को सौंपना शामिल है। कल्पना कीजिए एक स्लेकिंग की जो इस गति वृद्धि से उभरता है, न केवल अविश्वसनीय रूप से मजबूत और नुकसान पहुंचाने में सक्षम, बल्कि बेहद तेज भी, एक ऐसी मशीन जो पूरी टीम को ध्वस्त कर सकती है। इसके बारे में सोचते ही यान शियाओ अपने सपनों में जोर से हंसने लगती है। फिली की कौशल दक्षता भी लगभग महारत के स्तर तक पहुंच चुकी है और एडोरेबल तो दक्षता स्तर पर है। ये सब इसलिए है क्योंकि यह लगातार मूमो मिल्क की मांग करता है और अगर इसे वह नहीं मिलता तो यह अपने प्रशिक्षक पर क्यूट अटैक का इस्तेमाल करता है। समस्या यह है कि यह रणनीति कभी विफल नहीं होती। यान शियाओ उन बड़ी काली आंखों की मनमोहक निगाहों का विरोध नहीं कर पाती। सौभाग्य से मिनीफॉक्स को संभालना अपेक्षाकृत आसान है। यान शियाओ की निरंतर आबादित धूप में यह 19वें स्तर पर पहुंच गया है। इसने स्वयं ही ग्रासी टैरन सीख लिया है और फिल्म पैरासाइट देखने के बाद लीड सीट सीख लिया है। एकमात्र कमी हाथों की कमी है, जिससे वह गेमिंग के माध्यम से अपने कौशल में सुधार नहीं कर पाता। सनी डे का दैनिक अभ्यास करके मास्टर स्तर तक पहुंचने के अलावा उसके अधिकांश अन्य कौशल अभी भी सीखे हुए स्तर पर हैं, जिससे युद्ध में उनका उपयोग बाधित होता है। इसके अलावा सिस्टम की लॉटरी प्रणाली भी है। दैनिक खर्चों और भोजन भंडार के अलावा यान शियाओ ने एनर्जी क्यूब्स और एरेना के माध्यम से 3 दिनों में 5 लाख एलायंस कॉइन कमाए। अगर जूकिंग शहर में फलों के बाजार में उसकी भारी खरीदारी के कारण इतनी भीड़ न होती तो वह और भी अधिक कमा सकता था। और अब यान शियाओ इन 5 लाख कॉइन का उपयोग एक बड़े जुए के लिए करने की योजना बना रहा है। एक 5 पुल मिनीफू प्रीवियस अध्याय 28 मेरा सामना एक निर्लज बदमाश से हुआ। नेक्स्ट सेटिंग्स टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कवर मोर बुक रिव्यू सर्विस बुक मार्केटिंग सर्विसेज बुक्स और लिटरेचर बुक थीम मर्चेंडाइज हिस्ट्री डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल v 0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 29 शिपमेंट एक एल्फ अंडा कमरे में यान शियाओ लॉटरी पैनल पर पीले भूरे बटन को घबराहट से घूर रहा था। उसे एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी, मानो उसने पिछले जन्म में अपनी सारी कमाई लॉटरी में खर्च कर दी हो। कुछ देर सोचने के बाद वह बाथरूम में गया, एक बड़े बेसिन में पानी भरा और गंभीरता से थोड़ा सा फेस वॉश निकालकर अपनी हथेली पर समान रूप से फैलाया। हालांकि भाग्य बदकिस्मत को नहीं बचाता और पैसा खर्च करने से किस्मत नहीं बदलती, फिर भी यान शियाओ हमेशा किसी भी महत्वपूर्ण लॉटरी ड्रॉ से पहले अपना चेहरा धोता था, मानो इसे उसे बेहतर भाग्य मिलेगा।
कुछ देर बाद हल्की सी खुशबू के साथ वह वापस बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और सिस्टम पैनल खोला। डिंग, मास्टर लॉटरी सक्रिय, 5 ड्रॉ उपलब्ध हैं, अपर्याप्त बैलेंस, कृपया रिचार्ज करें। रिचार्ज की पुष्टि करें। डिंग, 500,000 लीग कॉइन खर्च हुए। एक नॉर्मल टाइप का अज्ञात पोकेमोन अंडा, एवरस्टोन, पावर बैंड और टीएम बाउंसी प्राप्त हुए। अरे बाप रे, एक पोकेमोन अंडा! यानशियाओ के नितंब कस गए और वह बिस्तर से उछल पड़ा, जिससे उसका कलीयर पोकेमोन चौंक गया। कलीयर पोकेमोन ने अपना सिर झुकाया और उसे ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रहा हो। मिकी! यानशियाओ अपने नितंबों से इतनी ऊंची छलांग कब से लगाने लगा? मिनीफॉक्स ने प्रशंसा से देखा। मिकी, कितना अद्भुत! यानशियाओ अभी भी अपने सिस्टम इन्वेंटरी को देखकर मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुरा रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हालिया छलांग ने एबा को एक बिल्कुल नहीं समझ दी थी। सामान्य प्रकार का अज्ञात पोकेमोन अंडा, इसके अंदर एक कोमल और स्वस्थ छोटा जीव है। सावधानीपूर्वक देखभाल करने पर यह एक उच्च गुणवत्ता वाले सामान्य प्रकार के पोकेमोन में परिवर्तित हो सकता है। एवरस्टोन, एक ऐसा आइटम जो पोकेमोन को उसकी वर्तमान स्थिति में बनाए रखता है और विकास की शर्तें पूरी होने पर भी उसे विकसित होने से रोकता है। पावर बेल्ट कमरबंद, बुनियादी स्टेट आइटम, इसे धारण करने पर वजन के कारण पोकेमोन की गति सीमित हो जाती है, लेकिन इसकी विशेष रक्षा बढ़ जाती है। टीएमटी बाउंस, एक बार इस्तेमाल होने वाला टीएम, कुछ शर्तों को पूरा करने वाले पोकेमोन इसे इस्तेमाल करने के बाद सोते समय बाउंस मूव सीख लेंगे। बाउंस, 85 की शक्ति वाला एक फ्लाइंग टाइप फिजिकल मूव। पहले ही टर्न में पोकेमोन हवा में बहुत ऊपर उछलता है, फिर तेजी से नीचे आकर विरोधी से टकराता है। विरोधी को लकवाग्रस्त करने की 30% संभावना है। बुरा नहीं, यानशियाओ ने अपने सिस्टम इन्वेंटरी से बैंगनी धारियों वाला शुद्ध सफेद पोकेमोन अंडा निकालते हुए कहा। छूने पर यह बहुत चिकना लगा और हल्की गर्माहट ने उसे शांति और सुकून का एहसास कराया। काफी अजीब। इस परिवार में तुम्हारा स्वागत है, नन्हे। यानशियाओ मुस्कुराया और इसे जल्द से जल्द इंक्यूबेटर में डालकर सेने की योजना बनाने लगा। फिर उसने बम्बलबी के पास मौजूद आइटम को पावर एंकल से बदलकर एवरस्टोन कर दिया। इसका उद्देश्य छोटी खरगोश को उच्च मित्रता के कारण समय से पहले विकसित होने से रोकना था, जिससे वह उसे चुनिंदा रूप से प्रशिक्षित करने में असमर्थ हो जाती। मिनीफ्लेम को पावर बेल्ट पहनाकर उसकी रक्षा क्षमता बढ़ाएं, साथ ही उसे बाउंस टीएम भी दें। इस फ्लाइंग टाइप मूव से ये फाइटिंग टाइप विरोधियों पर प्रभावी ढंग से हमला कर सकती है और समय बिताने के लिए बाउंस का उपयोग करना भी एक अच्छी रणनीति है। ऐसा करने के बाद यानशियाओ ने अपने दूसरे पोकेमोन के आंकड़े देखे। बम्बलबी लव 20 मध्यम, क्षमता कोई नहीं, प्रतिभा 337, आधार आंकड़े अधिकतम 350, मित्रता 166, मिनीफ्लेम लव 19 शुरुआती, विशेषता अर्ली बर्ड, टैलेंट 260 प्लेस का अधिकतम, पूर्व निर्धारित टैलेंट डिफेंस 5, स्पेशल डिफेंस 5, स्पेशल अटैक 5, फ्रेंडशिप 133। बम्बलबी का अनाड़ीपन वाला गुण पूरी तरह से समाप्त हो गया है, लेकिन स्पीड अप गुण विकसित करने के लिए इसे प्रशिक्षित करने में कुछ समय लगेगा। इस बीच लगातार पॉइंट आवंटन के बाद इसका टैलेंट अधिकतम स्तर के करीब पहुंच रहा है और इसकी ताकत में काफी वृद्धि हुई है। मिनीफॉक्स के टैलेंट के नीचे एक पूर्व निर्धारित मान भी दिखाई दिया है। यानशियाओ इसे एक टैंकी मेज के रूप में प्रशिक्षित करने की योजना बना रहा है और इसका स्तर धीरे धीरे इसके विकास स्तर के करीब पहुंच रहा है। मुझे अभी और लड़ाई करनी है। दोनों पोकेमोन को पूर्णता तक प्रशिक्षित करने के लिए टैलेंट पॉइंट हासिल करने के लिए उच्च स्तरीय विरोधियों के खिलाफ बड़ी संख्या में लड़ाइयों की आवश्यकता है। रिंग रिंग, फोन की घंटी बजी और गुलाबी अवतार को देखकर यानशियाओ ने तुरंत जवाब दिया। सुप्रभात यानशियाओ। वीडियो में शियाओ केयान का सुंदर चेहरा दिखाई दिया। उसकी थोड़ी गोलमटोल गोरी त्वचा एक हल्की सी चमक बिखेर रही थी, जो सबको मोहित कर रही थी। सुप्रभात, यानशियाओ ने उसे नमस्कार किया, फिर देखा कि लड़की के पीछे का दृश्य कोई फार्म नहीं था और उसने सहजता से पूछा, क्या तुम घर पर हो? ओह हाँ, मैं कल हुताओ के साथ खेलने आई थी। हाँ, शियाओ केयान के चेहरे पर घबराहट झलक उठी और उसने जल्दी से अपने बगल में बैठे हुताओ को दिखाया। हाय यानशियाओ, तुम मुझे गाइड डॉग हुताओ कह सकते हो क्या? यानशियाओ चौंक गया। इससे पहले कि वह और कुछ पूछता, शियाओ केयान वीडियो में फिर से दिखाई दी, अपने छोटे हाथों को हिलाते हुए और समझाते हुए बोली, उसकी परवाह मत करो, वो लड़की आजकल थोड़ी उदास है। ओह, यानशियाओ को कुछ शक नहीं हुआ और वह हमेशा की तरह उस सुडौल लड़की से अपने अनुभव साझा करता रहा। हर दिन उसे शियाओ केयान का फोन आता था। इस प्यारी लड़की को देखकर उसे अक्सर वो वादा याद आ जाता था जो उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले किया था। वो उसके लिए मानो एक ऊर्जा का स्रोत थी जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। वैसे तुम जिम को कब चुनौती देने वाले हो? मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, शायद कल। मेरी पहली योजना ब्लैक गोल्ड सिटी के ब्लैक गोल्ड जिम को चुनौती देने की है। मुझे आज अपनी रणनीति पक्की करनी है। अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हारा हौसला बढ़ाऊंगी। यानशियाओ ने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि शियाओ केयान वीडियो में उसे प्रोत्साहित कर रही थी। उसे इस बात का पता नहीं था कि शियाओ केयान पहले ही सिनों के लिए निकल चुकी थी। ड्रीम स्पेस में पहुंचते ही यानशियाओ ने सबसे पहले ब्रिल को आज के प्रशिक्षण कार्य सौंपे। जंप स्किल प्रोफिशिएंसी ट्रेनिंग, हिकुपो कटिंग गेम में शुरुआती कार चलाते हुए 10 मिनट का हवाई उड़ान समय पूरा करें। ब्रिल के लिए कई उड़ान दृश्यों वाला एक नक्शा चुनने के बाद यानशियाओ मिनिफ को बगल के सिमुलेटेड बैटल रूम में ले गया। सिस्टम सिमुलेटेड बैटल मैचमेकिंग शुरू करो। सिमुलेटेड बैटल शुरू हो गया है, कृपया प्रतीक्षा करें। डिंग, मैचमेकिंग पूरी हुई। प्रतिद्वंद्वी क्रैनिडोस लेवल 33। ये प्रतिद्वंद्वी के लेवल से 2 रैंक ऊपर का मुकाबला है। आप जीते या हारें, आपको टैलेंट पॉइंट्स मिलेंगे। यानशियाओ अपने प्रतिद्वंद्वी को देखकर चौंक गया। क्रैनिडोस एक फॉसिल पोकेमोन है। दुनिया में मौजूद क्रैनिडोस को जेनेटिक फॉसिल तकनीक का उपयोग करके पुनर्जीवित किया जाता है। और ब्लैक गोल्ड सिटी के जिम लीडर योटा का सिग्नेचर पोकेमोन, जिसे वह चुनौती देने वाला था, क्रैनिडोस का विकसित रूप हैमरेगन था। हालांकि मौजूदा समय रेखा के अनुसार प्याओताई के हैमरेगन को क्रैनिडोस रूप में होना चाहिए था, जो टीम रॉकेट के हमले के बाद हैमरेगन में विकसित हुआ। ठीक है, इसे शुरुआती प्रशिक्षण समझो। यानशियाओ की आंखें गंभीर हो गईं। मिनीफॉक्स लीच सीग, क्रैनियोस फ्लेम थ्रोवर, आग के प्रचंड स्तंभ ने मिनीफॉक्स द्वारा उगले गए अधिकांश बीजों को जलाकर राख कर दिया और अपना निरंतर हमला जारी रखा। मिनीफॉक्स प्रीवियस अध्याय 29 शिपमेंट, एक एल्फ अंडा। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक, ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन, डिजिटल बुक लाइब्रेरी, रैंडम नॉवल जनरेटर, बुक्स और लिटरेचर, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.8, यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 30 आपको खुशी प्रदान करता है।
फ्लेम थ्रोवर शब्द सुनते ही यान शियाओ का दिल जोर से धड़कने लगा। इससे पहले कि वह बचने का आदेश दे पाता, मिनीफॉक्स पूरी तरह से आग की लपटों में गिर गया। मिनीफॉक्स, आग बुझ गई और कभी कोमल दिखने वाला हरा जीव अब लगभग पूरी तरह से झुलस चुका था। मिमी, नहीं। मिनीफॉक्स ने काले धुएं के 2 गुबार छोड़े, कमजोरी से लड़खड़ाया और खड़े होने की कोशिश की। आखिरकार वह हमले को झेल गया। खुद पर तरस खाने का समय न देते हुए यान शियाओ ने तुरंत सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंदी के मूव पूल की जांच की, और जो उसने देखा वह चौंकाने वाला था। उसके प्रतिद्वंदी के पास कम से कम 20 मूव थे। मूव पूल का ये स्तर ही बहुत कुछ दर्शाता है। क्या ऐसा हो सकता है? यान शियाओ ने क्रेनिडोस के पीछे की धुंधली आकृति को देखा। अब वह समझ गया था कि सिस्टम ने वास्तव में सपने का इस्तेमाल करके प्रतिद्वंदी को इस जगह पर युद्ध के लिए बुलाया था। शिंजी इसका एक सटीक उदाहरण था, इसलिए उसके सामने खड़ा व्यक्ति संभवतः ब्लैक गोल्ड जिम लीडर होता था जिससे उसका कल मुकाबला होना था। सौभाग्य से कुछ परजीवी बीज अपने प्रतिद्वंदी को लग गए, जबकि लिपटी हुई लताओं ने क्रेनिपॉड के शरीर से हरे प्रकाश की एक हल्की किरण खींच ली, जो मिनिफू की ओर उड़ गई और उसकी कुछ शक्ति को बहाल कर दिया। यान शियाओ ने शांत भाव से आदेश दिया, एब्जॉर्ब पावर का प्रयोग करो। लगातार फ्लेम थ्रोवर, यान शियाओ ने मूर्ति भींची, जाओ मिनिफू। म्याऊं, स्पिरिट बॉम्ब के निकलने की छवियां मिनिफू के दिमाग में बार बार कौंध रही थी और एब्जॉर्ब पावर का निकलना और भी तेज हो गया। क्रेनिपॉड के शरीर से घना हरा प्रकाश निकला और मिनिफू की ओर बढ़ने लगा। हालांकि जीवन ऊर्जा की तुलना में फ्लेम थ्रोवर कहीं अधिक तेज था। बूम, आग की लपटों ने निर्दयता से मिनिफू के घायल शरीर पर प्रहार किया और उसे पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। काफी देर बाद आग की लपटें शांत हुई और मिनिफू जमीन पर झुलसकर काला पड़ गया। उनके सामने क्रेनिपॉड और वह रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे गायब हो गए और यान शियाओ ने सिस्टम की सूचना सुनी। डिंग, 2 स्तर ऊपर की चुनौती में असफल, एक मुफ्त प्रतिभा अंक प्राप्त हुआ। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट अल्पविराम क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन यान शियाओ को अब इन सब बातों की परवाह नहीं थी। उसने जलन की मरहम निकाली और धीरे से मिनिफू के शरीर पर लगाए। पैनल पर एक नजर डालते हुए उसे थोड़ी राहत मिली। सौभाग्य से शक्ति के अंतिम अवशोषण ने उसे कुछ शक्ति प्रदान की थी, अन्यथा मिनिफू शायद ज्वाला प्रवेशक से गंभीर रूप से घायल हो जाता, जिससे कल की उसकी चुनौती प्रभावित हो सकती थी। माफ करना मिनिफू, यान शियाओ ने छोटे जीव के सिर पर बीज को धीरे से सहलाया। उसे लड़ाई पहले ही समाप्त कर देनी चाहिए थी ताकि उसे चोट न लगे। मिनो, कोई बात नहीं, गुरुजी ने तो यही कहा था कि चोट से ताकत बढ़ती है। नन्हे ने दर्द के बावजूद मुस्कुराते हुए अपने होंठ से कुड़े। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ उसे खाली निगाहों से देखता रहा, मानो उसके दिल में कुछ चुप गया हो। उसे उम्मीद थी कि मिनिफो पीछे हट जाएगा, डर जाएगा, यहाँ तक कि रो भी देगा, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह उसे दिलासा देगा। भले ही वह अभी भी एक बच्चा ही था, अगली बार ऐसा नहीं होगा। यान शियाओ ने मन ही मन खुद को याद दिलाया। उसकी बाहों में नन्हा सा शरीर बेहद भारी लग रहा था। नन्हे को गेमिंग रूम में वापस ले जाकर यान शियाओ ने उसे मौसम का पूर्वानुमान दिखाया। इससे मौसम की गेंद चलाने की उसकी क्षमता में काफी सुधार हो सकता था। फिर उसने कली एयर को बुलाया। म्याऊं, खरगोश ने आदत के अनुसार अपना छोटा पंजा फैलाया। यान शियाओ ने उसका सिर सहलाया और उसके सिर पर एक एनर्जी क्यूब रखा। कर लिया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कल की लड़ाई के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। यान शियाओ ने क्रेसुला के फ्लेम थ्रोवर का एक उपाय सोच लिया था और इसके लिए कर लिया को कड़ी मेहनत करनी थी। तो तुम्हें इसे कम से कम समय में महारत हासिल करनी होगी। क्या तुम कर सकते हो? यान शियाओ ने कर लिया को देखते हुए निर्देश दिया। अपने मालिक की आशा भरी आंखों को देखकर छोटा खरगोश गंभीर हो गया, एनर्जी क्यूब को एक ही बार में निगल गया और अपनी छाती थपथपाते हुए बोला, म्याऊं, मुझे छोड़ दो। कुछ देर बाद यान शियाओ कर लिया को लेकर वापस आया। उसे हेडफोन पहनाए और उसे कुछ भावुक शब्द सुनाई दिए। रात भर बारिश होती रही, मेरा प्यार बारिश की तरह बहता रहा। कर लिया पहले से कहीं अधिक ध्यान से सुन रहा था। यान शियाओ उन दोनों को स्वप्नलोक में छोड़कर पोकेमोन सेंटर की ओर चल पड़ा। नमस्ते नज़जॉय, मैं इस पोकेमोन अंडे के लिए एक उपयुक्त इंक्यूबेटर बनवाना चाहती हूँ। ओह, आप यान शियाओ हैं, मुझे देखने दीजिए। गुलाबी बालों वाली लड़की ने पोकेमोन अंडा लिया और उसका आकार नापा, फिर मंच के पीछे से एक सटीक इंक्यूबेटर ले आए। लगता है ये बिल्कुल सही है। नज़जॉय ने पोकेमोन अंडे को अंदर रख दिया। अरे, यह इंक्यूबेटर। यान शियाओ को साफ महसूस हो रहा था कि यह आम इंक्यूबेटरों से अलग है। इसका इस्तेमाल चांसी ने अपने अंडे से बच्चा निकलते समय किया था। ये पुराना है, लेकिन चूंकि आपको इसकी जरूरत है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे आपको दे दूं। यान शियाओ मना करने ही वाला था कि पास खड़ी चांसी ने प्यार से इंक्यूबेटर उसकी बाहों में थमा दिया। किस्मत अच्छी है, नज़जॉय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये चांसी का विचार था। उसने कहा था कि गर्भ में पल रहा नन्हा बच्चा तुम्हें खुशियां देगा। ठीक है, धन्यवाद चांसी। यान शियाओ मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए चांसी को 2 स्वीट एनर्जी क्यूब्स दिए। नज़जॉय को फिर से धन्यवाद दिया और चला गया। दूसरे बच्चे का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। यान शियाओ ने एक पल सोचा, फिर बड़े टैंक में बच्चे को दूध पिलाते हुए उसने अपना फोन निकाला और डायल किया। हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से मित्सुको की कोमल आवाज आए। मैं यान शियाओ हूँ, आपके शिक्षक की पत्नी। यान शियाओ, तुमने बहुत दिनों से फोन नहीं किया। क्यानली तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता रहता है। क्या तुम्हें उससे कुछ बात करनी है? मैं उसे बुला लाती हूँ, एक पल रुको। ठीक है, धन्यवाद शिक्षक की पत्नी। जब भी यान शियाओ मित्सुको की आवाज़ सुनता, उसके दिल में एक गर्माहट सी महसूस होती। शाओ कियान के अलावा क्यानली दंपत्ति शायद इस दुनिया में उसके सबसे करीबी लोग थे। कुछ देर बाद क्यानली की आवाज़ आए, अरे शरारती बच्चे, आखिरकार तुमने मुझे फ़ोन किया। तुम्हें निकले हुए आधा महीना हो गया है, कैसा चल रहा है? आपकी चिंता के लिए धन्यवाद गुरुजी, सब बढ़िया है। यान शियाओ के होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने आगे कहा, मैं कल अपने पहले डोजो को चुनौती देने की योजना बना रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। ओह, लगता है तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। डोजो को लेकर कोई दबाव महसूस मत करो, टूर्नामेंट तो अभी 6 महीने बाद है। अभी के लिए बस अनुभव हासिल करने पर ध्यान दो। क्यानली ने लंबी चौड़ी बातें शुरू कर दी। जी हाँ गुरुजी। यान शियाओ चुपचाप सुनता रहा जब तक कि उसने अपनी बात पूरी नहीं कर ली, फिर उसने जवाब दिया। वैसे जब समय मिले तो एरेना में हाथ आजमा सकते हो। अगर जीत गए तो इनाम भी अच्छे हैं, कम से कम सफर के दौरान काम तो नहीं करना पड़ेगा, वरना बाद में जब तुम्हारे पास ज्यादा पोकेमोन होंगे तो खर्चा बढ़ सकता है। ये सुनकर यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। गुरुजी, मैंने एरेना में लगातार 8 जीत हासिल कर ली हैं और जल्द ही मैं कांस्य स्तर पर पहुंच जाऊंगा। ओह, लगातार 8 जीत? अच्छा, तुम्हें इसे जारी रखना होगा, आखिर शुरुआत में सब कुछ आसान नहीं होता। क्या लगातार 8 जीत? क्यानली यान शियाओ को फिर से प्रोत्साहित करने ही वाले थे कि उन्हें समझ आ गया कि उनका क्या मतलब है और उनकी आवाज़ लड़खड़ा गई। अरे हाँ, असल में सब ठीक है।
यान शियाओ मुस्कुराए, वे क्यानली के चेहरे पर हैरानी की कल्पना कर सकते थे। ठीक है, तुम तो कमाल के हो, जब समय मिले तो मुझे लड़ाई की रिकॉर्डिंग भेज देना, मैं देख लूंगा कि कोई समस्या तो नहीं है। क्यानली उसे बहुत सारी सलाह दे रहा था, बिल्कुल भी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं जो एलिट 4 को चुनौती देने वाला हो, बल्कि एक ऐसे पिता की तरह जिसने अपने बेटे के लिए हजारों मील का सफर तय किया हो। ठीक है गुरुजी, यान शियाओ मुस्कुराया और सहमति जताते हुए बोला, दरअसल गुरुजी, मुझे आपसे एक और बात पूछनी है। प्रीवियस अध्याय 30 आपको खुशी प्रदान करता है। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स, बुक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, बुक राइटिंग सॉफ्टवेयर, डिजिटल बुक लाइब्रेरी, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल 0.81, यानामी एनालोगो टोमोटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश, अध्याय 31 पालक खाने वाला कुत्ता ढूंढना। मुझे पता था कि तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, बताओ, तुम्हारे गुरु होने के नाते मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बात यह है, क्या तुम मुझे एक आलसी बूढ़े आदमी को ढूंढने में मदद कर सकते हो जिसे पालक खाना पसंद हो? प्रतिभा मायने नहीं रखती। फोन के दूसरी तरफ मौजूद क्यानली चौंक गई और बोली, ये पालक, क्या ये आम पालक है? ओह, बस साधारण पालक। यान शियाओ ने आगे कुछ नहीं बताया, आखिर सिस्टम के कुछ अजीबोगरीब कार्यों का खुलासा करने से वो पागल लग सकता था। तुम्हें अभी अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी पालक सस्ता तो है, लेकिन पौष्टिक नहीं है। अगर सच में पैसों की कमी हो तो। इसी समय क्यानली की आवाज़ अचानक धीमी हो गई, अगर सब कुछ नाकाम हो जाए तो मैं अपनी कुछ बचत खर्च कर दूंगी। हम पोकेमोन को तकलीफ में नहीं छोड़ सकते। पालक खाकर किस तरह का ताकतवर साथी तैयार किया जा सकता है? यान शियाओ को हंसी भी आई और झुंझलाहट भी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, बस मुझे एक ऐसा पोकेमोन ढूंढ दो जिसे पालक पसंद हो गुरुजी। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। वह जानता था कि क्यानली ने उसके इरादे को गलत समझा है। उसका इरादा पालक को भोजन के रूप में इस्तेमाल करके कम बजट में एक आलसी पोकेमोन पालना था। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ढूंढना शुरू कर देता हूँ। क्यानली ने और कुछ नहीं कहा, यह मानते हुए कि यान शियाओ अपने झूठ को उजागर करने के लिए बहुत स्वाभिमानी है और मन ही मन बाद में अपने शिष्य की मदद करने की योजना बना रहा था। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। सकारात्मक प्रतिक्रिया से संतुष्ट होकर यान शियाओ ने फोन रख दिया। अब जब ब्रिल और मिनीफॉक्स का प्रशिक्षण लगभग पटरी पर आ गया था तो उसके लिए अपनी टीम को फिर से बढ़ाने का समय आ गया था। चूंकि लक्ष्य नॉर्मल टाइप पोकेमोन मास्टर बनना है, इसलिए शक्तिशाली पोकेमोन स्लेकिंग को प्राथमिकता देनी होगी। बम्बलबी की तरह स्लेकिंग को भी अपनी क्षमता को रीसेट करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए लंबे समय तक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। स्लेकिंग की सुस्ती की क्षमता को दूर करने के लिए यान शियाओ ने विशेष रूप से 50,000 लीग कॉइन्स खर्च करके एक प्रशिक्षण प्रणाली विकसित की और एक योजना बनाई। आलस्य को दूर करने की योजना। 1. अपनी रुचियों और शौक का उपयोग करके लगातार कमजोर होते आलस्य को सक्रिय करें। भोजन, मनोरंजन और लड़ाई जैसे उत्तेजक तत्व स्थिति के अनुसार स्वीकार्य हैं। 2. बलवान बनने की विधि। एक पूरी पोपायर श्रृंखला देखें और दिन में 10 बार पालक खाने की आदत डालें। 2. बलवान पालक को पानी दें और बलवान औषधि से सींचें। बलवान बनना चमत्कार लाता है, प्रतिदिन 500 बचाना असहनीय है। इस योजना को देखकर यान शियाओ के होंठ फड़कने लगे। स्ट्रॉन्गमैन पोषण आ गया। सचमुच सिस्टम की योजनाएं और भी ज्यादा अजीब होती जा रही हैं। लेकिन ये बटन जाना पहचाना सा लग रहा है। यान शियाओ को बिल्कुल आखिर में एक बटन मिला जिसका चमकीला सुनहरा लोगो बहुत आकर्षक था। स्ट्रॉन्गमैन पालक साधना योजना पाने के लिए क्लिक करें। क्या ये हो सकता है? यान शियाओ एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर मन ही मन उसे चुन लिया। डिंग, 10 लाख एलायंस कॉइन्स नहीं काटे जा सके, बैलेंस पर्याप्त है, कृपया रिचार्ज करें। हे भगवान, ये तो सच में इन गेम खरीदारी का बटन है। यान शियाओ डर के मारे उछल पड़ी और जल्दी से अपने बैंक खाते का बैलेंस चेक किया। ये पुष्टि करने के बाद कि एक भी पैसा कम नहीं हुआ है, उसने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, मैं इतनी गरीब हूं कि इतने पैसे कटने की जरूरत ही नहीं है। उसके होंठों के कोने पर हल्की सी झंझनाहट हुई, उसके भीतर अचानक एक अवर्णीय उदासी उमड़ उठी। ... अंततः यान शियाओ ने सिस्टम के शोषण को स्वीकार कर लिया। आखिरकार कोई तरीका होना कुछ न होने से तो बेहतर था, वरना सुस्ती से कली ईयर की तरह प्रशिक्षण के माध्यम से अपने स्वभाव पर काबू पाने की उम्मीद करना बहुत मुश्किल था। मन बना लेने के बाद यान शियाओ ने संसाधन जमा करना शुरू कर दिया। वह टहलने निकला और फल विक्रेता के विनम्र भाव के बीच उसने कुछ ताज़ी बेरें खरीदी, फिर अपनी साइकिल पर पूरब की ओर चल पड़ा। चूंकि उसे कल जिम में मुकाबला करना था, इसलिए उसे आज जल्दी ब्लैक गोल्ड सिटी पहुंचना था। हालांकि शहर के पूर्वी प्रवेश द्वार पर पहुंचने से पहले ही यान शियाओ को एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने रोक लिया जो जोकर के वेश में था। अरे उस बच्चे, मेरे साथ एक खेल खेलोगे? अगर तुम जीत गए तो तुम्हें वह पोकेमोन वॉच मिलेगी जिसका हर लड़का लड़की सपना देखता है। ठीक है, तो इसे हाँ समझ लो, विदूषक ने मन ही मन कहा। यान शियाओ, नहीं मैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, दूसरे व्यक्ति ने उसके थमाने के लिए पर्चों का एक बंडल थमा दिया। खेल बहुत आसान है, बस इन्हें राहगीरों को बांट दो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लड़ाई। यान शियाओ, ये किस तरह का पूंजीवादी दबाव है? धिक्कार है, मैं पुनर्जन्म लेकर भी ऐसे अजीब लोगों से टकरा गया। जैसे ही वह पर्चों को दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर फेंकने वाला था, लंबे गहरे नीले बालों वाली एक खूबसूरत लड़की उसके पास दौड़कर आई। श्रीमान विदूषक, मैंने पर्चे बांट दिए हैं, क्या अब मुझे घड़ी मिल सकती है? उस व्यक्ति को देखकर यान शियाओ दंग रह गया। लुलिना। दूसरे व्यक्ति की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम हो बेशर्म बदमाश। यान शियाओ। अपने सामने खड़ी नाराज लड़की और राहगीरों की अजीब नजरों को देखकर यान शियाओ घबरा गया। जो लोग उसे जानते थे वे सोचते कि वह अखाड़े में गुरिल्ला युद्ध खेल रहा था, लेकिन जो लोग उसे नहीं जानते थे वे सोचते कि उसने इस लड़की को बहला फुसलाकर छोड़ दिया। मुझे अब जाना होगा। यान शियाओ ने जल्दी से पर्चा उस आदमी को फेंका और जाने के लिए मुड़ा। 1 मिनट रुको। जैसे ही वह कोने पर मुड़ा, लुलिना उसके पास पहुंच गई। यान शियाओ ने उसे बेबसी से देखा। क्या बात है, तुम सिनो लीग को चुनौती दे रहे हो, है ना? हाँ, मैं भी चुनौती दे रहा हूँ। 3 बनाम 3 मैच कैसा रहेगा? लुलिना ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। हालांकि वह बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन असल में वह अपनी हार से काफी परेशान थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ ने कंधे उचकाए। मैं अभी नया ट्रेनर हूँ, मेरे पास अभी सिर्फ 2 पोकेमोन हैं, शायद अगली बार।
लोरेना ने थोड़ा आश्चर्य से अपना मुंह खोला। यान शियाओ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जाने के लिए मुड़ गया। तो अब से तुम मेरे प्रतिद्वंदी हो, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं नहीं हारूंगी, लोरेना ने उसके जाते हुए चेहरे को पुकारा। तो बेहतर होगा कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, भले ही अंत में मैं ही जीतूं। दूर से एक आवाज आई जिससे लड़की ने दांत पीस लिए। इस बात को नजरअंदाज करते हुए यान शियाओ अपनी साइकिल पर सवार होकर पूर्व की ओर चल पड़ा। इसके बाद थोड़े ही समय में कलियर और मिनीफू ने स्वप्नलोक में अपना अध्ययन पूरा कर लिया और यान शियाओ ने उन्हें नए प्रशिक्षण कार्य सौंपने के लिए छोड़ दिया। क्रमबीर बार बार क्विक अटैक और स्प्लैश का इस्तेमाल करता है, शाखाओं के बीच छलांग लगाता है और अपने कदमों की आवाज को कम से कम करता है। म्याऊं, नन्हे खरगोश ने सिर हिलाया, पलटा और सड़क किनारे एक बड़े पेड़ पर उतर गया और फुर्तीली हरकतें शुरू कर दी। मिमिफुकू रास्ते में सनी डे, स्वीट सेंट और ब्रासी टैरन का इस्तेमाल करता है। थक जाने पर फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करके अपनी ऊर्जा वापस पा लेता है। मिमिफुकू जोश से भरा हुआ था। इस तरह का प्रशिक्षण जो वातावरण को सुंदर बनाता था उसे बहुत प्रेरित कर रहा था। दोनों को अपनी अपनी कोशिशें शुरू करते देख यान शियाओ ने खुलकर मुस्कुराया और हल्की हवा के साथ खेतों में चक्कर लगाया। ओप्रानिक शहर सिनोह क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा शहर है जो जुबिलो शहर के पूर्व में स्थित है, खानों और मैदानों से अलग है। जुबिलो शहर के महानगर के निर्माण के लिए ओप्रानिक शहर के कुछ लोगों ने पहाड़ों के बीच से एक रास्ता बनाया जो अब ओप्रानिक गेट है। पहाड़ विशाल मैदानों और जंगलों से घिरे हुए थे जिनमें जादुई जंगल जैसे खतरनाक इलाके भी शामिल थे जो किसी भी साहसी व्यक्ति के लिए सिरदर्द बन सकते थे। इसलिए यान शियाओ ने पहाड़ों के चारों ओर से घूमकर जाने की योजना नहीं बनाई बल्कि सीधे गुफाओं में प्रवेश किया और ब्लैक गोल्ड शहर की ओर चल पड़ा। यात्रा शांतिपूर्ण रही। जुबेट्स के एक समूह को खदेड़ने और कई डेरा डाले हुए किशोरों को हराने के बाद यान शियाओ ब्लैक गोल्ड गेट से गुजरा और फिर से दिन का उजाला देखा। तब तक सूरज डूब रहा था और ये देखकर कि ब्लैक गोल्ड शहर अभी भी काफी दूर था, यान शियाओ के पास डेरा डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि मिल्टन उसका सक्षम सहायक था, फिर भी रात में यात्रा करना उसके लिए अच्छा विकल्प नहीं था। हमें आज रात जंगल में ही सोना होगा। तुम दोनों को अच्छी तरह आराम करना चाहिए, कल हमें एक कठिन लड़ाई लड़नी है। यान शियाओ ने एरबाओ के छोटे कटोरे में एनर्जी क्यूब्स और मूमो मिल्क डाला और धीरे से उनके सिर सहलाए। लेकिन मन ही मन वह प्याओताई के सबसे ताकतवर मोहरे क्रेनिडोस से निपटने की योजना बना रहा था। म्याऊं, मानो उसकी मनोदशा भांपते हुए कलिएज ने उसका हाथ खींचा और कानों से कोई बात नहीं का इशारा किया। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, यान शियाओ मुस्कुराया, फिर एरबाओ को गले लगाया और स्लीपिंग बैग में लेट गया। कुछ ही पलों में तंबू में सांसों की आवाज गूंज उठी। जैसे ही चमकीला चांद आसमान में ऊंचा था और रात की हवा सीटी बजा रही थी, दो छोटे छोटे जीव चुपचाप तंबू खोलकर बाहर निकल आए। गरज, रात के समय जंगल में खतरा मंडरा रहा था। कई शिकारी शिकार की तलाश में निकले थे और बीच बीच में गुस्से में दहाड़ रहे थे। म्याऊं म्याऊं, एरबाओ ने एक दूसरे को देखा और पास की झाड़ियों की ओर भागा। कुछ ही पलों में उस दिशा से लड़ाई की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। लिटिल रैबिट, प्रीवियस अध्याय 31 पालक खाने वाला कुत्ता ढूंढना। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक क्लब किट, बुक मार्केटिंग सर्विसेज, बुक रिव्यू सर्विस, बुक, ई-बुक रीडर डिवाइस, नॉवल राइटिंग कोर्सेज, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो, टोमोटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 32 जीवन के अनुभव। भोर होते ही जैसे ही सूर्य की पहली किरणें अंधेरे को चीरती हुई क्षितिज पर दिखाई दी, एक फीकी मछली के पेट जैसी सफेद आकृति उभरी। यान शियाओ, जो हमेशा जल्दी उठने वाला था, अपनी गहरी नींद से धीरे धीरे जागा। उसने आदत के अनुसार करवट बदली और कंबल में हाथ डालकर टटोला, लेकिन उसे जानी पहचानी रोएदार चोन नहीं मिली। अरे, यान शियाओ एकदम सीधा बैठ गया, ये देखकर कि उसके फ्रिजल और मिनी फ्लेम गायब हो गए हैं। इससे पहले कि वह उन्हें ढूंढने के लिए बिस्तर से उठता, पास से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। दहाड़, यान शियाओ का चेहरा बदल गया। कपड़े पहने बिना ही उसने अपने मिल्टन का पोके बॉल उठाया और दौड़ पड़ा। उसी क्षण जंगल में 3 पोकेमोन आमने सामने खड़े थे। उनमें से 2 बुरी तरह घायल फ्रिजल और मिनी फ्लेम थे, और उनके सामने एक उग्र, मानो पागल हो चुका ग्याराडोस खड़ा था। करीब से देखने पर पता चला कि ग्याराडोस के शल्क कई जगहों से चकनाचूर हो गए थे। उसकी बाइयां बुरी तरह घायल थी और खुल नहीं पा रही थी, और उसकी पूंछ और सिर परजीवी बीजों से उलझे हुए थे जो लगातार उसकी ताकत को सोख रहे थे। फिली, मिनीफॉक्स। इसी समय शोर सुनकर यान शियाओ वहां पहुंचा। स्थिति देखकर वह भौहें सिकोड़कर देखने लगा। म्याऊं, मिनो, दोनों पोकेमोन ने खुशी भरी मुस्कान के साथ यान शियाओ का अभिवादन किया, मानो वे अपनी जीती हुई चीजों का प्रदर्शन कर रहे हों। फिली के हाथों पर अभी भी जमे हुए घाव थे, मिनीफॉक्स पर दांतों के भयानक निशान थे और दोनों पोकेमोन की आंखें लाल थीं। ये सब देखकर यान शियाओ वहीं जम गया। एक गहरा और मार्मिक अनुभव उसके सिर से पैर तक छा गया। एक नजर में ही वह समझ गया कि उन्होंने पूरी रात बिना सोया तक परिश्रम किया है। उन्हें उम्मीद थी कि इस आखिरी समय में वे अपने कौशल को निखार सकेंगे और आज की लड़ाई को लेकर उसकी चिंता दूर कर सकेंगे। उनके हाव भाव और इरादे बर्फ में जलते कोयले, आसमान में चमकते गर्म सर्दियों के सूरज या अंधेरे में टिमटिमाते दीपक की तरह थे। वह उन्हें स्पष्ट रूप से देख, सुन और महसूस कर सकता था। गर्म, तीव्र, झुलसा देने वाला, उसका दिल उबलते हुए तालाब की तरह महसूस हो रहा था। सुबह की हवा मानो धूल का बादल लेकर आए हो, जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। यान शियाओ ने अपनी आंखें मली और धीरे से झुककर एरबाओ को गले लगाया। उसके घावों को प्यार से सहलाते हुए बोला, फिर ऐसा मत करना, ठीक है? मम, एरबाओ मुस्कुराया, उसकी सिकुड़ी हुई आंखें चमक उठी। गर्जना, उसी क्षण ग्याराडोस दहाड़ा, उनके कोमल पल को भंग करते हुए एक विशाल जल गोला छोड़ा, जलस्पंदन। यान शियाओ जैसे ही मिल्टन पोके बॉल निकालने वाली थी, एरबाओ ने उसे रोक दिया। मिचो, यान शियाओ, चलो शुरू करते हैं। मिनो, हाँ, हम कर सकते हैं। उनके चेहरों पर आत्मविश्वास देखकर यान शियाओ ने ऊपर देखा और वाटर पल्स की ओर मुंह करके बोली, ठीक है। कलियर, क्विक अटैक का इस्तेमाल करके मिनीफॉक्स को रास्ते से हटाओ। धमाका, वाटर बॉल जमीन पर फट गई, लेकिन एरबाओ पहले ही किनारे पहुंच चुकी थी। मौका देखकर यान शियाओ ने ग्याराडोस की स्थिति भी देखी। ग्याराडोस लेवल 35 एडवांस्ड। निस्संदेह यह एक जंगली ओवरलॉर्ड था, लेकिन फिर भी एरबाओ ने इसे चुनौती देने का फैसला किया। यान शियाओ की मुट्ठी थोड़ी कांपी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। मिमिफोक, शक्ति सोख लो। फिलॉन, मिमिफोक पर मिमिक का प्रयोग करो। म्याऊं, दोनों पोकेमोन ने एक साथ प्यारी सी आवाज निकाली और ग्याराडोस के शरीर से एक घना हरा प्रकाश निकला जो तेजी से उनकी ओर बढ़ा। दोहरे युद्ध में मिमिक के अप्रत्याशित प्रभाव होते हैं।
ग्याराडोस के शरीर पर प्रकाश की 2 किरणें दिखाई दी जो आक्रमण शक्ति में कमी का संकेत थी, जबकि दोनों पोकेमोन की सहनशक्ति कुछ हद तक बढ़ गई। गरज, दोनों नन्हे मुन्ने को फिर से जीवंत और ऊर्जावान देखकर ग्याराडोस की आंखें लाल हो गईं। उसकी पूंछ जमीन पर जोर से लगी, जिससे घास में दरार पड़ गई और वह हवा में ऊंचा उछला दोनों पोकेमोन की ओर झपटा। उसने अपनी पूंछ और सिर को बेतहाशा घुमाया, मानो वह अपना होश खो बैठा हो। उसने एक शक्तिशाली नॉर्मल टाइप मूव क्रोध का प्रयोग किया। शक्ति 120 शारीरिक आक्रमण प्रयोग के बाद लगातार हमले शुरू करता है और रुकने पर उपयोगकर्ता को भ्रमित कर देता है। यान शियाओ ने अपनी आंखें सिकुड़ी। मिनीफॉक्स, पीछे हटो और स्वीट सेंट का प्रयोग करो। कली ईयर थंडरबोल्ट, आगे बढ़ो। ग्याराडोस के शरीर पर कदम रखो और उसे विचलित करने के लिए शिफ्ट का प्रयोग करो। वास्तविक दुनिया में स्वीट सेंट मूव न केवल चकमा देने की दर को कम करता है बल्कि प्रतिद्वंद्वी की गति को भी कुछ हद तक धीमा कर देता है। तेज सुगंध के प्रभाव में ग्याराडोस की चाल धीमी हो गई। छोटा खरगोश कुछ बार उछला, ड्रैगन के शरीर पर कदम रखते हुए उसके सिर तक पहुंचा। अब कली ईयर थंडरबोल्ट, आंख पर निशाना साधो, पावर पंच के बाद डबल किक। मिनीफॉक्स, गीगा ड्रेन का प्रयोग करो। लंबे कान वाले थंडरबोल्ट ने जोरदार प्रहार किया जो उसकी एकमात्र बची हुई दाहिनी आंख पर लगा। ग्याराडोस दर्द से करा उठा, फिर डबल किक और गीगा ड्रेन के संयुक्त हमले से देर हो गया और लड़ने की क्षमता खो बैठा। मिकी, ये देखकर एरबाओ खुशी से उछल पड़ा और यान शियाओ की बाहों में लिपट गया। यान शियाओ ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में खुशी और उदासी का मिला जुला भाव था, लेकिन एरबाओ पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। ऐसा लगा जैसे उसकी बाहों में मौजूद दोनों नन्हे जीव भारी हो गए हों। शिविर में वापस आकर जब यान शियाओ एरबाओ को नाश्ता खिलाने ही वाला था तो उसने पाया कि वे पहले ही उसकी बाहों में सो चुके थे। उनके प्यारे से नन्हे चेहरों को निहारते हुए यान शियाओ ने आखिरकार काफी देर बाद हल्की सी मुस्कान दी। सच में मुझे पोकेमोन बहुत पसंद हैं। एरबाओ के सिर पर पेशाब करते हुए उसे उस पर यह बात और भी गहराई से समझ में आई। सभी जीव एक दूसरे से मिलते हैं और कुछ नया बनाते हैं। इसे ही तो बंधन कहते हैं, है ना? यान शियाओ ने अपनी बाहों में सो रहे एरबाओ को देखा। उसका दिल एक गहरी, मीठी और उमंग भरी गर्माहट से भर गया। डिंग, लेवल क्रॉस चैलेंज पूरा हुआ। 15 यूनिवर्सल टैलेंट पॉइंट्स मिले। एरबाओ के घावों पर दवा लगाने के बाद सिस्टम नोटिफिकेशन देर से आया। यान शियाओ भी उस रात एरबाओ की उपलब्धियों को देखकर हैरान रह गया। 17 जनरल टैलेंट पॉइंट्स, अटैक टैलेंट 3, स्पेशल अटैक टैलेंट 2, डिफेंस टैलेंट 3, स्पेशल डिफेंस टैलेंट 4, स्पीड टैलेंट 1। तुम दोनों रात भर क्या कर रहे थे? यान शियाओ के होंठ फड़फड़ाए। लेकिन उसे जल्द ही पता चल गया कि एरबाओ ने क्या किया था, क्योंकि अब उसका तंबू जंगली पोकेमोन माता पिता के एक बड़े समूह से घिरा हुआ था। बिना किसी अपवाद के उनमें से हर एक के पीछे एक या दो घायल छोटे जीव थे। अहम सभी, क्या मैं कुछ स्पष्टीकरण दे सकता हूँ? यान शियाओ ने तंबू के सामने खड़े होकर अजीब तरह से कहा। हालांकि उसके शब्द स्पष्ट रूप से बेअसर थे। एक जुबेट ने सबसे पहले वेनम पल्स छोड़ा, उसके बाद एक गोलरिक ने वाटर पल्स, एक स्टारएप्टर ने एयर ब्लेड, और यहाँ तक कि एक क्लिन ने क्रॉस सीजर से हमला कर दिया। हे भगवान, मिल्टेंक ने ब्लिजर्ड का इस्तेमाल किया। यान शियाओ ने तंबू समेटने की जहमत भी नहीं उठाई और एक पोकेबॉल फेंकी, अपने दोनों पोकेमोन को उठाया, साइकिल पर चढ़ा और तेजी से निकल गया। मिल्टेंक ने उसे एक पल के लिए रोकने की कोशिश की, फिर रोलआउट का इस्तेमाल करके उसका पीछा किया। जंगल में पोकेमोन से पीछा छुड़ाने में उसे पूरा आधा घंटा लग गया। उफ, अपनी प्रतिभा को निखारने का ये तेज तरीका तो है, पर थोड़ा खतरनाक भी लगता है। यान शियाओ ने माथे से पसीना पोंछा और पास ही ब्लैक रॉक शहर की गलियों की ओर देखा। उसने 1 घंटे में इतनी दूरी तय कर ली थी मानो आधा दिन लग गया हो। फायदा यह है कि यात्रा की गति कई गुना बढ़ गई है। हर चीज को तार्किक नजरिए से देखना चाहिए। मार्क्स सही थे। आह भरकर यान शियाओ थके हारे शहर की ओर चल पड़ा। तंबू की बात करें तो शायद नहीं। पोकेमोन के अभी के उत्साह को देखते हुए वापस जाने का मतलब शायद तंबू के अवशेष इकट्ठा करना ही होगा। प्यारा सा बच्चा, प्रीवियस अध्याय 32 जीवन के अनुभव। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, ई-बुक रीडर डिवाइस, ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन, पर्सनलाइज्ड बुक रिकमेंडेशंस, रैंडम नॉवल जनरेटर, हिस्ट्री, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81, यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश, अध्याय 33 काला सोना बाजार। पोकेमोन सेंटर पहुंचकर यान शियाओ ने 5 दिन के प्रवास पर कई सौ युआन खर्च किए। उसने बाकी के दिन ब्लैक रॉक सिटी में पैसे कमाने के अवसरों की तलाश में बिताने की योजना बनाई थी। एरबाओ के इलाज का इंतजार करते हुए यान शियाओ ने शियाओक्सी को फोन किया। कॉल जल्दी से कनेक्ट हो गया। वीडियो में हल्की रोशनी थी, लेकिन यान शियाओ को धुंधले तौर पर 2 बड़े सफेद गोल जीव दिखाई दिए। क्या समय हुआ है? शियाओक्सी ने चादर हटाई, उसकी नींद से भरी आंखें खुली, तभी उसे फोन का एंगल समझ आया। अगले ही पल यान शियाओ के फोन से एक लड़की की चीख सुनाई दी, फिर स्क्रीन काली हो गई। यान शियाओ ने अपनी जलती हुई नाक को ढंक लिया, शर्मिंदगी छिपाने के लिए नीचे देखने लगा। उसने अभी अभी जो खूबसूरत दृश्य देखा था वह बार बार उसके दिमाग में कौंध रहा था और उसके विचार भटकने लगे। तो नग्न होकर सोना वाकई स्वस्थ विकास का राज है। स्क्रीन सामान्य हो गई और पजामा पहने हुए शियाओकियान ने पूछा, कैसा चल रहा है? क्या तुम ब्लैक गोल्ड सिटी पहुंच गए हो? हाँ, लेकिन थोड़ी परेशानी आ गई। शायद मुझे आज दोपहर तुमसे मुकाबला करना पड़े। यान शियाओ ने कहा। उसकी नजरें अनजाने में नीचे चली गईं। मानो उसकी नजर को भांपते हुए शियाओकियान का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने धीरे से कहा, पाह, तुम तो आसानी से बच गए। तुमने क्या कहा? यान शियाओ को उसकी बात ठीक से सुनाई नहीं दी। मैंने कहा कि तुम एक गंदे इंसान हो। मैं फोन रख रही हूँ। इतना कहकर शियाओकियान ने फोन काट दिया। वह मुड़ी और बिस्तर पर लेट गई, करवटें बदलने लगी। मैं तो गई काम से, मुझे नग्न अवस्था में देख लिया गया है। क्या यान शियाओ को नहीं लगेगा कि मैं बहुत मोटी हूँ? हुताओ ने कहा था कि सिर्फ उसी जैसी लड़की सामान्य है। शियाओकियान कई बार करवटें बदली, फिर अचानक उठ बैठी। उसका चेहरा शर्मीलेपन से बिगड़ेलपन में बदल गया। नहीं, मैं बॉस हूँ। डर तो उसे लगना चाहिए। वो बदमाश यान शियाओ, उसकी आंखें मानो चमक रही थी, लेकिन वो बिल्कुल बेपरवाह होने का नाटक कर रहा है। ... यान शियाओ ने चुपचाप अपना फोन रख दिया। एरबाओ के इलाज के समय के बारे में पता किया और जाना कि वह दोपहर तक ठीक नहीं होगा। फिर उसने आसपास घूमने का फैसला किया। नहीं तो यहाँ रुकना उसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देगा और ज्यादा सोचने से वह कोई घातक गलती कर बैठ सकती है। ... ब्लैक गोल्ड सिटी ऊर्जा के उफान के लिए प्रसिद्ध।
यहाँ से निकाले गए कोयले के भंडार लगभग पूरी सिन्हों की ऊर्जा आपूर्ति करते हैं। शहर के नीचे मौजूद कोयले के विशाल भंडार के कारण पूरी भूमिगत भूमि की खुदाई की जा चुकी है, जिसमें खदानों की कई परतें बिछी हुई हैं। जमीन के ऊपर भूमिगत खदानों से निकलने वाले वेंटिलेशन शाफ्ट हर जगह दिखाई देते हैं, जिससे शहर की हवा कुछ हद तक प्रदूषित है और यह एक अत्यधिक औद्योगिक शहर जैसा लगता है। पोकेमोन का अंडा अपनी बाहों में लिए यान शियाओ उत्सुकता से चारों ओर देखने लगी। यहाँ ज्यादा इमारतें नहीं थी, अधिकतर आवासीय क्षेत्र थे। शहर के उत्तर पूर्वी कोने में ही एक विशाल संग्रहालय था, जिसका एकोपार प्रबलित कांच से घिरा हुआ था और दूर से ही दिखाई दे रहा था। अपने पिछले जीवन की यादों के अनुसार इस स्थान पर जीवाश्मों को पुनर्जीवित करने की एक अनूठी तकनीक थी और यह जीवाश्मों से पुनर्जीवित पोकेमोन के लिए एक अद्वितीय प्राचीन जीवन वातावरण बनाता था। इसके अलावा ये संग्रहालय खेल में मुफ्त था, जो इसे सबसे उदार और व्यापक संग्रहालय बनाता है। सड़कों पर भटकने के बाद भी कुछ न मिलने पर यान शियाओ ने संग्रहालय जाने का फैसला किया। अंदर प्रवेश करते ही पहली मंजिल विचित्र आकृतियों वाले कोयले और जीवाश्मों से भरी हुई थी। यान शियाओ ने लगभग 10 मीटर ऊंचा एक विशाल अयस्क का शिलाखंड भी देखा। मैंने सुना है कि ब्लैक गोल्ड कोल माइन खनन प्रतियोगिता फिर से शुरू हो रही है। पता नहीं इस बार कितने लोग रातों रात अमीर हो जाएंगे। हाँ, मुझे याद है पिछले साल किसी ने एक साथ 2 जीवाश्म खोदे थे। सबसे पूर्ण जीवाश्म तो संग्रहालय से 500,000 में बिका था। वह तो सिर्फ एक हिल में पोका जीवाश्म था। अगर वह पूरी तरह से विकसित पूर्ण जीवाश्म होता, जैसे कि सिकल हिल में पो या प्राचीन कवच, तो उसका प्रदर्शनी मूल्य और भी अधिक होता, शायद लाखों में बिकता। यान शियाओ चौंक गया और आगे बढ़कर पूछा, क्या मैं अभी भी इस खनन प्रतियोगिता में भाग ले सकता हूँ? बिल्कुल, संग्रहालय के मास्टर पियाओ ताई ने कहा है कि अगर आप उसी दिन पंजीकरण करवा लेते हैं तो आप भाग ले सकते हैं। दोनों से प्रतियोगिता के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के बाद यान शियाओ ने उन्हें धन्यवाद दिया और चला गया। खनन प्रतियोगिता में प्रशिक्षकों को एक पोकेमोन को खुदाई के लिए ले जाना होता है। इसमें भाग लेने के लिए 2000 लीग कॉइन लगते हैं। मिलने वाले कोयले को लीग मूल्य पर वापस खरीदा जा सकता है, जबकि जीवाश्मों को या तो पुनर्जीवित किया जा सकता है या प्रदर्शनी के लिए संग्रहालय को बेचा जा सकता है। पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर 2000 कॉइन में लागत निकालना निश्चित रूप से संभव है। ये कम निवेश से बड़े लाभ प्राप्त करने का एक शानदार अवसर है। यान शियाओ ने इस पर विचार किया। वह अपने कलीयर को गुफा में ले जाकर खुदाई कर सकता था। जीवाश्म मिलने से कुछ आर्थिक बोझ कम हो जाता। हाल ही में उसके दूसरे पोकेमोन का स्तर, भोजन और खर्च दोनों में काफी वृद्धि हुई है। ड्रीम स्पेस को प्रतिदिन 2 घंटे तक बनाए रखने के लिए 40,000 कॉइन लगते हैं और अंडे से बच्चे को निकालने में भी इससे अधिक खर्च आएगा। हालांकि वह पावर क्यूब्स बनाकर पैसे कमा सकता था, लेकिन बेरीज की उपलब्धता सीमित थी। उदाहरण के लिए ब्लैक रॉक सिटी में बेरी की दुकानें बहुत कम थीं। लकी सिटी की सारी बेरीज खरीदने के बाद भी उसने मुश्किल से 10 लाख से थोड़ा ज्यादा ही कमाया और खर्चों के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचा। सौभाग्य से अभी के लिए इतना काफी था। उसे बस अगली बार इटर्नल सिटी की यात्रा पर और बेरीज खरीदने की जरूरत थी। आखिरकार इटर्नल फॉरेस्ट के पास होने के कारण इटर्नल सिटी में सिन्हों के सबसे समृद्ध बेरी संसाधनों में से एक था। ट्रेनर बनना वाकई एक महंगा पेशा है। यान शियाओ ने आह भरते हुए पोकेमोन सेंटर में वापसी की। नज़जॉय से अपने पोकेमोन अंडे का इलाज करवाने के लिए कुछ हजार और खर्च करने के बाद एयरबाउ ठीक हो गया। जिम जाने की जल्दी किए बिना यान शियाओ अपने कमरे में लौटा और एयरबाउ को ड्रीम स्पेस में ले गया। कल की तरह ही कलियर ने अपने हेडफोन लगाए और हिलचल कटिंग जंपिंग का अभ्यास शुरू कर दिया। इस बीच मिनीफू फिल्म पैरासाइट देखता रहा और बार बार मौसम का पूर्वानुमान देखता रहा। 2 घंटे बाद डिंग फिल्म पैरासाइट देखने और मौसम का पूर्वानुमान देखने से मिनीफू की पैरासाइट सीड और वेदर बॉल में दक्षता मास्टर स्तर तक बढ़ गई है। डिंग चुचू कटिंग गेम में कलियर का कुल छलांग लगाने का समय 20 मिनट हो गया है, जिससे उसकी कूदने की दक्षता मास्टर स्तर तक बढ़ गई है। उसने 7 माइल फ्रेग्रेंस गाना 50 बार सुना है और रेन पे कौशल सीख लिया है। सिस्टम नोटिफिकेशन सुनकर यान शियाओ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जी हाँ, रेन पे वही खास कौशल था जो उसने पियाओ ताई के लिए तैयार किया था। क्रेसुला के मूव सेट में फ्लेम थ्रोवर मिनीफॉक्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन मिनीफॉक्स के पास फिलहाल प्रोटेक्ट या सब्स्टिट्यूट जैसे अजय मूव्स या प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले मूव्स नहीं है और यह खुद से रेन डांस भी नहीं सीख सकता। इसलिए यान शियाओ ने बनियाई से मदद मांगी और अपनी छोटी बहन की मदद करने के लिए बनियाई उम्मीदों पर खरा उतरा और सिर्फ 2 दिनों में रेन डांस की बुनियादी बातें सीख ली। बारिश में फायर टाइप मूव्स की शक्ति 50% कम हो जाती है, जो आने वाले जिम मुकाबलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अपने दोनों पोकेमोन को वापस बुलाकर यान शियाओ पोकेमोन सेंटर से बाहर निकला और दूर स्थित ब्लैक गोल्ड जिम की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे के भाव देखकर लगता है कि वह काफी आत्मविश्वासी है। कोने में बैठी हुताओ ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा, बेशक यान शियाओ का अतीत अच्छा नहीं है, वरना वो अब तक चैंपियन बन चुकी होती। उसके बगल में बैठी शियाओ कियान ने बाहें मोड़कर उस लंबे सीधे साधे व्यक्ति को देखकर मीठी मुस्कान दी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुताओ ने आंखें घुमाई और चुप रहना ही बेहतर समझा। प्यार में डूबी लड़की से उसके क्रश के बारे में बहस करना समझदारी भरा कदम नहीं था। प्रीवियस अध्याय 33 काला सोना बाजार। नेक्स्ट सेटिंग्स टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कवर मोर पर्सनलाइज्ड बुक रिकमेंडेशंस बुक मार्केटिंग सर्विसेज हिस्ट्री बुक्स और लिटरेचर बुक्स डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमोटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 34 कतार को आगे बढ़ाने का समीकरण अब पूरा हो गया है। शहर के दक्षिण में पहाड़ों के बीच बसी यान शियाओ एक कृत्रिम गुफा के प्रवेश द्वार तक गई। बाहर से देखने पर यह महज एक गुफा लग रही थी, लेकिन असल में यह अनोखा ब्लैक गोल्ड डोजो था। माफ कीजिए, क्या कोई अंदर है? यान शियाओ ने बाहर से आवाज लगाए। अंदर अंधेरा था, मानो कोई हो ही नहीं। वह बेवकूफ, क्या उसे नहीं पता कि पियाओ ताई एक खनिक है? दिन दहाड़े बिना अपॉइंटमेंट के वह हमेशा ब्लैक गोल्ड कोयला खदान में खनन करता रहता है। शियाओ कियान ने पास की एक बड़ी चट्टान के पीछे से होंठ सिकोड़ते हुए बुदबुदाया। हुताओ ने आंखें घुमाई। तो तुम यान शियाओ के लिए जिम लीडर को ढूंढने के लिए अभी उस कोयले की खदान में जाने पर अड़ी हुई थी। शियाओ कियान ने सिर हिलाया। हाँ, वरना यान शियाओ को एक और चक्कर लगाना पड़ता। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुताओ का खून खौल उठा। तो तुम सच में चाहती थी कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कोयले की धूल से सन जाए? उसकी आक्रामक नजर देखकर जियाओ कियान ने कमजोर स्वर में कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम एक गाइड डॉग हो? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुताओ अवाक रह गया।
माफ करना, मैंने गलती से इसे गंभीरता से ले लिया। हुताओ #% और तारांकन प्रतिशत ... जिम में यान जियाओ ने देखा कि वहां कोई नहीं था और वह जाने ही वाली थी कि पीछे से एक खुशमिजाज आवाज आई, क्या तुम ही हो जो जिम को चुनौती देना चाहते हो? यान जियाओ मुड़ी और उसने देखा कि एक युवक फावड़ा लिए और खनिकों वाले कपड़े पहने वहां खड़ा था। हाँ, माफ करना, मैं आमतौर पर खदान में मदद करता हूँ, इसलिए थोड़ी देर हो गई। मेरे साथ आओ। प्याओ ताई ने अपनी चाबी निकाली और द्वार खोल दिया। यान जियाओ उसके पीछे गुफा में चली गई। प्रवेश द्वार एक विशाल युद्ध अखाड़े में खुलता था जो चट्टानों से भरा हुआ था, एक विशिष्ट पथरीला इलाका। प्याओ ताई ने यान शियाओ के बनेरी और मिनीफॉक्स पर एक नजर डाली और कहा, तुम्हारे पहनावे से लगता है कि तुम अभी नौसिखिया ट्रेनर हो, है ना? जिम के नियम 3 बनाम 3 के हैं, क्या तुम इसे संभाल पाओगे? यान शियाओ हिचकिचाया और अजीब तरह से अपना सिर खुजाया। मेरे पास अभी सिर्फ 2 ही हैं। प्याओ ताई ने अपनी कमर पर बंधी घिसी हुई पोकेबॉल पर नजर डाली। तो तुम्हें शायद और पोकेबॉल जमा करनी होंगी, जब तक कि प्याओ ताई के अपनी बात पूरी करने से पहले ही यान शियाओ ने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे नहीं पता, क्या 2 बनाम 3 ठीक रहेगा? यान शियाओ ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाए। वह जिम में लड़ने के लिए मिल्टेन का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? जिम के एक कोने में हुताओ ने धीरे से बुदबुदाया। उसके बगल में खड़ी शियाओकियान ने अखाड़े में खड़े लड़के पर नजर डाली, अपना सिर झुकाया और होठों पर प्यारी सी मुस्कान लिए बोली, तुम नहीं समझोगे। क्लैंक। हुताओ ने शियाओकियान के माथे पर उंगली मारी, अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हें यहीं अकेला छोड़ दूंगा। आउच आउच आउच। शियाओकियान ने अपना सिर पकड़ लिया, दुखी दिख रही थी, लेकिन उसने कोई बहस नहीं की और अपनी नजर वापस अखाड़े पर टिका दी। ऐसा हो सकता है, लेकिन इस तरह बैज मिलना शायद मुश्किल होगा। यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे अपने साथी पर पूरा भरोसा है। ठीक है। प्याओ ताई ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ देर बाद दोनों पक्ष अखाड़े के किनारे पर खड़े थे। प्याओ ताई के कहने पर रेफरी बाहर से आ गया। नियम 2 बनाम 3 है, केवल चुनौती देने वाला ही पोकेमोन बदल सकता है। लड़ाई तब समाप्त होगी जब दोनों पक्षों के सभी पोकेमोन लड़ने में असमर्थ हो जाएंगे। अब गोल्डन रोड शहर का यान शियाओ ब्लैक गोल्ड शहर के जिम लीडर प्याओ ताई को चुनौती देता है। चुनौती देने वाला पहले हमला करेगा। मुकाबला शुरू होता है। बम्बलबी, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जाओ जियोड्यूड लेवल 20 मध्यम। लेवल देखकर यान शियाओ समझ गया कि प्याओ ताई उसे एक नौसिखिया होने के नाते विशेष रियायत दे रहे हैं। बिना किसी झिझक के यान शियाओ ने हाथ हिलाकर आदेश दिया, बम्बलबी चाम का प्रयोग करो। प्याओ ताई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, गेंद में बदल जाओ और फिर रोल आउट का प्रयोग करो। चाम एक मानसिक हमले की तरह काम करने वाला स्टेटस मूव है जिसे कम लेवल पर चकमा देना मुश्किल होता है, इसलिए उसने एक मजबूत हमले के लिए संयोजन मूव चुना। जियोड्यूड को लुढ़कते हुए पत्थर में बदलते और आक्रामक रूप से हमला करते देख यान शियाओ शांत रहा, पत्थर के पीछे छिप जाओ। बम्बलबी पत्थर के पीछे कूद गया, जिससे जियोड्यूड को लुढ़कने की दिशा बदलनी पड़ी और इस तरह उसका लुढ़कना बंद हो गया। यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान दी। मिल्टन को इतने लंबे समय तक खिलाने के कारण वह रोल आउट मूव को अच्छी तरह जानता था। जारी रखो, चाम का इस्तेमाल करो। मिजू कलियर ने दिलों का एक और गुच्छा फेंका और जियोड्यूड का अटैक स्टैक गिर गया। ये देखकर प्याओ ताई ने अनिच्छा से आदेश दिया, जियोड्यूड स्टील थर रॉक का इस्तेमाल करो। स्टील थर रॉक विरोधी के मैदान पर नुकीले पत्थर बिखेरता है। हर बार जब विरोधी अपनी जगह बदलता है तो उसे पत्थरों से चोट लगती है और उसका एचपी कम हो जाता है। 2 चाम हमलों के बाद जियोड्यूड का अटैक स्टैट 4 स्टेज गिर गया, जिससे वह हमला करने में असमर्थ हो गया और केवल सपोर्ट के लिए ही काम का रह गया। यान शियाओ की आंखों में मुस्कान आ गई। सच कहूं तो जिम लीडर्स द्वारा पोकेमोन बदलने की अनुमति न देने का नियम उसके लिए, जो चालाकी भरी रणनीति का माहिर था, बहुत आसान था। शारीरिक आक्रमणकारी जियोड्यूड 2 चाम हमलों के बाद लगभग बेकार हो गया था और एक साथ इस्तेमाल किए गए तीनों मूव्स में से कोई भी पीछे की पंक्ति में मौजूद मिनीफॉक्स के लिए खतरा नहीं था। अगर यान शियाओ प्याओ ताई होता तो वह अब तक हार मान चुका होता। मुझे याद आया, सेल्फ डिस्ट्रक्ट केवल 24वें लेवल पर ही सीखा जा सकता है। यान शियाओ ने धीरे से बुदबुदाया, प्रतिद्वंद्वी बदलने के अपने विचार को थोड़ा दबाते हुए। औपचारिक लड़ाइयों में वह आमतौर पर अपने कौशल को निखारने के लिए प्रतिद्वंद्वी के कौशल स्तर की जांच करने के लिए सिस्टम के कार्यों का उपयोग नहीं करता था। आखिरकार अगर उसका लक्ष्य नॉर्मल टाइप का मास्टर बनना था तो चरम लड़ाई में उसके प्रतिद्वंद्वी के पास निश्चित रूप से व्यापक कौशल स्तर होगा। मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा, यान शियाओ ने मन ही मन सोचा। जीत सुनिश्चित करने के लिए उसे थोड़ा और सतर्क रहने की जरूरत थी। कलियर इमिटेशन का इस्तेमाल करो। छोटा खरगोश वहीं ध्यान लगाकर बैठा रहा, तभी अदृश्य चट्टानें तैरती हुई आई और प्याओ ताई के खेल क्षेत्र में गायब हो गईं। जियोस्फीयर स्टॉम्प का इस्तेमाल करो। स्टॉम्प ये ग्राउंड टाइप का मूव है जिसमें जमीन पर जोर से पैर पटक कर विरोधी पर हमला किया जाता है, जिससे हर बार हमला करने पर विरोधी की गति एक स्टेज कम हो जाती है। विरोधी की गति धीमी करके सटीकता सुनिश्चित करना और फिर रोल आउट की शक्ति बढ़ाना बुरा तरीका नहीं है। यान शियाओ ने सिर हिलाया। रोल आउट का प्रभाव यह है कि हर बार हमला करने पर इसकी शक्ति बढ़ती जाती है। प्याओ ताई के नजरिए से पोकेमोन बदलने की सुविधा न होने के कारण इससे ब्रिलियंट की एचपी काफी कम हो सकती है। लेकिन यान शियाओ के होठों पर मुस्कान आ गई। इसे नजरअंदाज करो, रेन डांस का इस्तेमाल करो। जियोड्यूड ने अपनी मुट्ठी जमीन पर पटकी, जिससे ब्रिली के पैरों में हल्की सी कंपन हुई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। प्याओ ताई बेहद निराश था। धिक्कार है, उसका अटैक स्टैट 4 स्टेज कम हो गया। कोई भी नाराज हो जाएगा। समस्या ये थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी जियोड्यूड को बहुत पहले ही आसानी से हरा सकता था, लेकिन वे जानबूझकर समय बर्बाद कर रहे थे, जिससे उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पास शक्ति तो है, लेकिन उसका उपयोग करने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि उसका कौशल स्तर उच्च नहीं था, लेकिन बनी की केंद्रित बारिश से खुले मैदान में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। जियोड्यूड राउंड अप जोर रोल आउट। प्याओ ताई ने अपने माथे से पसीना पोंछा। उसके प्रतिद्वंद्वी की इस रणनीति ने उसे एक अजीब सा दबाव महसूस कराया। भले ही उसके पास स्टेमिना और पोकेमोन की संख्या अधिक थी, फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वापस आओ ब्रिल। यान शियाओ ने छोटे खरगोश को वापस बुलाया और दूसरा पोकेबॉल फेंका। मिमी ग्रोथ का इस्तेमाल करो। क्या अपने प्रतिद्वंदी को स्टील थर रॉक और रोल आउट दोनों के खिलाफ हठपूर्वक ग्रोथ का इस्तेमाल करते देख प्याओ ताई समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मिमी नहीं, मिमी ने अपनी मजबूत रक्षा शक्ति के बल पर रोल आउट और स्टील थर रॉक के संयुक्त हमले को झेल लिया। उसके शरीर से हरे रंग की रोशनी निकली और उसका अटैक और स्पेशल अटैक बढ़ गया। यान शियाओ मुस्कुराया और अपनी पुरानी गाली बुदबुदाई, तो अब स्वीपिंग फॉर्मूला पूरा हुआ। प्याओ ताई पसीना आ रहा है यार। प्रीवियस अध्याय 34 कतार को आगे बढ़ाने का समीकरण अब पूरा हो गया है।
नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक मार्केटिंग सर्विसेज, बुक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, रैंडम नॉवल जनरेटर, डिजिटल बुक लाइब्रेरी, बुक क्लब किट, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.8, यानामी एनालोगो, टोमोटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 35, टीम पुश पूरा हुआ। मिनीफॉक्स के चारों ओर एक झिलमिलाती हरी रोशनी थी जो यान शियाओ की आंखों में भी प्रतिबिंबित हो रही थी। मैदान के उस पार प्याओ ताई ने मिनीफॉक्स को देखते हुए भौहें चढ़ाईं। उसे लगा जैसे उसने इस अनजान पोकेमोन को पहले कहीं देखा हो, लेकिन ठीक से याद नहीं आ रहा था। हालांकि ग्रोथ का इस्तेमाल कर सकने के कारण इसके रूप रंग से यह संभवतः ग्रास टाइप का था। इसका मतलब था यह उसके तीनों पोकेमोन को पूरी तरह से बेअसर कर सकता था। लेकिन अगर यह ग्रास टाइप का है तो रेन डांस का क्या फायदा? प्याओ ताई ने आकाश में काले बादलों के छोटे से समूह की ओर देखा। अगले ही पल यान शियाओ के आदेश ने उसके प्रश्न का उत्तर दिया, मिनीफॉक्स वेदर बॉल का इस्तेमाल करो। क्या? प्याओ ताई का दिल जोर से धड़कने लगा। मिनीफॉक्स के सिर के ऊपर एक विशाल पानी का गोला बना और हल्की बारिश में जियोड्यूड की ओर तेजी से बढ़ा। बारिश में वेदर बॉल 100 पावर वाले वाटर टाइप स्पेशल अटैक में बदल जाती है और बारिश में इसकी पावर 50% बढ़ जाती है। इसके अलावा स्पेशल अटैक में लेवल 1 ग्रोथ बूस्ट से मिलने वाली 50% पावर और 4 गुना सुपर इफेक्टिवनेस फैक्टर को जोड़ें। इस अटैक की पावर 900 है। 3 जिंदगियां भी जियोड्यूड के लिए इसे झेलने के लिए काफी नहीं होंगी। वूश, वाटर बॉल जियोड्यूड के ऊपर फट गई, जिससे मैदान का एक बड़ा हिस्सा भीग गया और साथ ही प्याताई को ऐसा लगा जैसे किसी ने ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी हो। जियोड्यूड लड़ने में असमर्थ है। जिम लीडर, कृपया पोकेमोन बदलें। रेफरी के फैसले ने प्याताई को उसके सदमे से बाहर निकाल दिया। उसने जियोड्यूड को याद किया, उसकी निगाहें बेबसी और प्रशंसा से भरी थी। तो ये है रणनीति। सच कहूं तो तुम्हारे प्रदर्शन ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं किसी मशहूर रणनीतिकार का सामना कर रहा हूं। यान शियाओ बिना कुछ कहे मुस्कुराया। क्या तुमने सुना, हुताओ? प्याताई ने कहा कि यान शियाओ कमाल का है। शियाओ कियान ने हुताओ का हाथ पकड़कर हिलाया, जिससे उसके कपड़ों के नीचे की सफेद त्वचा में लहरें सी उड़ गईं। हुताओ, रुको रुको, अगर तुम मुझे ऐसे ही हिलाती रहोगी तो मैं बिखर जाऊंगा। अखाड़े में प्याओ ताई ने अपना दूसरा पोके बॉल फेंका। ओनिक्स, मैं तुम्हें चुनता हूं। गरज, ओनिक्स ने छोटे मिमिक्यू पर प्रकट होते ही दहाड़ मारी, लेकिन एक तेज अदृश्य पत्थर से तुरंत जमीन पर पटक दिया गया। ओनिक्स लेवल 25 मध्यम। लेवल देखकर यान शियाओ ने कोई रहम नहीं दिखाया। जारी रखो वेदर बॉल। म्याऊं, नहीं। एक विशाल जल गोला फिर से संघनित हो गया। ओनिक्स का विशाल शरीर बाधा बन गया। हालांकि प्याओ ताई ने समय पर दिक कमान दिया, फिर भी वह वेदर बॉल की चपेट में आ गया और तुरंत हार गया। ओनिक्स लड़ने में असमर्थ है। जिम लीडर, कृपया अपना पोकेमोन बदलें। रेफरी ने झंडा लहराया। वाह, यान शियाओ कमाल है। शियाओ कियान ने हुताओ को फिर से गले लगाया और कांपने लगी। हुताओ, प्याओ ताई ने अपने ओनिक्स को वापस बुला लिया। उसका चेहरा कुछ गंभीर था। अगले वाले से सावधान रहना। ट्रेनिडोस, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। धमाका, पोकेबॉल फट गई और मैदान पर एक नीले भूरे रंग का ड्रैगन के आकार का पोकेमोन प्रकट हुआ। उसके शक्तिशाली पिछले पैर और कठोर खोपड़ी उसकी अपार शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। ट्रेंडोस लेवल 31 एडवांस्ड। यान शियाओ ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मिनीफॉक्स वेदर बॉल। विशाल जल गोला फिर से संघनित हुआ और प्याओ ताई ने गहरी आवाज में कहा, दुर्भाग्यवश वेदर बॉल ट्रेंडोस को नहीं हरा सकती। फ्लेमथ्रोवर का प्रयोग करो। ट्रेनिडोस के मुंह से आग का एक प्रचंड स्तंभ निकला, जिसने जानबूझकर वेदर बॉल से बचते हुए सीधे मिनीफॉक्स की ओर कूच किया। स्पष्ट रूप से प्याओ ताई का इरादा इस रणनीति का इस्तेमाल करके मिनीफॉक्स को मार गिराने का था। मैदान पर उस छोटे से जीव को देखते हुए यान शियाओ ने अपनी टोपी का किनारा नीचे किया। मैं दोबारा वही गलती नहीं दोहराऊंगा। बूम, अगले ही पल वाटर बॉल और आग का स्तंभ एक साथ टकराए। भयंकर लपटों ने मिनीफॉक्स को अपनी चपेट में ले लिया, जबकि ट्रेनिडोस वाटर बॉल से जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से चीख उठा। बारिश में अभी थोड़ा समय बचा है। फायर टाइप फ्लेमथ्रोवर 50% कमजोर हो गया है और ट्रेनिडोस के पास केवल 30 स्पेशल अटैक है, बिना किसी स्टैब बूस्ट के। इसका मतलब है इस हमले को मेरा मिनीफॉक्स आसानी से झेल सकता है। यान शियाओ ने आदतन अपने आप से कुछ बुदबुदाया। हर शब्द के साथ उसकी आंखें और चमक उठ रही थी और आग की रोशनी में वह छोटी सी आकृति और भी स्पष्ट होती जा रही थी। इस क्षण उसे मिनिफ का जीतने का अटूट दृढ़ संकल्प महसूस हो रहा था और वह लपटों के बीच भी उसकी दृढ़ता और लगन को महसूस कर सकता था। उसके सुंदर चेहरे पर मुस्कान खिल उठी और यान शियाओ के शब्द गूंज उठे, मिनिफ अंतिम सुपर एब्जॉर्प्शन। क्या? प्याओ ताई आश्चर्य से बोला। स्तर में इतना पीछे होने के बावजूद प्रतिद्वंद्वी ने अपनी लड़ने की क्षमता नहीं खोई। इससे पहले कि वह आदेश दे पाता, ट्रेनिडोस के शरीर से घनी हरी रोशनी निकली और तेजी से मिनिफ के चारों ओर जमा हो गई। लपटें शांत हो गईं और उसका झुलसा हुआ काला रंग जीवंत हरे रंग में बदल गया। आओ! ट्रेनिडोस दहाड़ा और भारी भरकम होकर जमीन पर गिर पड़ा। ट्रेनिडोस लड़ने में असमर्थ है। विजेता यान शियाओ है। कमान ध्वज लहराते ही यान शियाओ के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने मन ही मन कहा, टीम पुश पूरा हुआ। मिनिफ यान शियाओ की बाहों में कूद पड़ा। उसके सिर पर लगे बीज से मीठी सुगंध आ रही थी। वह स्पष्ट रूप से बहुत खुश था। वाह, मिनीफू तो कमाल है। यान शियाओ मुस्कुराया और उस नन्हे जीव को कसकर गले लगा लिया। अगले ही पल उसकी बाहों से एक गर्म सफेद रोशनी निकली, चमकीली लेकिन आंखों को चकाचौंध करने वाली नहीं, किसी कीमती जहर की तरह जिसे अनगिनत वर्षों तक स्वर्ग और पृथ्वी के सार को सोखकर पोषित किया गया हो, धूल साफ होने के बाद चमक रहा हो। यह विकास है। यान शियाओ की आंखें इस सफेद रोशनी से जगमगा उठी। उसकी आवाज दुर्लभ उत्साह से कांप रही थी। कुछ ही क्षण बाद घास की स्कर्ट पहने एक नन्हा जीव उसकी बाहों में प्रकट हुआ। उसके सिर पर मौजूद बीज 2 गुच्छों में बदल गया, जो दोनों ओर ऊपर की ओर उठते हुए 2 जुड़ों जैसे दिखते थे और बीच में 4 पत्तियों वाले तिपतिया घास से जुड़े हुए थे। वह पहले से अधिक स्त्री जैसी दिखने लगी। उसका पहले का दयनीय छोटा मुंह अधिक कोमल हो गया और उसकी गहरी आंखें काफी बड़ी हो गईं। उसके किनारों पर मौजूद हरी भुजाएं उसकी लंबी हरी स्कर्ट में सहजता से घुल मिल गई थीं और उसके पहले के छोटे पैर अब लंबे और पतले हो गए थे, जो स्कर्ट के किनारे में छिपे हुए थे। वह मनमोहक छोटी सी जीव एक सुंदर और आकर्षक युवती में बदल गई थी। ऑलिन्यू लेवल 24 मध्यम। क्षमता अर्ली बर्ड, नींद के समय का 50%। टैलेंट 354 बेस 2 बेस अधिकतम 354। HP 60, आक्रमण 30, रक्षा 80, विशेष आक्रमण 74, विशेष रक्षा 80, गति 30। मित्रता 168। सीखे गए मूव्स, गीगा ड्रेन, ग्रास नॉट।
निपुण कौशल, मीठी सुगंध, विकास, शक्ति अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण, विदाई उपहार, मौसम गेंद, धूप वाला दिन, जोंक का बीज आदि। निपुण कौशल, घास का मैदान। विवरण, ओरियन अपने प्रशिक्षक के साथ तालमेल के कारण समय से पहले विकसित हो गया है और अपनी प्रतिभाओं के सही आवंटन और शक्तिशाली वंश के कारण अपनी प्रजाति की चरम सीमा तक पहुंच गया है। इसे अपनी टोकरी में बैठकर अपने प्रशिक्षक के लिए धूप वाला दिन गाना बहुत पसंद है। अतुलनीय प्रतिभा के आंकड़े, प्रतिभाओं का उत्तम आवंटन, दोनों प्रतिरोधों में लगभग 100। निस्संदेह ओरियन अब यान शियाओ की बाहों में अकेला खड़ा हो सकता है। अपनी उत्तेजना को दबाते हुए यान शियाओ आधा नीचे बैठ गया। 70 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पहुंच चुके उस छोटे से जीव को देखते हुए मुस्कुराया। बधाई हो ओरियन। ओरियन ने अपनी आंखें सिकुड़ी और फिर से यान शियाओ की बाहों में कूद गया। शियाओ कियान, प्रीवियस अध्याय 35 टीम पुश पूरा हुआ। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, अर्बन यूथ नॉवेल्स, बुक क्लब किट, बुक मार्केटिंग सर्विसेज, रैंडम नॉवल जनरेटर, फिल्म टीवी एडेप्टेशंस, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.8 यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 36 मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से पसंद करता रहा हूँ। इसी क्षण प्याओता एक धूसर बैज लिए हुए आगे बढ़ा। क्या शानदार रणनीति है। चलो यान शियाओ, ये कोल बैज तुम्हारा है। यान शियाओ ने बैज लेते हुए प्याओताई के असहाय और अनिच्छुक चेहरे को देखा और झिझकते हुए अपनी नाक छुई। माफ कीजिए जिम लीडर प्याओताई, 2 बनाम 3 के मुकाबले में हमें कुछ थोड़ी बेशर्म चालें चलनी ही पड़ती हैं। प्याओताई के होंठ फड़फड़ाए और उसने चिड़चिड़ाते हुए कहा, ऐसा मत कहो, तुमने सच में एक ऐसी खामी ढूंढ ली है जहां तुम किसी को बदल नहीं सकते। ये सोचकर कि जियोडूड इतना लुढ़का कि उससे धुआं निकलने लगा लेकिन उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उसे बहुत गुस्सा आया। यान शियाओ ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए चुप रहा। दरअसल अंत में प्याओताई ने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका था। अन्यथा यान शियाओ इतनी आसानी से नहीं जीत पाता। अगर यान शियाओ पर 2 चाम अटैक हुए होते तो वह अपना आखिरी मूव नहीं दिखाता जिससे उसे और भी सामरिक विकल्प मिल जाते। और जियोड्यूड के मूव पूल में सैंडस्टॉर्म मौसम बदलने का एक विकल्प है। रेनी डे की क्षमता बाधित होते ही वेदर बॉल का बूस्ट खत्म हो गया जिससे यान शियाओ को स्वीप के लिए गीगा ड्रेन का सहारा लेना पड़ा। इससे गीगा ड्रेन की प्रभावशीलता काफी कम हो गई। इस बीच स्टीव द रॉक भी एक कमजोरी बन गई जिसने सीधे ओनिक्स की स्टडी क्षमता को बेअसर कर दिया जिससे वह नॉकआउट हो गया। तीसरे मुकाबले में प्याओताई का मनोबल स्पष्ट रूप से डगमगा गया, यहाँ तक कि उसने फ्लेम थ्रोवर का उपयोग करके ट्रेड करने की कोशिश भी की। हालांकि रेनी डे की क्षमता का समय बहुत कम बचा था और मिनीफॉक्स की रक्षा क्षमता उसी स्तर के अन्य पोकेमोन की तुलना में कहीं बेहतर थी जिसके परिणामस्वरूप उसने स्वीप कर दिया। अंततः यान शियाओ को शुरुआती बढ़त का फायदा मिला। आखिर पहली बार किसी जिम में मुकाबला कर रहे व्यक्ति को कौन मात देने की कोशिश नहीं करेगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यान शियाओ चालाक था और उसने प्याओताई को बड़ी कुशलता से मात दे दी थी। लड़ाई के बारे में अपने विचारों को थोड़ा याद करते हुए यान शियाओ ब्लैक गोल्ड जिम से बाहर निकल गया। तभी उसके कान में एक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज आए। डिंग, मुख्य क्वेस्ट, पहला जिम चैलेंज पूरा हुआ। इनाम, स्किल डिस्क, आत्म प्रेरणा, लॉटरी ड्रॉ, अटैक X1। आत्म प्रेरणा खुद को प्रोत्साहित करता है, अटैक और स्पेशल अटैक दोनों को एक लेवल बढ़ाता है। डिंग, नया मुख्य क्वेस्ट जारी किया गया है, कृपया क्वेस्ट पैनल देखें। सिनो जिम चैलेंजर, आवश्यकताएं, सिनो क्षेत्र के किसी जिम को चुनौती दें और संबंधित जिम बैच प्राप्त करें। इनाम, चुनौती की कठिनाई और बैच की संख्या के आधार पर स्किल डिस्क और मास्टर पॉइंट्स। बुरा नहीं है। यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान दी। आत्म प्रेरणा के साथ ब्रिलियंट की बैटन पास रणनीति को अब एक महत्वपूर्ण बूस्ट स्किल मिल गया है। उसने डिस्क चुनी और ब्रिलियंट के पोके बॉल पर उसका इस्तेमाल किया। इससे पहले कि वह अपने बनी को प्रभाव देखने के लिए छोड़ पाता, उसकी आंखों पर कोमल छोटे हाथों की एक जोड़ी ने दस्तक दी। अनुमान लगाओ मैं कौन हूं। अगर तुम्हारा अनुमान सही रहा तो। लड़की के बोलने से पहले ही यान शियाओ ने बीच में टोकते हुए कहा, ये शियाओ कियान है। अरे मजा नहीं आया, तुमने कैसे अनुमान लगाया। यान शियाओ ने अपना हाथ छुड़ाया, पीछे मुड़ी और देखा कि वह सुंदर लड़की अपने गुलाबी होठों को सिकोड़कर वहीं पर पैर पटक रही थी। असल में मैंने अनुमान नहीं लगाया, तुमने बताया। बोलते बोलते उसकी निगाहें एक खास अंक पर ठहर गईं और यान शियाओ खुद को रोक नहीं पाया और उसके पीछे सिरने के उस अद्भुत एहसास का आनंद लेने लगा। उसके मन में एक ख्याल आया। फिर लड़की के आंखों के नीचे काले घेरे देखकर यान शियाओ ने धीरे से कहा, तुम अचानक मुझसे मिलने क्यों आ गई। क्या तुम रात भर जागती रहीं। मुझे चिंता थी कि तुम अपने पहले जिम मुकाबले को लेकर घबराई हुई होगी। शियाओ कियान ने अपनी शर्मिंदगी छिपाने की कोशिश करते हुए इधर उधर देखा। वैसे भी तुमने मिल्टन को इतने दिनों से वापस नहीं किया है, मुझे उसे देखना ही था, है ना हुताओ। हाँ। हुताओ ने इशारा किया कि उसका पेट भरा हुआ है और वह और नहीं खाना चाहती। ठीक है। यान शियाओ ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मिल्टन की पोके बॉल वापस रख दी। उसके साथ मिल्टन का रोजमर्रा का जीवन उतना चिंतामुक्त नहीं था जितना कि फार्म पर था। पोके बॉल लेते हुए शियाओक्सी को थोड़ी सी अफसोस हुई और उसने चिंता भरी नजर से उसे देखते हुए कहा, असल में कोई बात नहीं, मैं और मेरे दोस्त पहले से ही बहुत ताकतवर हैं। तुमने देखा ना। यान शियाओ मुस्कुराया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम चुपके से देखने आई थी। हे शियाओक्सी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बात संभाल ली। मुझे जिम लीडर को वापस बुलाना पड़ा, नहीं तो तुम कल तक जिम को चुनौती नहीं दे पाओगी। हुताओ ने बीच में टोकते हुए मानो मीठे रोमांटिक माहौल को तोड़ने की कोशिश की हो। यान शियाओ चौंक गया, तभी उसे प्याओताई के शब्दों का मतलब समझ आया। तुम जिम को चुनौती देने जा रही हो। रोजाना इतनी छोटी छोटी बातों की चिंता मत करो, तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। उसने हाथ बढ़ाकर शियाओक्सी के बालों को सहलाया। उसे उस सुबह फोन पर उसकी सुस्त शक्ल याद आ गई और थोड़ी उदासी के साथ बोला, तुम्हें अभी तक समय के अंतर की आदत नहीं पड़ी है ना। तुम्हारी आंखें लाल हैं। शियाओक्सी ने मीठी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ। उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। हुताओ की आंखों में हल्के से आंसू आ गए। क्या मैंने खुद जाकर मालिक को फोन नहीं किया था। तुम्हारी बात आती है तो सारा ध्यान शियाओक्सी की चिंता पर ही क्यों चला जाता है। तो मैं जाऊं खेत और रेडियो स्टेशन के कामों की वजह से शियाओक्सी और हुताओ ज्यादा देर नहीं रुके। हुताओ के बार बार कहने पर यान शियाओ उन्हें एयरपोर्ट जाने वाली शटल बस तक छोड़ने गया। तो फिर घर पर इंतजार करना, मैं हमारा सपना जरूर पूरा करूंगा। ढलते सूरज के नीचे यान शियाओ ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया।
बस की खिड़की से शियाओक्सी ने भी हाथ हिलाया। उसका हमेशा की तरह प्यारा और मासूम चेहरा थोड़ी झिझक से भरा हुआ था। ची, एक मशीनी घिसने की आवाज़ के साथ शटल बस धीरे धीरे चलने लगी। दूर देख रहे लड़के की आकृति धीरे धीरे छोटी होती गई और धुंधली हो गई। यान शियाओ, शियाओक्सी अचानक चिल्लाए। उसकी मीठी आवाज़ में पहली बार दृढ़ता थी। हुताओ को आश्चर्य हुआ जब वह सीधे बस की खिड़की से कूद गई, लड़खड़ा गई और यान शियाओ की ओर दौड़ पड़ी। ड्राइवर, बस रोको, हुताओ ने जल्दी से आवाज़ लगाए। बस के पीछे लड़की पहले ही यान शियाओ की बाहों में ऐसे गिर पड़ी थी जैसे कोई चिड़िया आश्रय मांग रही हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। अगर मैं तुम्हें खो दूं तो क्या होगा? यान शियाओ की सांस अटक गई। उसका दिल जैसे किसी ने उसे चोट पहुंचाई हो, बिजली की तरह। उसके आंसू धीरे से पहुंचते हुए उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बस लड़की की कमर में अपनी बाहें लपेट ली, उसे कसकर पकड़ लिया, मानो उसे अपने शरीर में समाहित करना चाहता हो। सांसें इतनी करीब, एक कोमल गर्म आलिंगन। यान शियाओ ने उसके बालों की खुशबू को महसूस किया, अपनी आंखें सिकुड़ी और लड़की के थोड़े गोलमटोल गालों को थाम लिया। उसकी खूबसूरत गुलाबी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे उसकी ठुड्डी उसके करीब आती गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। शियाओ की आंख सोचने समझने की शक्ति खो बैठी। चमकीले सूर्यास्त के नीचे उनकी परछाइयां आखिरकार एक हो गईं। डॉट 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 डॉट। काफी देर बाद शियाओ की आंख आखिरकार यान शियाओ के आलिंगन से मुक्त हुई। जोर जोर से सांस ले रही थी, उसके गाल लाल हो गए थे। उसने उसे ध्यान से देखा और आखिरकार दोनों मुस्कुराए। मैं तुम्हें बहुत बहुत लंबे समय से पसंद करती हूँ, लड़की ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कह दी। यान शियाओ ने हाथ बढ़ाकर उसकी पतली कमर को गले लगाया। मुझे पता है, बस शायद मुझे थोड़ा देर से एहसास हुआ। उसने उसके बिखरे बालों को समेटा, उसकी कोमल ठुड्डी को फिर से उठाया और उसके गुलाबी होठों को चूमा। उफ, हम डॉट 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 डॉट। 10 मिनट बाद, अरे पूरी बस घूर रही है। हुताओ बस से उतरी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसने गले लगे दोनों को देखते हुए चिढ़कर कहा, शियाओ कियान ने यान शियाओ को पॉप की आवाज़ के साथ छोड़ा और जल्दी से पीछे मुड़ी। उसने बस में बूढ़े पुरुषों और महिलाओं की एक कतार देखी, यहाँ तक कि ड्राइवर के चेहरे पर भी एक बड़ी मुस्कान थी। मैं तो गई, कितनी शर्मनाक बात है। शियाओ कियान ने अपना चेहरा ढंग लिया और चुपके से बस में चढ़ गई। यान शियाओ ने उसे जाते हुए देखा। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। डॉट डॉट डॉट। शियाओ कियान, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बहुत समय से। प्रीवियस अध्याय 36। मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से पसंद करता रहा हूँ। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, बुक क्लब किट, नॉवल राइटिंग कोर्सेज, बुक मार्केटिंग सर्विसेज, बुक्स और लिटरेचर, बुक राइटिंग सॉफ्टवेयर, ई बुक रीडर डिवाइस, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.1 यानामी एनालोगो टोमोटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 37 खनन प्रतिस्पर्धा। रात हो गई और चांदी जैसी चांदनी पोकेमोन सेंटर की दूसरी मंजिल की खिड़की पर पड़ रही थी। कमरे के अंदर यान शियाओ हमेशा की तरह पोकेमोन अंडे को पहुंच रहा था। पहुंचने के बाद उसने उस पर अंडे से बच्चे निकलने का रस समान रूप से लगाया। भनभनाहट, एक रहस्यमयी लहर फैल गई और पोकेमोन अंडा हल्की बैंगनी रोशनी से जगमगा उठा। उससे एक आत्मीयता का आभास हुआ। यान शियाओ पहले तो चौंक गया, फिर उसे एहसास हुआ कि पोकेमोन अंडा फूटने ही वाला है। हालांकि मैं तुम्हें नहीं जानता, फिर भी तुम्हारा पहले से स्वागत है। भनभनाहट, पोकेमोन अंडा फिर से कांपा, मानो उसके शब्दों का जवाब दे रहा हो। यान शियाओ हल्का सा मुस्कुराया, उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। वह ओरियन और ब्रिलियंथी को स्वप्नलोक में ले गया। विकास के बाद ओरियन आखिरकार वीडियो गेम में प्रशिक्षण शुरू कर सकता है। डिंग, ओरियन ने गार्ड कौशल प्रवीणता प्रशिक्षण चुना है। उद्देश्य, समरनर रिफ्ट में चैंपियन ब्रॉम द हॉट ऑफ फेलजोर का चयन करें और हमले को रोकने के लिए ई कौशल अटूट का उपयोग करें। डिंग, जुआन ने आत्म प्रेरणा कौशल प्रशिक्षण चुना है। लक्ष्य, बिलीव इन योरसेल्फ 0 पॉइंट बैंड, गीत को गुनगुनाना, बजाना और प्रस्तुत करना सीखना। यान शियाओ ने पहले कौशल दक्षता के बारे में कियानली से परामर्श लिया था। पहला चरण, अधिग्रहण। इसका अर्थ है कि आप कौशल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें पूरी तरह से निपुण नहीं हैं। हो सकता है कि आप सटीकता खो दें या दबाव या भय में इसका उपयोग करने में असमर्थ हों। दूसरा चरण, निपुणता। इसका अर्थ है कि आपने कौशल में महारत हासिल कर ली है और सामान्य परिस्थितियों में मानक प्रभाव प्राप्त कर लिया है। ये वह चरण है जहां आप वास्तव में युद्ध में इसका उपयोग कर सकते हैं। वर्तमान में सिस्टम की मदद से एबाओ ने अपने अधिकांश कौशलों में निपुणता का स्तर प्राप्त कर लिया है। आगे की निपुणता के लिए दीर्घकालिक संचय की आवश्यकता होगी। तीसरा चरण, निपुणता। इस स्तर पर पूर्णता की स्थिति तक पहुंचने के लिए व्यापक अभ्यास की आवश्यकता होती है, जिससे कौशल के उपयोग का समय कम हो जाता है और युद्ध में पहल करना आसान हो जाता है। यह अन्य कौशलों के साथ संयोजन के लिए भी एक पूर्व शर्त है। चौथा चरण, और प्राप्त करना सबसे कठिन, ट्रांसेंडेंस, उत्कृष्टता। जैसा कि नाम से पता चलता है, दक्षता का ये स्तर कौशल में महारत की पराकाष्ठा को दर्शाता है। पोकेमोन का अपनी चालों पर नियंत्रण सहज महारत की स्थिति तक पहुंच जाता है, जिससे वह एक ही चाल का 2 बार तेजी से उपयोग कर सकता है या अन्य चालों के साथ मिलाकर उनके रूप और प्रभाव को बदल सकता है, जिससे एक प्रकार का रूपांतरण प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, एनीमे में ऐश और लियोन के बीच अंतिम लड़ाई में सुनहरी बिजली से घिरे पिकाचू ने फ्रेंडशिप थंडरबोल्ट का प्रयोग किया और लियोन के सबसे शक्तिशाली चारिजार्ड को सीधे मुकाबले में हरा दिया। ये स्वयं थंडरबोल्ट के एक दूरस्थ हमले के रूप में उपयोग करने के तरीके में बदलाव को दर्शाता है। इससे पहले जब यान शियाओ ने सेनरी के अतिसक्रिय एपिक्सिस से लड़ाई की, तो मिल्टन के एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्वेल अप स्तर का उपयोग थोड़े समय में लगातार किया गया, जिससे वह घुटन भरी लय के बीच सफलतापूर्वक क्षति को सहन कर सका और युद्ध का रूप मोड़ दिया। उच्च कठिनाई वाली रणनीतियों को अंजाम देने के लिए अपर्याप्त दक्षता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए चूंकि एबाओ की वर्तमान प्रतिभा में कोई खास कमी नहीं है, यान शियाओ अपनी सामरिक प्रणाली विकसित करने के साथ साथ कौशल दक्षता में सुधार को प्राथमिकता देने की योजना बना रहा है। ओरियन, जो एक निष्क्रिय चरित्र है, के लिए अपनी स्थिति को बनाए रखने की क्षमता में महारत हासिल करना आवश्यक है। साथ ही कलियर की आत्म प्रेरणा भी उत्तराधिकारी प्रणाली के लिए एक अनिवार्य बफ कौशल है, इसलिए इसके सुधार को प्राथमिकता देना उचित है। एबाओ को अपनी ट्रेनिंग शुरू करते देख यान शियाओ ने भी एक रैंक वाला गेम खेलने का फैसला किया। कमरे में आते ही उसने बिजली की तेजी से अपने दिमाग से एक वाक्य टाइप किया। मेरे पास एक बड़ी तलवार है, 3 एल यासुओ, वरना मैं फीड कर दूंगा। मिडलेन वाला पेस्ट, मुझे मिडलेन में जगह दो, मैं सियोन को फीड करूंगा और 10 मिनट में हाई ग्राउंड पर पुश करूंगा। 15 गेम की जीत का सिलसिला तुम देख सकते हो, बस आराम से बैठो।
यान शियाओ के जवाब देने से पहले ही उसके टीममेट रैंक के लिए बेताब हो गए थे। स्क्विर्टल का सिर, सच में गॉडफादर। ब्लाइंडेड ली सिन, टॉप लेन वाले ली सिन, कृपया टीमों को बैन कर दो, धन्यवाद। उन्होंने चुपचाप यासुओ को भी बैन कर दिया, जिससे पता चलता है कि वे भी कैरी होना चाहते थे। यान शियाओ। अंत में यान शियाओ को एक एड कैरी की जगह मिली। चुपचाप एक सुनहरे बालों वाले लड़के पर क्लिक करते हुए सोलो क्यू एडिकांत एजरियल। 2 घंटे बाद स्क्रीन पर 5वीं बार हार शब्द दिखाई दिया। क्या आप पूछेंगे कि वह 2 घंटे में 5 बार क्यों हारा? क्योंकि वह 10 मिनट में अपने हाई ग्राउंड पर पहुंच गया। बैंग। यान शियाओ ने अपने हेडफोन पटक दिए। धिक्कार है, पुनर्जन्म के बाद भी मेरे पास ये नाकाबिल टीममेट्स हैं। निराश होकर वह अपने पोकेमोन को वापस असली दुनिया में ले गया और शांति से सो गया। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें गहरे भूरे रंग के ब्लैक गोल्ड शहर पर पड़ी, यान शियाओ जाग गया। जल्दी से नहाने के बाद उसने अपने पोकेमोन को कुछ एनर्जी क्यूब्स खिलाए, फिर अपने पोकेमोन के अंडे को शहर के दक्षिण में स्थित ब्लैक गोल्ड कोयला खदान में ले गया। वहां कई प्रशिक्षक और खनिक जमा थे। वार्षिक खनन प्रतियोगिता 1 घंटे में शुरू होने वाली थी। एक विशाल चट्टान पर खड़े प्याओताई ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, ब्लैक गोल्ड कोल माइनिंग प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। पिछले वर्षों की तरह प्रतियोगिता शुरू होते ही आप कोयले की खान में खुदाई और खोज करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपके द्वारा खोदी गई वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया जाएगा। सूर्यास्त से पहले अपनी खोजों के कुल मूल्य में सबसे अधिक मूल्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस वर्ष की खनन प्रतियोगिता का विजेता होगा और उसे अतिरिक्त 200,000 अलायंस कॉइन्स मिलेंगे। कलियर। बाद में शुभकामनाएं। यान शियाओ ने अपने कंधे पर बैठे छोटे खरगोश को सहलाया। कलियर अपने फाइटिंग टाइप मूव्स के साथ ओरियन की तुलना में चट्टानों को तोड़ने के लिए बेहतर है। मवाह। छोटा सा खरगोश प्यारी सी म्याऊं करते हुए अपने कान उसके गाल से रगड़ने लगा। यान शियाओ के शुरुआती साथी के रूप में कलियर की आत्मीयता लगातार बढ़ रही थी। अगर एवरेस्टोन न होता तो यह किसी भी क्षण बनियर में विकसित हो सकता था। जाहिर है, विकसित होने से पहले यान शियाओ ने पूर्व आवंटन और लक्षित प्रशिक्षण के लिए अधिक प्रतिभा जमा करने की योजना बनाई थी। जल्द ही लोगों की भीड़ के साथ चलते हुए यान शियाओ को प्याओताई से एक कुदाल और टोकरी मिली। ईमानदारी से कहें तो सभी के औजार मानकीकृत थे और प्रत्येक व्यक्ति केवल एक पोकेमोन ला सकता था, बाकी को उनके पोकेबॉल में वापस कर दिया जाता था। मेरा साथी यह है ब्रिस्टल। जैसे ही यान शियाओ ब्रिस्टल के बारे में जानकारी ले रहा था, उसके बगल वाले वर्कशॉप से एक शक्तिशाली आभा निकली। एक ओरसारिन ने अपनी छाती पर की और आसमान की ओर दहाड़ा। उसके पीछे जेब में हाथ डाले एक सफेद बालों वाला लड़का शिंजी खड़ा था। वाह, क्या संयोग है। यान शियाओ ने लड़के को सिर हिलाकर अभिवादन किया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शिंजी ने अपने कंधे पर बैठे ब्रिस्टल पर एक नजर डाली, कुछ नहीं कहा और खदान में जाने के लिए मुड़ गया। यान शियाओ को कोई आपत्ति नहीं थी और ह्योता से प्रोत्साहित होकर वह भी अंदर चला गया। इससे पहले कि वे और अंदर जाते, गुफा के प्रवेश द्वार के एक कोने से शिंजी की आवाज आए, लगता है तुम्हें कोल बैज मिल गया है। मुकाबला करना चाहोगे? लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 2 ही हैं। यान शियाओ ने कंधे उचका दिए। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शिंजी ने भौहें चढ़ाईं। बस कह दो कि तुम लड़ना नहीं चाहते। जिम चैलेंज के लिए कम से कम 3 पोकेमोन चाहिए, है ना? यान शियाओ ने आह भरी और अपना कंधा थपथपाया। मैंने 2 के मुकाबले 3 से जीत हासिल की। वह मुड़ा और चला गया, फिर कोने पर आकर बोला, जब मेरी टीम पूरी हो जाएगी तो मैं तुमसे सलाह जरूर लूंगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शिंजी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने अविश्वास से खुद से कहा, 2 के मुकाबले 3। उस अविकसित कलियर के साथ। और क्या वह नौसिखिया नहीं है? दुर्भाग्य से यान शियाओ बहुत दूर जा चुका था और कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे सका। प्रीवियस। अध्याय 37 खनन प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट। सेटिंग्स। टॉप। बुक। कैटलॉग। ग्लॉसरी। रिप्लेसमेंट। बुकशेल्फ। हिस्ट्री। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। डिस्कवर मोर। डिजिटल बुक लाइब्रेरी। बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स। बुक क्लब किट। बुक। हिस्ट्री। बुक मार्केटिंग सर्विसेज। डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल 0.81। यानामी एनालोगो। टोमोटोमटियल। एवटा। गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 38 चीट कोड का उपयोग करके खनन करना। खदान उतनी अंधेरी नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी, बल्कि वह रोशनी से जगमगा रही थी और कई प्रतिभागियों के शामिल होने से खुदाई की खड़खड़ाहट और धमाकों ने एक जीवंत वातावरण बना दिया था। यान शियाओ परिधि पर नहीं रुका, बल्कि और गहराई में खोजबीन करने लगा। कम अनुभव होने के बावजूद वह जानता था कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर अच्छे परिणाम कम ही मिलते हैं। उसे वैकल्पिक रास्ते खोजने की जरूरत थी। जैसे जैसे वह गहराई में जाता गया, रोशनी कम होती गई और जमीन लगातार नीचे उतरती गई, मानो निरंतर नीचे जा रही हो। रास्ते में यान शियाओ ने कई पेशेवर खनिकों को दीवारों पर छेनी चलाते देखा, जिससे संकेत मिला कि वह एक अनछुए क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। एक मोड़ मुड़ते ही ऊपर से चट्टानों से टकराते पानी की आवाज आई, जिससे ऊंची लहरों का भ्रम पैदा हो गया, जिसने यान शियाओ को आश्चर्यचकित कर दिया। लगता है कि आप यहाँ पहली बार आए हैं, है ना? यह क्षेत्र लगभग समुद्र तल पर है। खदान के ऊपर का पानी वास्तव में उथला समुद्र है, इसलिए लहरों की आवाज सुनना बिल्कुल सामान्य है। मैं समझ गया। यान शियाओ ने याद दिलाने वाले खनिक को सिर हिलाकर सहमति दी, जिससे उसे इस विशाल परियोजना की गहरी समझ प्राप्त हुई। और अधिक चयन किए बिना यान शियाओ को एक अपेक्षाकृत अच्छी रोशनी वाली, आंशिक रूप से खोदी गई गुफा मिली। उसने अपना बैग नीचे रखा और खुदाई शुरू कर दी। सच कहूं तो ये तथाकथित प्रतियोगिता मुख्य रूप से ब्लैक गोल्ड कोयला खदान की खुदाई में तेजी लाने के लिए मुफ्त श्रम प्राप्त करने के बारे में थी। इसलिए उसे जीवाश्म खोजने और धन कमाने की कोई खास उम्मीद नहीं थी। इसके बजाय वह इस अवसर का उपयोग कलियर के युद्ध कौशल को निखारने और यात्रा खर्चों की पूर्ति के लिए कुछ अयस निकालने के लिए करना चाहता था। चट्टान की दीवार से लगभग 5 मीटर की दूरी पर एक रेखा खींचते हुए यान शियाओ ने दीवार के केंद्र में एक बड़ी चट्टान की ओर इशारा किया। कलियर, अपनी छलांग का उपयोग करके इसे पार करो, फिर लगातार शक्तिशाली मुक्कों या दोहरी लातों से चट्टान पर हमला करो। मिकी। उनकी पुरानी समझ ने छोटे खरगोश को यान शियाओ का इरादा तुरंत समझने में मदद की। ये बार बार उछलता, मुक्के मारता, पटकता और लात मारता रहा, हर बार ठीक क्षैतिज रेखा के पीछे उतरता, 5 मीटर के दायरे में किसी भी जमीन या दीवार को छुए बिना, जिससे इसकी कूदने की क्षमता और ताकत बढ़ गई। जल्द ही चट्टान की दीवार में दरारें दिखाई देने लगी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी गिर सकती है। यान शियाओ ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी से नीचे से खोदना शुरू कर दिया। गड़गड़ाहट, कंकड़ नीचे गिरे, जिससे अंदर कोयले जैसा काला कोयला दिखाई दिया।
ब्लैक गोल्ड कोल माइन का मुख्य उत्पाद होने के नाते कोयला मिलना बिल्कुल सामान्य बात थी, लेकिन यान शियाओ के सामने का टुकड़ा 3 तरबूजों के आकार का था और ऐसा लग रहा था कि अभी और भी बहुत कुछ निकलना बाकी है। वाह, अच्छी शुरुआत। यान शियाओ ने लापरवाही से कोयले को अपने सिस्टम इन्वेंटरी में डाल दिया। आखिरकार टोकरी में सीमित जगह थी और भरी हुई टोकरी को बाहर ले जाना काफी मुश्किल था। यही एक कारण था कि बहुत से लोग गुफा के प्रवेश द्वार पर खुदाई करते थे ताकि कोयले को जल्दी से ले जाया जा सके। हालांकि अपने सिस्टम इन्वेंटरी के साथ यान शियाओ को इस समस्या की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, उसे बस और गहराई में खोदते रहना था। उन्नत मुक्के की अतिरिक्त शक्ति के साथ छोटे खरगोश का हर वार और भी शक्तिशाली होता गया, जिससे यान शियाओ को बहुत मदद मिली। जैसे जैसे वे खोदते रहे, चट्टान की दीवार पीछे हटती गई और अंततः यान शियाओ द्वारा खींची गई रेखा से 10 मीटर से भी अधिक दूर चली गई। घुंघराले कानों वाले खरगोश ने अपनी छलांग की दूरी बढ़ाने के लिए अचानक बिजली का झटका भी लगा दिया, फिर भी वह हर बार ठीक अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता था, जिससे यान शियाओ ने सहमति में सिर हिलाया। म्याऊं। नन्हा खरगोश एक शानदार आभा बिखेर रहा था और सीटी बजाती हवा के साथ वह हवा में उछला और जोरदार बूम की आवाज के साथ अपना पैर चट्टान पर पटका। चट्टान पल भर में चकनाचूर हो गई। डिंग। कलियर ने अभ्यास से फ्लाइंग नी किक कौशल सीख लिया है। फ्लाइंग नी किक यह 130 की शक्ति वाला एक फाइटिंग टाइप शारीरिक हमला है। इसमें हवा में ऊंचा उछलकर प्रतिद्वंद्वी को घुटने से लात मारनी होती है। अगर यह चूक जाए तो हमलावर को काफी चोट पहुंचती है। यान शियाओ, जो कोयला उठाकर अपने थैले में डाल रही थी, पहले तो चौंक गई, फिर आश्चर्य से कलियर की ओर देखा। नन्हा खरगोश जमीन पर बैठा था, अपना पैर पकड़े हुए, और उसकी आंखों में आंसू थे। स्पष्ट रूप से उसने नए सीखे कौशल की शक्ति में महारत हासिल नहीं की थी और इसके बजाय खुद को चोट पहुंचा ली थी। दर्द हो रहा है। यान शियाओ मुस्कुराए और नन्हे खरगोश की उम्मीद भरी निगाहें देखकर उसने एक खूबसूरत ऊर्जा घन निकाला और उसे फेंक दिया। म्याऊं। नन्हे खरगोश का पहले का उदास चेहरा गायब हो गया। उछलकर उसने अपने अगले दांतों से ठीक से खाना काटा और मजे से आंखें मटकाते हुए खाया। यान शियाओ ने होंठ मटकाते हुए कहा, मुझे पता था। कलियर, जिसने बचपन से अपनी दादी की देखभाल की थी, अविश्वसनीय रूप से सहनशील था। यह मामूली चोट उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसका बनावटी उदास चेहरा साफ तौर पर सांत्वना पाने की कोशिश थी। म्याऊं। 2 बार में अपना खाना खत्म करने के बाद कलियर रुका नहीं और फिर से खोदने लगा। अपने शक्तिशाली फाइटिंग टाइप मूव फ्लाइंग नी किक से यान शियाओ की खोदने की गति काफी तेज हो गई। हालांकि लगता है उसकी किस्मत अब साथ नहीं दे रही थी। दोपहर तक उसने शुरुआत में मिले विशाल कोयले के भंडार को खोदकर नहीं निकाला था, बस बिखरे हुए छोटे छोटे पत्थर ही मिले थे। जीवाश्मों की बात करें तो उसे एक भी टुकड़ा नहीं मिला था। एक चट्टान पर बैठे यान शियाओ ने रोटी चबाई और छोटे खरगोश को एक और ऊर्जा का टुकड़ा खिलाया। इस तरह के उच्च तीव्रता वाले कौशल के उपयोग के लिए समय पर ऊर्जा की भरपाई आवश्यक थी, अन्यथा इसके स्थायी दुष्प्रभाव हो सकते थे। पता नहीं इससे मुझे कितना मिलेगा। यान शियाओ ने अपनी दर्द करती जांघों को रगड़ा और आह भरी। उसके सिस्टम इन्वेंटरी में विभिन्न आकारों के दर्जनों यस थे, लेकिन वह अभी भी चैंपियनशिप जीतने से बहुत दूर था। अगर मुझे एक जीवाश्म मिल जाए तो चैंपियनशिप मेरी पक्की हो जाएगी। यान शियाओ विचारों में खोया हुआ खुद से बुदबुदाया। तभी उसके इन्वेंटरी में मौजूद पोकेमोन अंडे से एक अजीब सी हलचल हुई। एक हल्का बैंगनी प्रभामंडल उस छोटी गुफा को घेर लिया जिसे यान शियाओ ने खोदा था। यान शियाओ के मन में एक मधुर आवाज गूंजी और फिर उसने अपने निचले दाहिने हिस्से में एक चट्टान के पीछे किसी और चीज का आभास किया। यह टेलीपैथी है, यान शियाओ ने अनिश्चितता से बुदबुदाया। उसके हाथ में मौजूद पोकेमोन अंडे के बारे में उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। एक सामान्य प्रकार का पोकेमोन जिसमें मानसिक शक्तियां हैं। यान शियाओ की आंखें चमक उठीं। उसने धीरे से अंडे के छिलके को रगड़ा, फिर अपनी कुल्हाड़ी उठाई और चट्टान की ओर बढ़ा। कलियर, उस चट्टान पर फ्लाइंग नी किक मारो। म्याऊं। छोटा खरगोश उछला और लात मारी। बूम। चट्टान टुकड़ों में बिखर गई, जिससे भूरे धूसर रंग का एक कोना दिखाई दिया। देखिए, कोयले की खदान के कारण ब्लैक गोल्ड कोल पिट के आसपास की चट्टानें ज्यादातर काली हैं और भूरा धूसर रंग स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह न तो कोयले की खदान है और न ही सिर्फ चट्टान। क्या ये हो सकता है? यान शियाओ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने एक छोटी कुल्हाड़ी उठाई और आसपास की चट्टानों को धीरे धीरे तराशना शुरू किया, जिससे पत्थर का असली रूप सामने आ गया। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, यान शियाओ का दिल और तेजी से धड़कने लगा। उसे पूरा यकीन था कि ये एक जीवाश्म है, और वो भी बहुत अच्छी तरह से संरक्षित। धड़ाम। चट्टान का आखिरी छोटा टुकड़ा भी लुढ़क गया और यान शियाओ को आखिरकार वो जीवाश्म दिख गया, जिसका व्यास लगभग आधा मीटर था। उसकी सतह पर भूमि के खोल जैसी आकृति दिखाई दे रही थी। प्रीवियस अध्याय 38 चीट कोड का उपयोग करके खनन करना। नेक्स्ट। सेटिंग्स। टॉप। बुक। कैटलॉग। ग्लॉसरी। रिप्लेसमेंट। बुकशेल्फ। हिस्ट्री। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। डिस्कवर मोर। बुक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म। ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन। ई बुक रीडर डिवाइस। बुक मार्केटिंग सर्विसेज। डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल 0.81। यानामी एनालोगो। टोमोटोमटियल। एवटा। गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 39 लक्ष्य कांस्य स्तर बनाम शिंजी। जैसे ही सूरज डूबा, खनन प्रतियोगिता का उत्साह कम हो गया। कई प्रतिभागी अपने द्वारा निकाले गए यश का हिसाब लगाने के लिए कर्मचारियों के पास जमा हो गए। भीड़ में आश्चर्य की आवाजें गूंज उठी। स्पष्ट रूप से कुछ लोगों ने अच्छी खासी दौलत जमा कर ली थी। शिंजी अपनी पीठ पर एक टोकरी लिए हुए निकला। उसके पीछे उसका टेडी बियर था जो 3 बास्केटबॉल के आकार के कोयले के 2 बड़े टुकड़े लिए हुए था। टोकरी धड़ाम से जमीन पर गिर गई। कृपया मुझे ये देखने में मदद करें कि इस अयस्क से कितने लीग कॉइन मिल सकते हैं। एक ठंडी आवाज सुनाई दी, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वाह, इस बच्चे ने तो काफी कुछ खोद लिया है। हाँ, इस मात्रा से उसे चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका मिल सकता है। टेडी। ये देखकर टेडी बियर खुशी से ताली बजाने लगा। इतनी ज्यादा खुशी में क्यों बह रहे हो? अभी तो कुछ ज्यादा ही हो गया। शिंजी ने टेडी बियर को दूर रखते हुए ताना मारा। कुछ देर बाद नतीजे आ गए। अब घोषित करते हैं मौजूदा रिकॉर्ड धारक शिंजी 186 किलोग्राम कोयला। सूर्यास्त में 8 मिनट बचे हैं। क्या कोई और प्रतियोगी अपना यश जमा करना चाहता है? ह्योता ने पूछा। शिंजी चौंक गया। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। वह आगे बढ़ा और बोला, ह्योता, जिम लीडर, कृपया बाद में मेरे साथ जिम बैटल में शामिल हों। ओह शिंजी, बैटल में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा पोकेमोन कल के बैटल में घायल हो गया था और अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। आज थोड़ा देर भी हो गई है। कल कैसा रहेगा? हम बैटल में घायल। शिंजी को अचानक यान शियाओ की खदान में प्रवेश करते समय कही गई बातें याद आ गईं और उसका दिल जोर से धड़कने लगा।
इससे पहले कि वह और कुछ पूछता, उसके पीछे एक लंबा चौड़ा आदमी दूर से कोयले की एक बड़ी टोकरी घसीटता हुआ दिखाई दिया। यान शियाओ के कदम भारी थे और वह पसीने से तरबतर था। उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि वह बिना सोचे समझे इतना कुछ खोद लेगा। इतना कि जब वह गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा और अपने सिस्टम इन्वेंटरी से टोकरी निकाली तो वह इतनी बड़ी थी कि उसमें सब कुछ समा पाना लगभग नामुमकिन था। आखिरकार वह कोई सुपर नौसिखिया तो नहीं था जो 999.9 किलो के कॉस्मोम को एक हाथ से उठा ले, और कली एयर की ताकत भी अभी उतनी नहीं थी। वह बस धीरे धीरे चल पा रहा था, बार बार रुक रहा था, उसके कदम भारी थे। शुक्र है वह प्रतियोगिता समाप्त होने से पहले लौट आया। वाह, ये छोटा लड़का तो कमाल का है। हाँ, इसके साथी को देखो, एक प्यारा सा खरगोश, और इसने इतना कुछ खोद लिया। उसके आसपास के लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। सभी यान शियाओ की इस खोज को देखकर हैरान थे। माफ करना ग्योता, मुझे आश्चर्य है कि क्या हम अभी भी एस जमा कर सकते हैं। यान शियाओ ने हाँफते हुए अपना माथा पोंछा। हाँ, हम कर सकते हैं, लेकिन यान शियाओ, क्या तुमने और कली एयर ने ये सब खोदा है? ग्योता ने पूछे बिना नहीं रह सका। हे, किस्मत अच्छी थी। यान शियाओ मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। जब कोयले का वजन किया जा रहा था, प्याओताई ने भौहें उठाई। अफसोस यान शियाओ, तुम्हारा अंतिम परिणाम 183 किलो है, शिंजी के 186 किलो से थोड़ा कम। हम प्रतियोगिता में कली एयर टाइप पोकेमोन का इस्तेमाल करना वाकई बेवकूफ़ी है, शिंजी ने ठंडे लहजे में कहा। उसके अनुसार यान शियाओ को इतना आयस महज किस्मत से मिला। अगर वह पावर टाइप पोकेमोन लाया होता तो चैंपियनशिप का रुख बदल सकता था। मिजू, छोटा खरगोश नाराज हुआ और तुरंत हमला करने के लिए अपने कान से कोड़ लिए, लेकिन सौभाग्य से यान शियाओ ने उसे समय रहते पीछे खींच लिया। लगता है किसी और प्रतियोगी ने कोई आयस जमा नहीं किया है, इसलिए अंतिम विजेता शिंजी होगा। एक मिनट रुको, ग्योता की बात बीच में ही रुक गई। यान शियाओ ने अपनी नाक रगड़ी और धीरे से अपने थैले से एक भूरे भूरे रंग का पत्थर निकाला। पता नहीं इसे डालने से मुझे जीतने में मदद मिलेगी या नहीं। उस रंग को देखकर ग्योता की आंखें चौड़ी हो गईं और आसपास के प्रतियोगी भी उसके चारों ओर जमा हो गए। ये तो जीवाश्म है, किसी ने जीवाश्म खोदा है। वाह वाह। ग्योता ने जीवाश्म को गले लगाया और उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हिस, इसका आकार, इसका रंग, इसकी पूर्णता, यह एक अत्यंत पूर्ण एमोनाइट जीवाश्म है। अच्छा, क्या अब हम परिणाम घोषित कर सकते हैं? यान शियाओ ने शिंजी की ओर देखते हुए कहा। शिंजी तुरंत नाराज होकर मुंह फेर लिया। मैं घोषणा करता हूं कि इस वर्ष की खनन प्रतियोगिता का विजेता मंजिन शहर का यान शियाओ है। उसे 200,000 युआन का विजेता पुरस्कार मिलता है। म्याऊं, वंगराले कानों वाला खरगोश यान शियाओ के कंधे पर उछल पड़ा, अपने छोटे छोटे पंजे फैलाकर मानो प्रशंसा मांग रहा हो, और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कह रहा था, मालिक, मुझे इनाम दीजिए। ठीक है, मुंह खोलो। यान शियाओ ने उसका सिर सहलाया और उसके मुंह में एक ऊर्जा घन ठूंस दिया। अपनी गीली उंगलियों को देखते हुए यान शियाओ ने अपना चेहरा उस छोटे खरगोश से रगड़ा, जिससे वह थोड़ा बड़बड़ाने लगा। वैसे मुझे इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, क्या मैं इन्हें बेच सकता हूँ? यान शियाओ ने पूछा। प्याओताई ने सिर हिलाया, मेरे साथ आओ। अंत में यान शियाओ ने कोयला और जीवाश्मों के बदले कुल 400,000 अलायंस कॉइन प्राप्त किए। विजेता पुरस्कार के साथ उसकी संपत्ति में तुरंत जबरदस्त उछाल आया। हम आर्थिक संकट कुछ समय के लिए टल गया है, यान शियाओ ने आह भरी। नियमित रूप से प्रशिक्षण योजनाएं बनाने और ड्रीम स्पेस प्रशिक्षण को बनाए रखने के खर्चों को मिलाकर वह हर महीने 10 लाख से ज्यादा लीग कॉइन खर्च करता था। ये राहत उसके लिए बड़ी बात थी। जाहिर है वह शियाओ कियान द्वारा दिए गए विकास पत्थरों का सेट बेच सकता था, इससे आसानी से करोड़ों मिल जाते, लेकिन उसने पहले कभी इतने बड़े आर्थिक संकट का सामना नहीं किया था। छोटे बच्चे, तुम्हारे जन्म के बाद मुझे और भी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यान शियाओ ने पोकेमोन अंडे को प्यार से सहलाया। आज वह अंदर मौजूद नन्हे बच्चे का बहुत आभारी था, वरना वह चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाता। एक तरह से इस नन्हे बच्चे ने उसे एक तरह से चीट कोड दे दिया। बस पोकेमोन अंडा हल्का सा फड़फड़ाया, एक गर्माहट भरी अनुभूति हुई जो टेलीपैथिक कनेक्शन का संकेत दे रही थी। हाँ, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी होगी। पोकेमोन अंडे से संवाद करते हुए यान शियाओ ब्लैक गोल्ड सिटी के अखाड़े में पहुंच गया। उसने यहाँ कांस्य स्तर पर आगे बढ़ने की योजना बनाई थी। वह जू किंग सिटी में पहले ही लगातार 8 गेम जीत चुका था और उसे यह सिलसिला पूरा करने के लिए केवल 2 और जीत की आवश्यकता थी। प्रत्येक अखाड़े की आंतरिक संरचना लगभग एक जैसी थी और यान शियाओ ने आसानी से 2 एक द्वंद्वों के लिए पंजीकरण करा लिया। इस बार मैचमेकिंग जल्दी हुई और 5 मिनट से भी कम समय में उसका नाम पुकारा गया। लेकिन जैसे ही उसने युद्ध मंच पर कदम रखा, वह जम गया, क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी कोई और नहीं बल्कि शिंजी था। यान शियाओ मुस्कुराया और उसका अभिवादन किया। वाह, क्या संयोग है। छी, तुम तो हर जगह हो। शिंजी ने अपनी आंखें थोड़ी घुमाई, फिर एक पोकेबॉल फेंकी। जाओ चिमचार। क्रम्पल, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। चिमचार लेवल 25 मध्यम, ट्रॉलियो लेवल 23 मध्यम। यान शियाओ के चुनाव से शिंजी थोड़ा चौंक गया। ये जाना पहचाना दृश्य उसे कई दिन पहले देखे गए एक सपने की याद दिला रहा था। फ्लेम वोर्टेक्स। शिंजी ने पहले हमला किया, उसका लक्ष्य सीधा था, ट्रॉलियो की फुर्तीली चालों को रोकना। वूश, चिमचार दहाड़ा अपने मुंह से आग उगलते हुए ट्रॉलियो के चारों ओर आग का घेरा बना लिया। महज एक चाल, यान शियाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, स्प्लैश का इस्तेमाल करो। प्रीवियस अध्याय 39 लक्ष्य कांस्य स्तर बनाम शिंजी। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, पर्सनलाइज्ड बुक रिकमेंडेशंस, बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स, बुक्स, बुक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.1 यानामी एनालोगो टोमोटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 40 त्वरित जागृति एक असंभव लड़ाई। मिकी कली एयर आग के घेरे से फुर्ती से बाहर कूद गया। लंबे समय के गति प्रशिक्षण के कारण उसकी कूदने की क्षमता पूरी तरह विकसित हो चुकी थी। छी, शिंजी का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, तिरस्कार से भरा हुआ। ऐसी बेकार क्षमता का उपयोग करना क्या ये सरासर अपमान नहीं था? ताना मारो। चिमचार ने उंगली बढ़ाकर इशारा किया और मुंह बनाया। क्विक स्ट्राइक। यान शियाओ ने शायद इसका अनुमान लगा लिया था। प्रतिद्वंद्वी के बोलते ही उसने आदेश दे दिया। कली एयर एक सफेद लकीर में बदल गया और तेजी से अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ा। फायर व्हील। शिंजी ने आमने सामने की टक्कर चुनी, जो चिमचार के प्रशिक्षण की एक मूलभूत पद्धति थी, तीव्र टिक्करों का उपयोग करके उसकी ब्रेस क्षमता को सक्रिय करना। क्विक स्ट्राइक। यान शियाओ ने फिर कहा। कली एयर की गति तुरंत एक नए स्तर पर पहुंच गई। चिमचार प्रतिक्रिया करने से पहले ही हवा में उड़ गया। उसका नवजात फायर व्हील अचानक रुक गया।
वाह, फ्रिजल ने वाकई गति में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल कर ली है। चिमचार को पूरी तरह से चौंका दिया है। आगे बढ़ते रहो फायरव्हील। शिंजी के शब्दों में कोई भावना नहीं थी। वूश, चिमचार ने संभलने से पहले ही एक और अग्नि हमला कर दिया, स्पष्ट रूप से अपने प्रशिक्षक के निर्देशों का पालन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो चलिए क्विक अटैक शुरू करते हैं। म्याऊं, फ्रिजल फिर से आगे की ओर उछला। जैसे ही दोनों पोकेमोन टकराने वाले थे, शिंजी ने अचानक आदेश दिया, दिशा बदलो। फायरव्हील फ्रिजल के बाईं ओर हट गया ताकि सीधे टकराव से बचकर बगल से हमला कर सके। खतरा, फ्रिजल रास्ते से हट जाओ। यान शियाओ ने अपने प्रतिद्वंद्वी की इतनी फुर्ती की उम्मीद नहीं की थी। म्याऊं, नन्हे खरगोश की छोटी आंखें सिकुड़ गईं और वह अचानक एक कदम आगे बढ़ा। उसकी गति क्षण भर में बढ़ गई और इसी वजह से अग्निचक्र, जिसे सीधे टकराना चाहिए था, उसकी पीठ को छूकर निकल गया। धड़ाम, कलीयर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा, मानो वह अपनी गति का अभ्यास न हो। ये देखकर यान शियाओ के रोंगटे खड़े हो गए, उसकी भावनाएं उमड़ पड़ी। यान शियाओ कलीयर की क्षमता और कौशल को भली भांति जानता था और अभी कुछ ही क्षण पहले उसकी गति वास्तव में अपनी पिछली सीमाओं को पार कर गई थी। ध्यान रहे, जब यान शियाओ ने आदेश दिया था तब अग्निचक्र की लपटें लगभग उस पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उस पल में कलीयर ने अपने शरीर की आधी लंबाई बढ़ा ली थी। छी, किस्मत वाला, शिंजी ने उपहास करते हुए एक जोरदार हमले का आदेश जारी रखा। यान शियाओ ने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए कलीयर को त्वरित हमले और छींटे का उपयोग करके बचने का निर्देश दिया। उसकी नजरें कलीयर की हरकतों पर टिकी थी, खासकर उसकी अचानक बढ़ी हुई गति पर। लेकिन दुर्भाग्य से गति में यह अचानक वृद्धि दोबारा नहीं हुई। यान शियाओ को थोड़ी निराशा हो ही रही थी कि अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज आए। डिंग, कलीयर ने लगातार दौड़ने के बाद हाई स्पीड मूवमेंट कौशल सीख लिया है। हाई स्पीड मूवमेंट मानसिक एकाग्रता का उपयोग करके शारीरिक क्षमताओं को अस्थायी रूप से बढ़ाता है। उपयोग के बाद गति 2 स्तर बढ़ जाती है। ये भी काम करता है। यान शियाओ मुस्कुराया। पहले तो शिंजी को लगा कि कलीयर ने अचानक अपनी स्पीड बूस्ट क्षमता जगा ली है, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाते हुए उसे अखाड़े में दौड़ा दिया। अचानक ही उसने फुर्तीली चाल भी सीख ली, जो उसके लिए सुखद आश्चर्य था। जाहिर है, चिमचार के लिए यह अच्छा नहीं रहा। कई बार पीछा करने के बाद उसने अपने फ्लेम व्हील से जमीन पर डोनट भी बना दिया, लेकिन फिर भी शिंजी को पकड़ नहीं पाया। अब कलीयर ने आसानी से उसे पीछे छोड़ दिया और क्विक अटैक से उसके फ्लेम व्हील को चकनाचूर कर दिया। मिकी, छोटे बंदर, तुम बहुत धीमे हो। कलीयर ने अपनी बाहें मोड़ ली, मानो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो। ठीक है, अब खेलना बंद करो, इसे खत्म करो, हाई जंप किक का इस्तेमाल करो। ढूंढो। शिंजी की प्रतिक्रिया निस्संदेह तेज थी, लेकिन दुर्भाग्य से कलीयर के आक्रामक हावभाव के कारण चिमचार 1 सेकंड के अंश से चूक गया। हाई जंप किक तुरंत लगी और चिमचार असहाय होकर अखाड़े के किनारे लुढ़क गया। चिमचार लड़ने में असमर्थ है, विजेता है यान शियाओ। बेकार की चीज, शिंजी ने ताना मारा और चिमचार को अपराध बोध हुआ। शिंजी मुड़ा और चला गया। चिमचार उसके पीछे पीछे घायल और लहूलुहान होकर चला गया। यान शियाओ ने यह सब देखा, लेकिन उसने अपने वरिष्ठ के विकास में ज्यादा दखल नहीं दिया। आखिरकार उसके भविष्य में एक नियति का प्रशिक्षक उसका इंतजार कर रहा था। डिंग, उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वी पर जीत, 3 आक्रमण प्रतिभान प्राप्त हुए। ब्रिल को खुशी से उठाते हुए यान शियाओ ने क्षमता अनुभाग पर एक नजर डाली। ब्रिल स्तर 23 मध्यम। क्षमता, गतिवृद्धि मामूली जागृति, लड़ाई के दौरान गति बढ़ाता है, लेकिन इसके सक्रिय होने की संभावना बहुत कम है। गतिवृद्धि शब्द बहुत हल्के रंग का था, बिना ध्यान से देखे लगभग अदृश्य, लेकिन फिर भी यह दर्शाता था कि ब्रिल ने एक ठोस कदम आगे बढ़ाया था। शाबाश नन्हे, यान शियाओ मुस्कुराया, एक ऊर्जा घन निकालकर खरगोश के मुंह में डाल दिया। वह मन ही मन योजना बना रहा था कि उसकी गतिवृद्धि क्षमता का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त स्थान कहाँ मिलेगा। कुछ देर बाद घोषणा में यान शियाओ का नाम दूसरी बार पुकारा गया। इस बार उसका सामना लंबे आसमानी नीले बालों वाली एक सुंदर लड़की से हुआ। उसके सिर पर बालों की एक लठ हवा में लहरा रही थी और उसकी आंख के कोने पर तिल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। यान शियाओ रुक गया, ये सोचकर कि यह लड़की उसे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। अगला मुकाबला यान शियाओ के लिए है और इस बार वह कांस्य स्तर की खिलाड़ी काशिरी को चुनौती देगा। देखते रहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। काशिरी। यान शियाओ की आंखों में एक बात कौंध गई। काशिरी अलोला क्षेत्र की एक प्रतिभाशाली गोल्फ थी, जिसका नाम हर कोई जानता था। एनिमे में वह ज्यादा दिखाई नहीं देती, मानो एक पृष्ठभूमि पात्र हो, क्योंकि एनिमे की कहानी अलोला लीग के गठन से पहले की है और ज्यादातर पात्र अपेक्षाकृत कमजोर हैं। हालांकि गेम में काशिरी अलोला लीग की शक्तिशाली एलिट 4 में से एक है, जो फ्लाइंग टाइप हमलों में माहिर है। यान शियाओ को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात यह थी कि एक सेलिब्रिटी और अमीर परिवार की दूसरी पीढ़ी की वारिस होने के बावजूद वह दुनिया को जीतने का दावा करती थी। वह एक ऐसे व्यक्ति का विशिष्ट उदाहरण है जो अपनी खूबसूरती और पारिवारिक संबंधों पर भरोसा कर सकता था, लेकिन फिर भी अपनी खुद की ताकत पर निर्भर रहने पर जोर देता था। लड़की ने यान शियाओ को हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम काशिरी है। चूंकि यह आपका क्वालिफाइंग मैच है, मैं इसे गंभीरता से लूंगी। उसने अपने बैग से गोल्फ क्लब निकाला और पोके बॉल को घुमाते हुए कहा, जाओ अकिंग, जीत की हवाएं चलें। काशिरी और टॉर्पीडो लेवल 35 एडवांस्ड। लेवल देखकर यान शियाओ की आंखें फड़क उठीं। अकिंग, काशिरी का टॉर्पीडो, उसका स्टार्टर पोकेमोन, निस्संदेह उसका सबसे ताकतवर है। हाथ में ओरियन की पोके बॉल को देखकर वह असमंजस में थी कि उसे फेंके या नहीं। अरे यार, मैं तुम्हें जानती भी नहीं, ये निशाना साधने का क्या तरीका है। फ्लाइंग टाइप के खिलाफ पहले से ही नुकसान है, ऊपर से 10 लेवल का अंतर भी है। रेड चांद भी आ जाए तो भी नहीं जीतेगा। ओरियन, बुल्बासौर। प्रीवियस अध्याय 40 त्वरित जागृति, एक असंभव लड़ाई। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, नॉवल राइटिंग कोर्सेज, बुक राइटिंग सॉफ्टवेयर, बुक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स, हिस्ट्री, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटॉम टीएल 0.81। यानामी अन्ना।